धोखा! मेरी सबसे करीबी साथी ने ही मेरी ताकत के एब्सोल्यूट पीक पर मुझे मार डाला और अब मैं, माकुटो याएमोरी, एक स्पिरिचुअली डेड अर्थ पर जागा हूँ, एक कमजोर शरीर में फंसा हुआ, एक बदनाम छोड़ दिए गए क्लैन के आउटकास्ट के रूप में। मेरा मास्टर चला गया, मेरी ताकत चली गई। लेकिन मेरी रूथलेस एम्बिशन अब भी जिंदा है। मैं हर ऑब्स्टिकल को कुचल दूंगा और मेरे रिवेंज का रास्ता उनकी लाशों से पाटा जाएगा। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो मकोटो याएमोरी से होती है, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली कल्टिवेटर रहा है और इस समय वो डीमंस की एक पूरी सेना के सामने खड़ा है। उसी ने डीमन किंग की आर्मी को हराकर पूरे कॉन्टिनेंट को पूरी तरह तबाही से बचाया था। उस महान बैटल के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट मानता है कि सब कुछ बिना किसी दिक्कत के खत्म हो गया और खतरा आखिरकार टल चुका है। लेकिन तभी उसके कंपेनियन सामने आते हैं, रहस्यमय नज़र के साथ, और अपने अगले प्लान के बारे में बात करना शुरू करते हैं। उसी पल कुछ अनपेक्षित होता है और अचानक उस पर उसके ही एलाइज की तरफ से हमला हो जाता है और यूं ही याएमोरी को उसी इंसान द्वारा एक स्टेक से बेरहमी से भेद दिया जाता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अपने वीरतापूर्ण डीड्स के बदले हमारे हीरो को अल्टीमेट रिवॉर्ड मिलता है, अपने साथियों से बिट्रेयल। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वो ट्रेटर्स को घूरता है, ये मानने में असमर्थ कि ये सब हो रहा है। जमीन पर पड़ा हुआ वो उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया, और कसम खाता है कि वे इसे हमेशा याद रखेंगे। अपनी आखिरी सांस के साथ चिल्लाते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि वो सबको अपने साथ नीचे घसीट ले जाएगा। अचानक याएमोरी झटके से जागता है और अनजान आवाजें उसका नाम बार बार पुकारती सुनाई देती है। एक महिला उसके पास आती है, लेकिन उस लड़के के दिमाग में बस यही चलता है कि उसे तो मर जाना चाहिए था। चारों ओर देखने पर वो खुद को छात्रों से घिरा पाता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ है। पूरी तरह खोया हुआ हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि शायद वो सच में अंडरवर्ल्ड में पहुंच गया है। तभी कोई लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो टेस्ट के बीच में बेहोश हो गया था। दूसरा लड़का ताना मारता है कि अब उसे यंग मास्टर नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसे क्लैन से निकाल दिया गया है। एक लड़की सबको अनदेखा करते हुए किटामा को वापस टेस्ट पर ध्यान देने और नया रिकॉर्ड सेट करने को कहती है। किटामा घमंडी मुस्कान के साथ पलटता है और पूरी अकड़ में उसकी बात से सहमत हो जाता है। तभी टीचर सबको टेस्ट जारी रखने को कहता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट का दिमाग यादों से भर जाता है। इसका सामना करते हुए उसे एहसास होता है कि अब वो अपनी दुनिया में नहीं है और उसे उसी नाम वाले एक लड़के के शरीर में रीबॉर्न किया गया है। उन मेमोरीज से उसे पता चलता है कि वो एक पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन उसके पेरेंट्स की मौत के बाद उसे क्लैन से निकाल दिया गया था। ये जानकर वो सन्न रह जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरह अलग दुनिया में जन्म रह चुका है। इसके बाद वो देखता है कि इस दुनिया के लोग अपनी इनर एनर्जी को कल्टीवेट करना नहीं जानते। यहाँ हवा में एक खास पावर है जिसे की कहा जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। भले ही ये बहुत हल्की हो, हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आसपास की मौजूदगी महसूस कर सकता है और अपनी पिछली जिंदगी की वजह से वो जानता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का सही तरीका क्या है। तो वो प्रैक्टिस शुरू करता है और समझ जाता है कि वो इस पावर से अपने शरीर को मजबूत कर सकता है। जैसे जैसे वो अपने शरीर को मजबूत करता है, उसे याद आता है कि एक असली कल्टिवेटर होना क्या मायने रखता है। बस इतनी ही कल्टीवेशन पावर उसके ब्लॉक्ड मेरिडियंस को साफ करने के लिए काफी होती है। इतना ही नहीं, वो ये भी नोटिस करता है कि वो थोड़ा लंबा भी हो गया है। अपनी पावर के जागने के साथ वो कसम खाता है कि जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पाएगा, वो अपने कॉन्टिनेंट लौटेगा। तब से उसका मेन गोल उन सभी ट्रेटर्स से बदला लेना बन जाता है जिन्होंने उसे पीठ में छुरा घोंपा था। लेकिन फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर है और उसे धीरे धीरे लेवल अप करना होगा। हालात को देखते हुए वो टेस्ट का इस्तेमाल अपने शरीर में आए बदलाव और अपनी नई एबिलिटीज को जांचने के लिए करने का फैसला करता है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्रुप के पास जाता है और एक टीचर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। वो फिर कंफर्म करता है कि होने वाली 100 मीटर डैश में हिस्सा लेगा। बुली उस पर हंसता है और बताता है कि अगला नंबर किटामा का है, जो स्कूल का रिकॉर्ड होल्डर है और पहले ही कॉलेज में सिलेक्ट हो चुका है। किटामा और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि इस लड़के में अब जरा भी प्राइड नहीं बची है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें इग्नोर करता है, सोचते हुए कि फिलहाल वो कल्टीवेशन के सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर है, लेकिन एक कल्टीवेटर का शरीर किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा पोटेंशियल रखता है। बुली उसे लगातार चढ़ाता रहता है, कहता है कि वो रिकॉर्ड होल्डर के खिलाफ जा रहा है और कोई और तो उसके साथ रेस करना भी नहीं चाहता था। टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए याएमोरी और किटामा रेस के लिए स्टार्टिंग लाइन पर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। दोनों तैयार होते हैं, ऑफिशियल आखिरी कमांड देता है और वे पूरी ताकत लगाने को तैयार हो जाते हैं। किटामा अपने ओपोनेंट को घूरता है, सबके सामने उसे नीचा दिखाने का पक्का इरादा लिए। इसके बाद स्टार्टिंग गन चलती है और रेस शुरू हो जाती है। किटामा आगे की ओर झपटता है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा रहता है, एक भी मसल नहीं हिलाता।
वो एक सेकंड वहीं खड़ा रहता है, हल्की स्मर्क के साथ, जिसे देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखकर बुलीज हंसने लगते हैं, सोचते हैं कि वो इतना लूजर है कि हिल भी नहीं सकता। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जीतने के लिए सिर्फ 3 सेकंड ही काफी होंगे। इसके तुरंत बाद वो पागल रफ्तार से दौड़ पड़ता है, सबको पीछे छोड़ते हुए। ये देख बुली के जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो क्या देख रहे हैं। टीचर भी सन रह जाता है, क्योंकि कल्टिवेटर्स का अस्तित्व इस दुनिया की कॉमन सेंस को पूरी तरह तोड़ देता है। वहां से वो आसानी से किटामा को पीछे छोड़ देता है, ऐसी ताकत दिखाते हुए जो इंसानी लिमिट से परे है। और यूं ही वो अपने ओपोनेंट से बहुत पहले फिनिश लाइन पार कर लेता है, सबको दंग छोड़ते हुए। इस बीच किटामा अब भी दौड़ रहा होता है, ये देखकर हैरान कि वो इतना पीछे छूट चुका है। इस नज़ारे के सामने हर कोई उसके अविश्वसनीय परफॉर्मेंस से पूरी तरह स्टन रह जाता है। एक कल्टिवेटर और एक नॉर्मल इंसान के बीच का फर्क ऐसा है जैसे मॉडर्न इंसानों की तुलना प्रिमिटिव इंसानों से करना। आसान शब्दों में उनकी ताकतों के बीच का गैप आसमान और जमीन जितना बड़ा है। टीचर समय देखता है और चौंक जाता है कि उसने 9.88 सेकंड्स में रेस पूरी की है, एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए। इसके चलते किटामा घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह अपमानित और अपनी हार पर यकीन न कर पाने की हालत में। यूं ही हारने वाला ठंडे पसीने में जमीन पर चिल्लाता है कि यह नामुमकिन है। इस दौरान याएमोरी नोटिस करता है कि उसके नए शरीर की फिजिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल परफेक्ट है। अब से वो अपने राइवल को घूरता है और कसम खाता है कि वो सबको दिखाएगा कि वो फिर से टॉप तक पहुंच सकता है। टेस्ट खत्म होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट रेस्टरूम की ओर जाता है, अपनी नई जिंदगी पर सोचने के लिए। वो सोचता है कि कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे स्पेशल रेमेडीज का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो परेशान हो जाता है क्योंकि वे आइटम्स बेहद महंगे हैं। अपना फोन देखकर उसे एहसास होता है कि इस शरीर के पिछले मालिक के पास जो पैसे थे उनसे वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। इसके बाद वो टैलिस्मन्स बनाकर बेचने का आइडिया सोचता है ताकि कुछ कैश इकट्ठा किया जा सके, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 येन होने की वजह से वो सबसे सस्ता मटेरियल भी नहीं खरीद सकता। उसी पल एक लड़का रेस्टरूम के दरवाजे पर आकर हमारे हीरो को घूरने लगता है। इसके तुरंत बाद बुलीज का एक ग्रुप आता है और मॉकिंग स्मर्क्स के साथ याएमोरी को घेर लेता है। हारू उसाकी कहता है कि वो इस महीने की प्रोटेक्शन फी पहले ही कलेक्ट करेगा और कामा भी उसके साथ होता है। याएमोरी को याद आता है कि इस शरीर के पिछले मालिक को स्कूल में हमेशा इन्हीं से पिटाई मिलती थी। इसी वजह से कितामा चेतावनी देता है कि इस लड़के में कुछ गड़बड़ है और हारू को इसे हैंडल करने देता है। बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन आगे आता है, कहते हुए कि ऐसा लूजर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वो पंच के लिए आगे बढ़ता है, सोचते हुए कि एक ही वार काफी होगा। लड़का उस अटैक का सामना करता है और सोचता है कि पुराना मकूटो तो आंखें बंद करके सब सह लेता, लेकिन अब हालात अलग हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट पलटकर लड़ने को तैयार है। वो आसानी से पंच पकड़ लेता है, जिससे अटैकर हैरान रह जाता है। एक कल्टिवेटर के नजरिए से बॉक्सिंग कैप्टन भी बस एक कमजोर साधारण इंसान है। इसके बाद याएमोरी काउंटर अटैक करता है, पहले लैकी को एक किक मारता है, फिर वो दूसरे गून के चेहरे पर जोरदार पंच जड़ देता है। कितामा और उसका दोस्त मुंह खुले खड़े रह जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि ये वही याएमोरी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ठंडी नज़र से उन दोनों को घूरता है और पूछता है कि क्या वे डर गए हैं। इससे पहले कि वो रिएक्ट करें, वो बचे हुए दोनों बुलीज के हाथ पकड़ लेता है, फिर वो जोर से दबाता है, अपनी ओवरवेलमिंग सुपीरियॉरिटी दिखाते हुए। दोनों गूंज दर्द से चीखने लगते हैं, उसे छोड़ देने की भीख मांगते हैं। याएमोरी बस मुस्कुराता है और कहता है कि इतने कोल्ड मत बनो, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। बेबस होकर वे मान लेते हैं कि उनसे गलती हो गई और उससे सब रोकने को कहते हैं। हालात को देखते हुए हमारा हीरो एक ही मूव में दोनों को जमीन पर फेंक देता है। कितामा फर्श पर पड़ा मर्सी की भीख मांगता है, पूरी तरह डरा हुआ। इस बीच हारू चुपचाप उठता है और चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन याएमोरी चिल्लाता है कि वो उसे भागने नहीं देगा और बुली के पीछे दौड़ता है। एक डेवस्टेटिंग पंच के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट हारू के चेहरे पर सीधा वार करता है। इसके चलते बुली सिर के बल लॉकर्स में जा टकराता है। अटैकर जमीन पर पड़ा रहता है, पूरी तरह घायल और उठने में असमर्थ। हमारा हीरो चेतावनी देता है कि अगली बार मामला इतना आसान नहीं होगा। पूरी तरह डरा हुआ कितामा उसे देखता है और सोचता है कि वो एक मॉन्स्टर है। बाकी गूंज डर से कांपते हैं और याएमोरी से पास न आने की गुहार लगाते हैं। वो उन्हें ठंडी नज़र से घूरता है और कहता है कि जो कुछ भी उसका है सब वापस करो। लड़के कंफ्यूज्ड होकर पूछते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है।
धमकी भरी नज़र के साथ वो उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने उससे चीज़ें ली थीं और वे उन्हें लौटाने पर सहमत हो जाते हैं। इसके बाद वे हारू को नर्सेज ऑफिस ले जाते हैं और याएमोरी जानता है कि वो एक शब्द नहीं कहेंगे। वो सोचता है कि स्कूल एक न्यूसेंस है और तय करता है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएगा। अच्छी बात यह होती है कि वो पुलिस द्वारा चुराए गए पैसे वापस ले लेता है। इस कैश के साथ वो आखिरकार मटेरियल्स खरीद सकता है और अपने रिवेंज की ओर पहला कदम उठा सकता है। पैसे हाथ में लेकर हमारा प्रोटैगनिस्ट खरीदे गए मटेरियल्स को रिफाइन करना शुरू करता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उन आइटम्स में चैनल करता है और मिस्टिकल इफेक्ट्स वाले टैलिस्मन्स बनाता है। फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ वो पूरे क्रिएशन प्रोसेस को फाइनलाइज करने की तैयारी करता है। इसके तुरंत बाद वो तैयार टैलिस्मन्स उठाता है जो रंगीन कार्ड्स जैसे दिखते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, सोचते हुए कि वो इन्हें बेचकर आखिरकार अच्छा पैसा कमा सकता है। 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो एक भी टैलिस्मन नहीं बेच पाता। लोग उन आइटम्स को शक की नज़र से देखते हैं और कुछ भी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हालात को देखते हुए वो एक भी चीज़ ना बेच पाने से हतोत्साहित हो जाता है। अचानक एक भौंकने की आवाज़ उसका ध्यान खींचती है और वो देखने के लिए मुड़ता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक छोटा सा डॉग देखता है जो बुरी तरह घायल हालत में उसकी ओर भागता हुआ आता है। बेचारा जानवर अब और नहीं सह पाता और अपनी गंभीर चोटों के कारण जमीन पर गिर जाता है। ये दृश्य देखकर वो पास जाता है और डॉग की हालत को करीब से चेक करता है। इसके बाद हमारा हीरो अपने टैलिस्मन्स में से एक का इफेक्ट उस एनिमल पर टेस्ट करने का फैसला करता है। वो एक हीलिंग टैलिस्मन इस्तेमाल करता है जो पूरी तरह घायल ऑर्गन्स और बॉडी को रिस्टोर कर देता है और धीरे धीरे डॉग अपनी आंखें खोलता है, ये दिखाते हुए कि पावर सच में काम कर गई। टैलिस्मन की मदद से डॉग पूरी तरह ठीक हो जाता है और खुशी से भौंकने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट झुका हुआ होता है जब छोटा जानवर कृतज्ञता में उससे रगड़ खाता है। अचानक वो पप सड़क पर उनकी ओर आ रहे एक कपल पर गुर्राने लगता है। वे शो वाइडा और शिजुरू सुगा होते हैं, दोनों ही वेल्दी फैमिलीज से हैं और लड़की जानवर की हालत को लेकर जरा भी परेशान नहीं दिखती। युवती अपने कंपेनियन से कहती है कि इस मठ को किसी हॉस्पिटल ले जाओ और उसे इस झंझट से कोई लेना देना नहीं है। तभी वो कुछ अजीब नोटिस करती है और जो वो देखती है उससे पूरी तरह चौंक जाती है। इसी वजह से शिजुरू आगे बढ़ती है और पूछती है कि हमारे हीरो ने उस डॉग के साथ क्या किया। वो बताती है कि जानवर खून से लथपथ था और उसे लगा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक कागज़ है और पूछता है कि क्या वो हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रही है। वहीं से उसे एहसास होता है कि ये उसका प्रोडक्ट बेचने का परफेक्ट मौका है और फिर वो उसे वही टैलिस्मन दिखाता है जिससे उसने उस छोटे जानवर को हील किया था। शो वाइडा उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे बड़ा स्कैमर बताता है। ऊपर से वो ये भी आरोप लगाता है कि याएमोरी ने जानबूझकर डॉग को गाड़ी से कुचला होगा। शिजुरू उस लड़के को इग्नोर करती है और पूछती है कि क्या ये टैलिस्मन किसी भी इंसान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बेचैन होकर वो जानना चाहती है कि क्या ये आइटम वेजिटेटिव स्टेट में पड़े किसी इंसान को ठीक कर सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि वो उस इंसान को बचाना चाहता है और समझाता है कि उसकी पावर ब्रेन डैमेज तक हील कर सकती है। फिर वो एक स्पेशल टैलिस्मन दिखाता है और कहता है कि ये आइटम इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शो वाइडा चिढ़ जाता है और लड़की से कहता है कि वो इस बेकार नॉनसेंस पर भरोसा ना करे। हमारा हीरो उसे इग्नोर करता है और टैलिस्मन लड़की को थमा देता है, साथ ही उसे इस्तेमाल करने का तरीका समझाता है। इसके बाद वो प्राइसेस बताता है, जिसमें सबसे महंगा 4 लाख और सबसे सस्ता 2 लाख येन का है। शिजुरू सभी टैलिस्मन्स के लिए 1 मिलियन येन ऑफर कर देती है, जिससे उसका दोस्त शॉक में आ जाता है। इस पर शो वाइडा हमारे हीरो की तरफ झपटता है और उसे यहां से दफा होने को कहता है, लेकिन याएमोरी आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और हमला वही रोक देता है। मजबूत पकड़ के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे चेतावनी देता है कि उसके बिजनेस में दखल ना दे। डरावनी नज़र से वो उसे कहता है कि यहाँ से चला जाए और फिर कभी रास्ते में ना आए। इसके तुरंत बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ही मूव में अटैकर को जमीन पर फेंक देता है और इस तरह नेगोशिएशन सफल हो जाती है और वो आइटम्स क्लाइंट को सौंप देता है। इसके अलावा वो उसे 2 और टैलिस्मन्स फ्री में देता है, एक प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा फायरबॉल के लिए। हल्की स्मर्क के साथ वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि उसे उन दोनों का कभी इस्तेमाल न करना पड़े। शिजुरू इस सब से भावुक हो जाती है और दिल से उसे धन्यवाद देती है। शिजुरू तुरंत पलटकर पूछती है कि उस आदमी का नाम क्या है जिसने उसकी मदद की। शो वाइडा चिल्लाकर कहता है कि हमारा हीरो एक स्कैमर है और उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। युवती मानती है कि उसे भी ये सब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अपनी माँ को बचाने के एक चांस के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसके तुरंत बाद छोटा डॉग तय कर लेता है कि वो जहां भी हमारा प्रोटैगनिस्ट जाएगा उसके पीछे पीछे जाएगा। जेब में कैश होने के बाद वो आखिरकार रहने के लिए एक ठीक ठाक जगह ढूंढ सकता है। इसके बाद उसका अगला स्टेप मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढना होता है ताकि उसकी कल्टिवेशन तेज
तेज हो सके। अचानक पप जोर से भौंकने लगता है और उसका ध्यान पास की किसी चीज की ओर खींचता है। ऐसा होने पर उसे एक मैंशन दिखता है जहां से जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान होता है और सोचता है कि उस घर के गार्डन में आखिर क्या उग रहा है। हैरानी की बात यह होती है कि वहां उसे रेयर सिल्वर हार्ट ग्रास मिलती है, जो एक बेहद पावरफुल हर्ब है। इसी दौरान हॉस्पिटल में शो वाइडा अपनी इंजरीज का इलाज नर्स से करवा रहा होता है। उसका हाथ बुरी तरह सूजा हुआ होता है और वो शिकायत करता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कोई अच्छा इंसान नहीं है। गुस्से से भरा हुआ वो कसम खाता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे हालात अलग होंगे। तभी एक इम्पोजिंग फिगर दरवाजे पर आता है और उसे नापसंदगी से देखता है। ये केंजी सुगा होता है, सिटी काउंसिलमैन, और वो पूछता है कि वे लोग आखिर सोच क्या रहे थे। फिर वो शिजरो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो किसी स्कैमर की लंबी चौड़ी कहानी में फंस गई। दो नर्सेज आपस में गॉसिप करती हैं कि काउंसिलमैन की बेटी ठगी गई और उसने एक फॉर्च्यून खर्च कर दिया, लेकिन शिजुरू सारी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि वो बस एक आखिरी बार कोशिश करना चाहती है। हाथ में टैलिस्मैन लिए वो सोचती है कि ये उसका लास्ट चांस है और उसे हर हाल में कोशिश करनी होगी। उसका पिता सब्र खो देता है और चिल्लाता है कि बहुत हो गया और वो पूरी तरह अपना दिमाग खो चुकी है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी इतनी बोगस कहानी पर भरोसा बैठ गई और वो पूछता है कि उसने ये सम क्या कर दिया है। गुस्से से भरी नज़र के साथ लड़की अपने पिता की तरफ मुड़ती है और फैसला करती है कि अब वो उसे सीधे कन्फ्रंट करेगी। वो आरोप लगाती है कि उसने अपनी मां को हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस पड़े होने के दौरान मिलने तक नहीं आया। युवती चिल्लाकर कहती है कि अगर उसने पहले हॉस्पिटल पहुंचाया होता तो ये सब कभी नहीं होता। आखिर में वो कहती है कि अगर उसकी मां मर जाती है तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुस्से में केंजी सुगा अपनी बेटी शिजुरू को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन वो हवा में ही रुक जाता है और शुद्ध रेज से भरी नज़र से उसे घूरता है। हालात के सामने वो बस गहरी सांस लेता है और तिरस्कार से अपने कंधे झाड़ देता है। लड़की की पीठ करके वो कहता है कि वो पूरी तरह इंसोलेंट इंसान बन चुकी है, लेकिन शिजुरू बेबस होकर चिल्लाती है कि वो उसे कोशिश करने से नहीं रोक सकता। दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी मां के बेड के पास जाती है और कसम खाती है कि वो कभी हार नहीं मानेगी। तभी उसके हाथ में पकड़ा टैलिस्मैन तेजी से चमकने लगता है, नीली रोशनी छोड़ते हुए। केंजी चौंक कर पलटता है और पूछता है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है। सबकी आश्चर्य में उसकी मां योको सुगा अपनी आंखें खोलती है और अपनी बेटी से बात करती है। भावनाओं से भरकर युवती अपनी मां को पुकारती है, जबकि केंजी डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो हॉल में चिल्लाता है कि उसकी पत्नी आखिरकार जाग गई है। एक डॉक्टर और नर्स ये सब सुनते हैं और इस अप्रत्याशित खबर से स्तब्ध रह जाते हैं। बिना समय गंवाए मेडिकल टीम कमरे में दौड़कर पेशेंट की जांच शुरू कर देती है। डॉक्टर बताता है कि वो करीब 1.5 साल में नॉर्मल लाइफ में लौट सकेगा। शिजुरो टैलिस्मैन को देखती है और समझ जाती है कि ये सब सिर्फ उसी की वजह से हुआ। वो देखती है कि टैलिस्मैन उसके हाथ में घुलकर खत्म हो रहा है और उसे यकीन हो जाता है कि यही काम कर गया। डॉक्टर और केंजी मुंह खोले रह जाते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये नामुमकिन है। हालात को देखते हुए डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ एक मिरेकल हो सकता है और शिजुरो अपने पिता को घूरती है। वाटर डर से कांपने लगता है और सोचता है कि कहीं हमारा हीरो कोई इमॉर्टल बीइंग तो नहीं। थोड़ी देर बाद युवती भावुक होकर अपनी मां को गले लगाती है, जो उसके सारे दुखों के लिए माफी मांगती है। हाथ में दूसरा टैलिस्मैन पकड़े हुए वो कसम खाती है कि वो याएमोरी को ढूंढकर उसका एहसान चुकाएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार अपनी नई जगह में शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही उसे सारे ट्रेटर्स याद आते हैं और वो कसम खाता है कि जो उन्होंने किया है उसे वो कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले चुई रिफाइनिंग के 11th स्टेज तक पहुंचना होगा। दृढ़ नजर के साथ वो वादा करता है कि उसके रिवेंज का दिन अब और करीब आता जा रहा है। अपने बेड पर लेटा हुआ उसे एहसास होता है कि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इससे वो सोचता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए पावर से भरपूर किसी आइटम की जरूरत होगी। वो मानता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स या बेहद रेयर मटेरियल्स ही उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन किस्मत से उसे वही सिल्वर हार्ट ग्रास अपने कमरे के अंदर उगती हुई मिल जाती है। नॉर्मल हर्ब से अलग ये आइटम एलिक्सिस रिफाइन करने के काम आती है, जो उसका लेवल बढ़ाती है। इसके बाद वो इस हर्ब से एक पिल बनाने की योजना बनाता है और सेकंड स्टेज तक पहुंचने का इरादा करता है। समय बर्बाद किए बिना वो तुरंत अपनी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करता है और फिर वो मार्केट जाता है बाकी मिसिंग इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए। हालात को देखकर उसे एहसास होता है कि पिल के लिए जरूरी आइटम्स उसकी पहुंच से बहुत महंगे हैं। हमारा हीरो सोचता है कि टैलिस्मैन्स बेचकर भी वो अपनी समस्याओं से नहीं बच सकता। तेज नजर से वो नोटिस करता है कि वही सस्पिशियस लोग फिर से उसे देख रहे हैं। वे कई दिनों से उस पर नजर रखे हुए थे और आज लग रहा था कि वे आखिरकार कुछ करने वाले हैं। इस स्थिति से तंग आकर हमारा प्रोटैगनिस्ट फैसला करता है कि वो एक बार में ही सबका सामना करेगा। तभी अचानक एक लड़की सामने आती है और उसे नाम लेकर बुलाती है, जिससे वो चौंक जाता है। युवती पूछती है कि वो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा और इस अजीब जगह पर क्या कर रहा है।
वो कहती है कि उसे घर से निकाल दिया गया था, इसलिए उसके पास पढ़ाई का वक्त नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि वो वही क्लासमेट है जो पहले इस शरीर के ओनर का बचाव किया करती थी। उसके लिए बुरा महसूस करते हुए लड़की उसे पैसे उधार देने की पेशकश करती है ताकि वो कॉलेज जा सके, लेकिन याएमोरी मदद ठुकरा देता है और कहता है कि जाने से पहले उसे कुछ करना है। उसका एटीट्यूड देखकर युवती परेशान हो जाती है और सोचती है कि कुछ बहुत अजीब हो गया है। इसके तुरंत बाद हमारा हीरो अपनी प्रॉब्लम्स निपटाने के लिए एक तंग एली में घुस जाता है। दृढ़ नजर के साथ वो तय करता है कि आज वो सबको एक साथ खत्म कर देगा। वहां से वो दौड़ना शुरू करता है और एक गूंद चाकू लेकर उसका पीछा करने लगता है। अटैकर्स चिल्लाते हैं कि वो भाग रहा है और एली में उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पुलिस का ग्रुप उसे डेड एंड एली में घेर लेता है ताकि वो फंस जाए। हालात को देखते हुए वो दौड़ना बंद करता है और सामने आते दुश्मनों की तरफ मुड़ता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो चेतावनी देता है कि अब वे नहीं भाग सकते, और फिर वो पूरे ग्रुप को एक साथ आने की चुनौती देता है। बेखौफ होकर पूरी गैंग अपने हथियारों के साथ सामने आ जाती है और कॉम्बाट के लिए तैयार हो जाती है। ग्रुप का लीडर मुस्कुराता है और कहता है कि उनके लिए असली मजा अब शुरू हुआ है। ठंडी नजर से हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उन्होंने उस पर नजर क्यों रखी और उन्हें किसने भेजा। गंजा आदमी हंसता है और कहता है कि वो बड़े लोगों से पंगा लेकर बहुत रेकलेस बन रहा है। इसी पर वो सोचता है कि आमातानी फैमिली की यंग लेडी ने ऐसे आदमी में इंटरेस्ट क्यों लिया। याएमोरी नाम पहचान लेता है और याद करता है कि इस शरीर के पिछले ओनर की उस लड़की से एंगेजमेंट थी, लेकिन फैमिली से निकाले जाने के बाद वीक और पावरलेस होने की वजह से वो रिश्ता टूट गया था। इसलिए हमारा हीरो तय करता है कि अब वो इन लोगों से सख्त तरीके से सब उगलवाएगा। पास में छिपी हुई वो लड़की समझ जाती है कि यकूजा याएमोरी पर हमला करना चाहते हैं। वो सोचती है कि इतने आम लोगों के सामने उसका कमजोर शरीर टिक नहीं पाएगा। इसी वजह से वो तुरंत पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है। तभी अचानक एक आदमी उसके पीछे आ जाता है और क्रीपी अंदाज में उसे किटी कैट कहता है। वो ठग उसे पीछे से पकड़ लेता है और पूछता है कि वो अभी किसे कॉल कर रही है। लड़की की चीख सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट पलट जाता है और देखता है कि अटैकर उसे छोड़ने से मना कर रहा है। उसी पल गैंग का असली बॉस वहां पहुंच जाता है और गूंज एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। बिना हिचकिचाए नया बॉस युवती के बाल पकड़कर उसे हॉस्टेज बना लेता है। याएमोरी सोचता है कि उसकी क्लासमेट उसका पीछा यहां तक क्यों आ गई। बॉस मजाक उड़ाते हुए कहता है कि याएमोरी काफी पॉपुलर है, एक और छोटी लड़की को फंसा रहा है। बेबस होकर युवती चिल्लाती है कि याएमोरी भाग जाए क्योंकि वे सब आर्म्ड हैं। वो कहती है कि वो मोचियामा फैमिली की बेटी है और वे उसे छू भी नहीं सकते, लेकिन गंजा आदमी हंसता है और कहता है कि अगर वो उसे वही खत्म कर दे तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो चाकू निकालता है और उस पर हमला करने की तैयारी करता है, जबकि वो उसे रोकने की गुहार लगाती है। अटैकर चेतावनी देता है कि अगर उसे किसी को ब्लेम करना है तो अपनी ही बेवकूफ़ी को ब्लेम करे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, हमारा प्रोटैगनिस्ट पागल रफ्तार से आगे बढ़ता है। एक प्रिसाइज वार के साथ वो विलन के हाथ पर प्रहार करता है, जिससे चाकू नीचे गिर जाता है। आंखों में चमक के साथ वो सोचता है कि वो ध्यान खींचना नहीं चाहता था, लेकिन वो जोड़ता है कि पकड़ा जाना और पिटना उसकी स्टाइल नहीं है, और इसी के साथ एक डेवस्टेटिंग पंच सीधे गंजे आदमी के चेहरे पर जा लगता है। युवती का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचने लगती है कि क्या ये वाकई वही याएमोरी है जिसे वो जानती थी। हालात को देखते हुए बाकी गूंज डर के मारे जड़ हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तभी हमारा हीरो उन्हें ठंडी नजर से घूरता है और एक बार फिर पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है। काफी दूर एक पुलिस ऑफिसर को रेडियो पर किसी गैंग की मूवमेंट की अर्जेंट कॉल मिलती है। ऑफिसर काया तुरंत क्रिमिनल्स की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। रेडियो से रिपोर्ट आती है कि 30 से ज्यादा लोग एक एली में घुसे हैं और एक लड़की को हॉस्टेज बना लिया गया है। हालात को देखते हुए वो पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ाता है और अपने बॉस को बताए बिना बैकअप बुला लेता है। तुरंत बाद उसे वार्निंग मिलती है कि सावधान रहे, क्योंकि वे लोग किसी की जान लेने से नहीं हिचकेंगे। चिंतित होकर ऑफिसर मौके पर मौजूद अपने कलीग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ पल की खामोशी के बाद रेडियो से आवाज आती है कि बैकअप की जरूरत नहीं है। कांपती हुई आवाज में मौके पर मौजूद ऑफिसर उस लड़के के बारे में बताने लगता है जिसका उसने जिक्र किया था। वो समझाता है कि वहां मौजूद एक अकेले लड़के ने सभी थग्स को खुद ही हरा दिया। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट गैंग बॉस को बेहद आसानी से पकड़े हुए हैं। गंजा आदमी यकीन नहीं कर पाता कि याएमोरी फैमिली का ये कचरा उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। ठंडी नजर के साथ याएमोरी पूछता है कि उसके ठिकाने की जानकारी किसने दी थी। फिर वो अल्टीमेटम देता है और धमकी देता है कि 3 सेकंड्स के अंदर सब कुछ बता दे। डर से कांपता हुआ गैंग लीडर दर्द में चीखता है और हमारे हीरो से थोड़ा समय मांगता है। उसी पल क्लासमेट सामने आती है और याएमोरी को रुकने के लिए चिल्लाती है। तभी पुलिस दौड़ती हुई पहुंचती है और उनमें से एक चिल्लाकर याएमोरी से कहता है कि वो उनके लेवल तक न गिरे।
हमारा प्रोटैगनिस्ट पुलिस को देखकर सोचता है कि क्या उनका आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। वो जानता है कि उसके सामने खड़े सभी लोगों को खत्म करना उसके लिए बेहद आसान है, लेकिन वो तय करता है कि अभी ऑफिसर्स के सामने अपनी असली स्ट्रेंथ रिवील नहीं करेगा, और इसलिए वो थक को जमीन पर छोड़ देता है और फिलहाल पीछे हटने का फैसला करता है ताकि बेवजह की परेशानी से बच सके। गंजा आदमी राहत की सांस लेता है और हमारा हीरो सोचता है कि वो सरकार की ताकत से सीधे नहीं टकरा सकता। ऑफिसर काया भी राहत महसूस करता है और यकीन नहीं कर पाता कि उस लड़के ने ये सब अकेले संभाल लिया। वो इस बात से इम्प्रेस्ड होता है कि एक ही किड ने इतने क्रिमिनल्स को एक साथ गिरा दिया। काया आगे बढ़ता है और खुद को नी सिटी का पुलिस ऑफिसर बताकर परिचय देता है। क्लासमेट भी चेहरे पर फ्रेंडली स्माइल के साथ ऑफिसर को ग्रीट करती है। दोनों पुलिस ऑफिसर्स औपचारिक रूप से अपना परिचय देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वे पूरी सिचुएशन संभाल लेंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ देख लिया है और उनकी सर्वेलेंस फ्लॉलेस है। काया उसे बताता है कि उसका पार्टनर उसका स्टेटमेंट लेगा, लेकिन दूसरी बातों के बारे में सवाल नहीं करेगा। तभी अचानक दूसरा ऑफिसर चीफ को बुलाता है, जो अभी अभी मौके पर पहुंचा होता है। एक उम्रदराज आदमी मुस्कुराते हुए सामने आता है और कहता है कि उसके बिना थग्स भाग जाते। पुलिस चीफ ओनागा सामने आता है और असॉल्ट के आरोप में हमारे हीरो को अरेस्ट कर लेता है। इसके साथ ही वो अरेस्ट वारंट दिखाता है और विकेट स्माइल के साथ उसे घूरता है। क्लासमेट गुस्से में चिल्लाती है कि असली अग्रेसर्स तो वे लोग थे। ओनागा अजीब नज़र से लड़की से सवाल करता है और पूछता है कि क्या सच में उन पर हमला हुआ था। वो कहता है कि उसने तो बस प्रोटैगनिस्ट को थग्स को मारते देखा, जबकि थग हल्की हंसी हंसता है। काया अपना आपा खो देता है और अपने चीफ से भिड़ जाता है, कहता है कि ये पूरी तरह बकवास है। लेकिन वो आदमी ठंडे लहजे में जवाब देता है कि वो कोई नॉनसेंस नहीं बोल रहा। धमकी भरी नज़र के साथ वो चेतावनी देता है कि वो ऑफिसर की रैंक छीन सकता है। गुस्से से भरा काया चिल्लाता है कि उसका सुपीरियर एकदम घटिया और करप्ट आदमी है। उसका पार्टनर उसे पकड़कर शांत होने को कहता है ताकि वो अपना होश न खो दे। अब याएमोरी समझ जाता है कि इस पूरे मिशन के पीछे वाले इंसान ने उसे फंसाने के लिए सब कुछ किया है। चीफ उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन हमारे हीरो को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन निकालने का सही मौका है। याएमोरी पूछता है कि ऑफिसर को कैसे पता था कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। ओनाला समझ जाता है कि वो ज्यादा बोल गया, और हमारा हीरो समझ जाता है कि वो बस किसी का पॉन है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वो सोचता है कि क्या उसे असली मास्टरमाइंड से निपटना चाहिए। ओनागा अनजान बनने की कोशिश करता है और अपने लोगों को प्रोटैगनिस्ट को ले जाने का आदेश देता है। जैसे ही उसे ले जाया जाता है, एक ऑफिसर उसे हैंडकफ लगाता है और क्लासमेट बेहद चिंतित हो जाती है। स्मग के साथ याएमोरी एक बटन दिखाता है जो उसने बिना किसी को बताए चीफ से चुरा लिया था। ओनागा को झटका लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसका बटन गायब है और उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। याएमोरी चेतावनी देता है कि अगली बार वो सिर्फ बटन नहीं उठाएगा। गुस्से से भरकर ओनागा कसम खाता है कि वो इसे याद रखेगा और इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को पुलिस स्टेशन के अंदर एक अंधेरी सेल में डाल दिया जाता है। सेल के अंदर एक विशाल मस्कुलर आदमी दरवाजे की तरफ पीठ करके चुपचाप मेडिटेशन कर रहा होता है। एक गार्ड बैटन से सलाखों पर जोर से मारता है ताकि प्रिजनर का ध्यान खींच सके। गार्ड चेतावनी देता है कि वो इंसान जल्द आने वाला है और उसकी रिक्वेस्ट बेहद स्पेसिफिक है। उस आदमी का मिशन हमारे हीरो को खत्म करना है और वो बिना हिचकिचाए इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट प्रिजन की ओर ले जाया जाता है और पूछता है कि क्या प्लान यही है कि उसे यहीं खत्म किया जाए। मिटल की जोरदार आवाज के साथ सेल का दरवाजा खुलता है और उसे अंदर धकेल दिया जाता है। अंधेरे कमरे में घुसते ही वो दो विशाल आदमियों को दरवाजे के पास खड़ा देखता है। हालात को देखते हुए वो मुस्कुराकर पूछता है कि क्या यही उसे मारने का प्लान है। डिफाइंड नजर के साथ वो सोचता है कि ये पूरी सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। याएमोरी को कोले में खड़ा मस्कुलर आदमी दिखता है और वो सोचता है कि क्या वही असली बॉस है। बड़ा आदमी बताता है कि प्रिंसिपल के तौर पर उसने कभी किसी ऑर्डिनरी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई। वो आगे कहता है कि उसके नजरिए से इस तरह के किड्स बेहद वीक होते हैं। विकेट स्माइल के साथ वो जोड़ता है कि वो इतना कमजोर है कि मेहनत के लायक भी नहीं। वो खुद को फुनाकी जेंजो बताता है और कहता है कि उसे उस किड को खत्म करने के लिए हायर किया गया है। हमारा हीरो उसे ठंडी नजर से घूरता है और पूछता है कि क्या वो भी किसी का सबऑर्डिनेट है। याएमोरी को एक अजीब एनर्जी महसूस होती है और वो मानता है कि वो दुश्मन की पावर महसूस कर सकता है। फुनाकी अपनी पिंकिश ऑरा रिलीज करता है और बताता है कि इस पावर को रियात्सु कहा जाता है। इतनी ओवरवेलमिंग पावर के सामने भी हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल काम रहता है और अपने अपोनेंट को घूरता रहता है। इसके बाद अटैकर पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है, चिल्लाते हुए कि वो किड को सीधे परलोक भेज देगा, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट शानदार स्पीड से हमला डॉज कर लेता है। फुनाकी का जबड़ा खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो
वार चूक गया। इस पर याएमोरी जवाब देता है कि शायद वो थोड़ी गलतफहमी में है। वो चेतावनी देता है कि इस सेल में असली वीकलिंग वो नहीं है जैसा वो सोच रहा है। तभी वो एक जबरदस्त पंच मारता है और चिल्लाता है कि वीक तो वो खुद है। हालांकि फुनाकी गिरने से बचने के लिए हमारे हीरो की टांग पकड़ लेता है। अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए वो उसे हवा में घुमाकर फेंक देता है और यूं याएमोरी पूरी ताकत से सेल के दूसरी तरफ जा गिरता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हवा में उड़ता है लेकिन बिना किसी दिक्कत के अपने पैरों पर लैंड कर लेता है। फुनाकी मानता है कि उसने किड को अंडर एस्टिमेट कर लिया था और उसे दर्दनाक सबक सिखाने की कसम खाता है। हालात के सामने हमारा हीरो शांति से उसे देखता है और अपनी ऑरा रिलीज करता है। उसके शरीर से पर्पल एनर्जी निकलने लगती है। बिना हिचकिचाए याएमोरी पूरी स्पीड से सेल में अपने अपोनेंट की ओर दौड़ता है। फिर वो पूरी ताकत से फुनाकी के सीने पर डेवेस्टेटिंग पंच मारता है। इस वार से बड़ा आदमी पीछे उड़ जाता है और इम्पैक्ट महसूस करता है। इस हिट से फुनाकी के मुंह से खून निकलता है और वो सोचता है कि ये कैसी पावर है। वो जमीन पर गिर जाता है, हमारे हीरो की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से पूरी तरह शॉक्ड। लेकिन अटैकर गुस्से में फिर उठता है और पूरी ताकत से दोबारा हमला करने को तैयार हो जाता है। जवाब में याएमोरी एक जबरदस्त किक मारता है जिससे सेल का एक हिस्सा टूट जाता है। धुएं के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट डरावनी शांति के साथ दुश्मन को घूरता है। फुनाकी बुरी तरह घायल होकर उसे देखता है लेकिन आंखों में नफरत भरी रहती है। इसी वजह से वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है कि किड को ज्यादा कॉकी नहीं होना चाहिए। हमारा हीरो जरा भी नहीं हिलता और बस आते हुए पंच को देखता रहता है। तभी वो एक सटीक काउंटर पंच सीधे ओपोनेंट के चेहरे के बीच में मारता है। इम्पैक्ट से बड़ा आदमी और खून उगलता है और उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है और फिर वो पूरी ताकत से पीछे उड़ता है, सेल का फर्श तोड़ते हुए। पूरी तरह कंफ्यूज्ड फुनाकी सोचता है कि वो इस तरह हार क्यों रहा है। हालात को देखते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट एक डरावनी रेड ऑरा के साथ सामने आता है। फिर वो अपनी मुट्ठी कसता है जो नीली एनर्जी से चमकने लगती है। बिना समय गवाए याएमोरी फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है। दुश्मन जमीन पर पड़ा होता है और हमारा हीरो उसे चेहरे से पकड़कर पूछता है कि इसके पीछे कौन है। उसकी पर्पल ऑरा जबरदस्त इंटेंसिटी के साथ फट पड़ती है और वो बिना रुके इंटेरोगेशन जारी रखता है। याएमोरी पूछता है कि उसे रियात्सु नाम की ये पावर कहां से मिली। काफी दूर ओनागा को कॉल आता है और वो शॉक में पूछता है कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है। वो सवाल करता है कि क्या वो किड सच में कोई मॉन्स्टर है और याद करता है कि वो तो याएमोरी फैमिली का फेलियर था। चिंतित नजर के साथ वो उम्मीद करता है कि सब कुछ बिना बड़ी परेशानी के सुलझ जाए। फिर वो फोन के दूसरे सिरे पर मौजूद आदमी को प्रमोशन का वादा करता है अगर सब ठीक रहा। सेल में वापस हमारा हीरो फुनाकी के सामने खड़ा होता है जो उसकी खामोशी की तारीफ करता है। बुरी तरह पिटा हुआ अटैकर मानता है कि उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को अंडर एस्टिमेट किया। याएमोरी सोचता है कि क्या इस दुनिया में उसके जैसे और भी कल्टीवेटर्स हैं। इसके बाद फुनाकी कुछ साल पहले एक रहस्यमय मंक से मिलने की कहानी बताता है। वो मंक सिर्फ अपने हाथ से एक विशाल पेड़ को बीच से काट देता है। अटाकर का जबड़ा गिर जाता है। उसे उस आदमी की absurd पावर पर यकीन नहीं होता। थोड़ी देर बाद मंक उसे डिवाइन वाटर की एक बोतल देता है और पीने को कहता है। और फिर उसने सालों तक वो डाइल्यूटेड पानी पिया जैसा बूढ़े मंक ने कहा था। इसी वजह से उसका शरीर बदल गया और कुछ असाधारण बन गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये तथाकथित डिवाइन वाटर असल में स्पिरिचुअल लिक्विड है। ये एनर्जी सोर्स बेहद रेयर है और कल्टीवेशन के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स है। याएमोरी पूछता है कि इतना स्ट्रांग इंसान ऑर्डिनरी लोगों की बात क्यों मानता है। फुनाकी बताता है कि उसके बेटे को गंभीर बीमारी है और उसे बहुत पैसे चाहिए। उदास नजर के साथ वो कहता है कि डिवाइन वाटर उसके बेटे की बीमारी पर काम नहीं आई। बेबस होकर वो चिल्लाता है कि उसे जल्द से जल्द इलाज के लिए कैश चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट दावा करता है कि वो इस बीमारी को संभाल सकता है और शायद लड़के को बचा सकता है। फुनाकी ये सुनकर शॉक में आ जाता है और पूछता है कि किड ने अभी क्या कहा। याएमोरी समझाता है कि वो पानी स्पिरिचुअल लिक्विड है और नॉर्मल लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर वो एग्जाम्पल के तौर पर एक हीलिंग टैलिस्मैन दिखाता है। फुनाकी आइटम की पावर पर शक करता है और सोचता है कि आखिर ये कर क्या सकता है। बिना हिचकिचाए हमारा हीरो टैलिस्मैन एक्टिवेट करता है जिससे शक्तिशाली हरी एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी फुनाकी को घेर लेती है और उसकी सारी इंजरीज ठीक कर देती है, उसे स्तब्ध छोड़ देती है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे एक चॉइस देता है, या तो वो बताए कि उसे किसने भेजा और अपने बेटे को बचाए, या फिर यहीं इसी पल बिना एक पल सोचे अपनी मौत को गले लगाए। धमकी के सामने फुनाकी बस हल्की सी स्मर्क देता है। फिर वो मान लेता है कि जैसा उसने सोचा था, हमारा प्रोटैगनिस्ट कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। फुनाकी बताता है कि उससे कांटेक्ट करने वाला आदमी हाशिमोटो कोसेई नाम का था। काफी दूर कोसेई ओनागा का मजाक उड़ाता है कि वो याएमोरी फैमिली के किसी नोबडी से डर रहा है। यही हाशिमोटो कोसेई है, कोजान क्लब का ओनर और इस पूरे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो किसी से पूछता है कि उसे कुछ खाने या पीने का मन है या नहीं।
अगले ही पल हम कमरे के एक कोने में एक औरत को देखते हैं जो जंजीरों से बंधी और घायल पड़ी होती है। वो उसके पास जाता है और उसे बदतमीज स्पॉइल्ड ब्राट कहता है। सैडिस्टिक नज़र के साथ विलेन उस युवती के साथ अपना खेल जारी रखने की तैयारी करता है। बिना किसी रहम के वो उसके मुंह से गैग को जबरदस्ती खींचकर निकाल देता है। इसके बाद वो प्लायर्स उठाता है और पूछता है कि अगला दांत कौन सा निकाले। फिर वो टूल को लड़की के मुंह में ठूंस देता है ताकि उसे और टॉर्चर कर सके। एक झटके में वो बिना हिचकिचाए उसका एक दांत उखाड़ लेता है। उसी पल एक बटलर आकर अनाउंस करता है कि लॉर्ड आयमा ने हमारे हीरो के बारे में बात करने के लिए कॉल किया है। कोसेई कहता है कि वो मामला पहले ही संभाल चुका है और बाद में पुलिस स्टेशन जाएगा। सेल में वापस फुनाकी गुड बाय कहता है और बोलता है कि ये तैलिस्मैन के लिए एक थैंक यू है। फिर वो अपनी क्रॉस नेकलेस याएमोरी को देता है, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट नेकलेस लेता है और समझ जाता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल लिक्विड है। वो सोचता है कि इस लिक्विड से घास फल देगी और वो दूसरे स्टेज तक पहुंच पाएगा। मुस्कुराते हुए वो उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि ये उसके प्लान्स में बहुत मदद करेगा। इसके बाद फुनाकी चेतावनी देता है कि अब हाशिमोटो उसे रिलेंटलेसली हंट करेगा। वो जोड़ता है कि जो भी उस आदमी की नज़र में आता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। याएमोरी उसे शांत करता है और याद दिलाता है कि उनके बीच जो डील हुई थी उसे ना भूले। ठंडी नज़र के साथ वो वादा करता है कि वो हाशिमोटो को खुद मैसेज भेजेगा। काफी दूर एक अमीर औरत अपनी लग्जरी कार में निहाई यूनिवर्सिटी पहुंचती है। कॉन्फिडेंस के साथ वो गाड़ी से उतरती है और अंदर जाने की तैयारी करती है। ये शिजुरू है, वही लड़की जिसकी माँ को हमारे हीरो के तैलिस्मैन से ठीक किया गया था। वो सोचती है कि ये काफी कोइंसिडेंस है कि वो लड़का उसी स्कूल में फ्रेशमैन है। इसके बाद वो ये पता लगाने के लिए डीन के ऑफिस जाने का फैसला करती है। साकी एक टीचर से याएमोरी की अनजस्ट अरेस्ट को लेकर बहस कर रही होती है। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और एक अनएक्सपेक्टेड शख्स अंदर आता है। शिजुरू सामने आती है और क्लासमेट उसे एक बेहद फेमस अपर क्लासमैन के तौर पर पहचान लेती है। न्यूकमर उनकी बात सुन लेती है और पूछती है कि क्या वे हमारे हीरो की बात कर रहे हैं। काफी दूर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर काया गुस्से में अपने चीफ की डेस्क पर मुक्का मारता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका सुपीरियर उस क्रिमिनल को छोड़ने वाला है जिसे वे सालों से चेस कर रहे थे। गुस्से से भरा हुआ वो आदमी की ओर उंगली उठाकर उस पर अब्यूज ऑफ पावर का आरोप लगाता है। करप्ट चीफ उसे घूरता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्रूफ है। फिर भी काया जोर देता है कि उसे पता है कि उसका सुपीरियर उसकी पीठ पीछे कुछ प्लॉट कर रहा है। डिफाइंट नजर के साथ वो उसे सब उगलने को कहता है, लेकिन काया ऐसा नहीं कर पाता। अचानक ऑफिस का दरवाजा लात मारकर खोला जाता है और कोई चिल्लाता है कि ये रूम रिस्ट्रिक्टेड है। साकी और शिजुरू अंदर घुस आती हैं और क्लासमेट हमारे हीरो की रिहाई की मांग करती हैं। चीफ गुस्से में चिल्लाता है कि उसके आदमी आउटसाइडर्स को रोक भी नहीं पा रहे। वो सोचता है कि ये लड़की कौन है और मान लेता है कि याएमोरी के कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शंस नहीं हैं। मुंह में सिगरेट दबाए वो कहता है कि उनका दोस्त सस्पेक्ट है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता। काया भड़क उठता है और चिल्लाता है कि ये पूरी तरह नॉनसेंस है और इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो बस ठंडे लहजे में कहता है कि चीफ होने के नाते वो कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। साकी उसे सवाल करती है कि याकुजा वाले लोग वहां बंद क्यों नहीं हैं। चीफ उन्हें धमकाता है कि अगर वो नहीं गए तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के आरोप में अरेस्ट कर लेगा। शिजुरू शांति से डेस्क पर पड़ा अपना फोन उठाती है। वो आराम से बैठ जाती है और उसे चुनौती देती है कि हिम्मत है तो उसे अरेस्ट करके दिखाए। गुस्से से भरा हुआ चीफ अपने आदमियों को आदेश देता है कि दोनों को तुरंत सेल में डाल दिया जाए। इसके साथ ही कई पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं और दोनों लड़कियों को घेर लेते हैं। काया फिर चिल्लाता है कि यह साफ साफ अथॉरिटी का मिसयूज है। शिजुरू घूर कर उसे पूछती है कि क्या वो सोचता है कि झूठे आरोपों से उन्हें चुप करा देगा। करप्ट चीफ हंसता है और कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का अपमान करने से उनकी सजा और बढ़ेगी। लेकिन शिजुरू उसे घूरते हुए कहती है कि थग्स उसके लिए फेवर्स कर रहे थे। हालात को देखते हुए वो आदमी समझ जाता है कि ये लड़की उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। ठंडी नजर के साथ वो सुझाव देती है कि हमारे हीरो का मामला पैसे से सुलझाया जा सकता है। ओनागा कहता है कि पावरफुल लोगों को प्रिविलेजेस मिलना स्वाभाविक है और वो भी इससे अलग नहीं है। फिर वो धमकाता है कि वो ऐसी कहानी गढ़ सकता है जिसमें वे सब यहीं मारे जाएंगे। काया और लड़कियां ये सुनकर शॉक्ड और गुस्से में आ जाती हैं। शिजुरू अपने फोन में बोलती है और पूछती है कि क्या डायरेक्टर ओगी ने ये सब सुना। दूसरी तरफ से आवाज आती है हाँ, और ओनागा समेत सारे ऑफिसर्स सन्न रह जाते हैं। डरा हुआ चीफ पूछता है कि क्या वो सच में डायरेक्टर ओगी से बात कर रही है। इसके बाद वो अपना परिचय देती है और उस पर कई गंभीर आरोप लगाती है। ओनागा जड़ हो जाता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन जो इस तरह बात कर रही है।
घबराहट में उसे एहसास होता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट पावरफुल सूगा फैमिली से जुड़ा हुआ है। सीन बदलता है और हम वापस उस सेल में पहुंचते हैं जहां हमारा हीरो बंद है। सेल के अंदर फुनाकी की दी हुई नेकलेस तेजी से चमकने लगती है। याएमोरी उसे पकड़कर सोचता है कि वो इस स्पिरिचुअल लिक्विड को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि कोई उसकी सेल की ओर आ रहा है। अगले ही पल हाई हील्स पहने एक औरत हॉलवे में उसकी तरफ आती है। सेल का दरवाजा खुलता है और वो अंधेरे कमरे में दाखिल होती है। हमारा हीरो गंभीर नजर से उस अनएक्सपेक्टेड विजिटर को देखता है। हैरानी की बात यह होती है कि दरवाजे पर शिज़रू और साकी खड़ी होती हैं और खुशी खुशी उसे ग्रीट करती हैं। काफी दूर एक आलीशान मैंशन में एक ब्लॉन्ड आदमी गुस्से में ग्लास तोड़ देता है और चिल्लाता है कि वहां मौजूद हर कोई बेकार है। वो चिढ़कर बैठ जाता है और शिकायत करता है कि एक मौत के कगार पर है और दूसरा जेल चला गया। चिंतित नजर से वो सोचता है कि अगर एमा फैमिली का मिशन फेल हुआ तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। उसी समय उसका एक सबॉर्डिनेट पास आता है और पूछता है कि लॉर्ड अकीमासा क्या करने वाले हैं। अकीमासा फैसला करता है कि वो अपना बेस्ट मैन भेजेगा, लेकिन फिलहाल हमारे हीरो को खत्म नहीं करेगा। गुस्से से भरी नजर के साथ वो कसम खाता है कि वो खुद अपने हाथों से उस कचरे को खत्म करेगा। इधर याएमोरी अपने कमरे में बैठा इस बात का अफसोस कर रहा होता है कि उसका सारा पैसा खर्च हो चुका है। फिर वो फर्श पर अपने आइटम सजाता है जिनमें फुनाकी की नेकलेस और सिल्वर हार्ड ग्रास शामिल होते हैं। सब कुछ तैयार होने के बाद वो रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू करता है और कॉल्ड्रन से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। इसके बाद वो क्यू गैदरिंग पिल बनाने पर ध्यान लगाता है ताकि अपनी पावर बढ़ा सके। पिल की ताकत से हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार अगले लेवल तक इवॉल्व कर जाता है। वो अपनी नई एबिलिटी शैडो क्लाउड स्टेप को टेस्ट करता है और इनक्रेडिबल स्पीड से मूव करता है। हमारा हीरो कॉन्फिडेंट हो जाता है और सोचता है कि अब इतनी स्पीड पर बुलेट्स भी उसे हिट नहीं कर पाएंगी। वो सोचता है कि उसने सारा स्पिरिचुअल लिक्विड इस्तेमाल कर लिया है और आगे इवॉल्व करने के लिए और आइटम्स चाहिए। बैंक बैलेंस देखकर वो तय करता है कि रियूदा तक नॉर्मल तरीके से जाना बहुत रिस्की है। कार्ड हाथ में लेकर वो कैलकुलेट करता है कि उसे इस ट्रिप के लिए 2 मिलियन येन चाहिए। अचानक टीवी पर चल रहा एक कमर्शियल उसका ध्यान खींच लेता है। कमर्शियल एक बेहद पॉपुलर ब्यूटी इंजेक्शन का विज्ञापन करता है जो स्किन को रीजुविनेट करने का वादा करता है। उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है और वो एक छोटा ब्लू बॉक्स उठाता है। मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि रिच विमेन यूथ को लेकर पागल होती हैं। सीन फिर 5 घंटे पहले की ओर फ्लैशबैक करता है जहां सूगा फैमिली के हैरिस के साथ डिनर चल रहा होता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि काउंसिलमैन की बेटी होने की वजह से ही वो चीफ से कांटेक्ट कर पाई। शिजुरू बताती है कि उसने उसे एक छोटा सा फेवर मांगने के लिए बुलाया था। याएमोरी हैरान होकर पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। युवती सवाल करती है कि क्या उसे शहर की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी की बिल्डिंग के बारे में पता है। मुस्कान के साथ वो बताती है कि वही उसकी ओनर है और अपनी माँ के लिए एक पार्टी दे रही है। इसके साथ ही शिजुरू उसे पार्टी में इनवाइट करती है जिससे हमारा हीरो शॉक्ड रह जाता है। कंपनी बिल्डिंग रात में चमकती हुई दिखती है, उसकी दौलत का साफ सबूत। वर्तमान में वापस आते हैं। वो जुयान पिल के बारे में सोचता है जो उसकी दुनिया में आम थी। इसके जरिए वो रिच विमेन को पिल्स बेचकर कैश कमाने की योजना बनाता है। बॉक्स चमकता हुआ देख हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि परफेक्ट चांस उसके सामने ही है। इधर पार्टी में शिजुरू के अंकल्स टिप्पणी करते हैं कि वो शादी के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ी हो रही है। वे कहते हैं कि अगर उसने जल्दी शादी नहीं की तो उसका हाल उसकी बड़ी बहन मसामी जैसा होगा। अंकल ताना मारता है कि अब बिल चुकाने का समय आ गया है और वो औरत क्लैन के लिए बेकार हो चुकी है। मसामी बेबस रह जाती है और वो बेरहमी से उसे प्लेग गॉडेस कहता है। विकेट नजर के साथ वो कहता है कि उसे शिजुरू को शादी के लिए मनाना चाहिए। अचानक शिजुरू की मां को खांसी आती है और उसकी बेटी तुरंत उसके पास पहुंचती है। अंकल कहता है कि बिना ब्याही औरत डैमेज्ड गुड्स होती है और ओचो फैमिली का सुझाव देता है, लेकिन बड़ी बहन आखिरकार कहती है कि उसके पास अपने खुद के आइडियाज हैं। अंकल उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि अब उसके दिमाग में क्या बेवकूफ़ी भरी सोच आ सकती है। गुस्से में वो उसके चेहरे पर चिल्लाता है कि ये सब उसकी सेल्फिशनेस है। वो ये भी पूछता है कि क्या वो सोचती है कि कोई सिंपल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उसे जवान बना देगा। अचानक एक आवाज आती है कि ऐसा किया जा सकता है और सब हैरानी से एंट्रेंस की ओर देखते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट सामने आता है और कहता है कि किसी औरत को डैमेज्ड गुड्स कहना बदतमीजी है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो चेतावनी देता है कि सबकी बदतमीजी की भी एक सीमा होती है। अंकल शॉक में पूछता है कि ये आदमी आखिर है कौन जो अचानक प्रकट हो गया। वो घबराकर सिक्योरिटी को चिल्लाता है कि हमारे हीरो को बाहर निकालो।
लेकिन शिज़ुरू उसका बचाव करती है और बताती है कि उसने याएमोरी को इनवाइट किया था क्योंकि उसने उसकी माँ की जान बचाई थी और व्हीलचेयर पर बैठी उसकी माँ भी टैलिस्मैन बेचने के लिए उसे धन्यवाद देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शालीनता से कहता है कि इसके लिए धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अंकल ताना मारता है कि वो किसी स्कैमर के झांसे में आ गई थी और साइंस ने उसे बचाया। याएमोरी खुद को रिसर्चर और फैमिली का बिजनेस पार्टनर बताता है। एक आदमी सवाल करता है और हमारा जवाब देता है कि मामला कॉस्मेटिक्स और यूथ से जुड़ा है। बॉक्स हाथ में लेकर वो कहता है कि वो इस चर्चा का जवाब सबको दिखाएगा। इसके बाद वो मसामी के पास जाता है और उससे डेमोन्स्ट्रेशन में मदद करने को कहता है। मुस्कुराते हुए वो बॉक्स आगे बढ़ाता है और उससे कहता है कि अंदर रखी चीज खा ले। बॉक्स तेजी से चमक उठता है और एक बेहद शक्तिशाली एनर्जी बाहर निकलने लगती है। बॉक्स खुलते ही जुयान पिल सभी मेहमानों के सामने दिखाई देता है। अंकल चिल्लाता है कि ये सब झूठ है और ये पिल जरूर पॉइजन्ड होगी। हालात देखकर मसामी डर जाती है और पूछती है कि क्या ये इसे लेना सेफ है, लेकिन शिजुरू कहती है कि उसे याएमोरी पर भरोसा है और वो खुद भी बिना किसी हिचक के इसे ले लेती। इसके साथ ही लड़की की मां भी कहती है कि उसे उस पर भरोसा है क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। दो मेहमान आपस में कहते हैं कि रीजुविनेटिंग मेडिसिन जैसी चीज का होना नामुमकिन है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मसामी से पूछता है कि क्या वो फिर से जवान होने का एहसास नहीं करना चाहती। ये सुनते ही उसे वो सारे पल याद आते हैं जब उसे बूढ़ा और आउटडेटेड कहा गया था। डिटर्मिन्ड नजर के साथ वो फैसला करती है कि वो पिल ट्राई करेगी और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अगले ही पल युवती आइटम उठाकर पूरी दृढ़ता के साथ उसे अपने मुंह में डाल लेती है। ये देखकर अंकल और उसकी पत्नी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने सच में उसे खा लिया। मसामी शांत खड़ी रहती है और मेहमान सोचने लगते हैं कि ये सब झूठ था और आइटम जहर हो सकता है। अंकल हंसता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि ये सब नॉनसेंस है और वे वहां बेकार ही आए थे। अचानक मसामी की आंखों के चारों ओर एक सुनहरी ऑरा चमकने लगती है। एक आदमी शीशा आगे करता है और सब देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस पूरी तरह बदल रही है। अंकल और उसकी पत्नी शौक में आकर अविश्वास से चिल्लाते हैं। इम्प्रेस्ड होकर एक औरत प्राइस पूछती है और हमारा हीरो कहता है कि इसकी कीमत 4 लाख येन है। ये सुनते ही सारे मेहमान चिल्लाने लगते हैं और पिल के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑफर देने लगते हैं। अंकल हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि लोग एक ही आइटम के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि असली वैल्यू टेक्निक में है और डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें शिखर तक पहुंचा सकती है। उसकी पत्नी चेतावनी देती है कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन वो बिना सोचे उसे चुप रहने को कह देता है। विकेट स्माइल के साथ वो याएमोरी को धोखा देने और शिजुरू की शादी करवाकर पिल्स हथियाने की योजना बनाता है। अचानक कोजान ग्रुप का एक मोटा आदमी राइट्स के लिए 40 मिलियन ऑफर करता है। अंकल घबरा जाता है और मौका ना खोने के लिए 20 मिलियन येन ऑफर कर देता है। इसके बाद वो सबको शांत करने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि हमारा हीरो सिर्फ एक गेस्ट है। फेक स्माइल के साथ वो याएमोरी को प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाता है। फिर वो 30 मिलियन येन और 30-70 प्रॉफिट स्प्लिट का ऑफर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे 70% मिलेगा और कंपनी को 30%। अंकल हंसता है और कहता है कि ये उल्टा है और होसिसु फैमिली के कनेक्शंस बहुत कीमती हैं। अचानक शिजुरू सामने आती है और पूछती है कि होसिसु फैमिली के पास आखिर किस तरह के कनेक्शंस हैं। अंकल इस सवाल से शॉक हो जाता है और चिल्लाता है कि वो भी फैमिली का हिस्सा है। शिजुरू उसे घूरती है और बताती है कि जब उसने 160 मिलियन गंवाए तब उसे फैमिली की याद नहीं आई। घबराया हुआ आदमी सब कुछ नकार देता है और चिल्लाता है कि युवती बकवास कर रही है। फोन हाथ में लेकर शिजुरू फंड विड्रॉल और बैंक कलेक्शन नोटिसेस का प्रूफ दिखाती है। मसामी और उसकी मां शौक में पूछती हैं कि क्या उसने सच में कंपनी को कोलैटरल रखा था। अंकल ठंडे पसीने में आ जाता है और पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला और क्या उसने इन्वेस्टिगेशन की थी। इसके बाद शिजुरू उस पर आरोप लगाती है कि वो उनकी मां से भी वैसे ही पैसे निचोड़ना चाहता था जैसे उसने उनकी दादी के साथ किया था। फ्यूरियस नज़र के साथ युवती चिल्लाती है कि उसे उनसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वो बताती है कि उसके पास 30 मिलियन भी नहीं है और वो हमारे हीरो को धोखा देकर प्रॉफिट कमाना चाहता था। फर्श पर गिरा हुआ आदमी बेबस होकर शिजुरू से चिल्लाकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो मसामी से मदद की भीख मांगता है, लेकिन वो कहती है कि वो उससे निराश है। आदमी उससे लिपट जाता है और मदद मांगता है, ये कहते हुए कि वो होसिसु फैमिली का आखिरी आदमी है। लेकिन मसामी कहती है कि मां की इनहेरिटेंस का गबन करना उसके लिए माफी के काबिल नहीं है। इसके साथ ही बड़ी बहन उसे लात मारकर दूर करती है और कहती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुलझाए। आदमी जमीन पर पड़ा पड़ा पूछता है कि क्या वे सच में उसे वहीं छोड़ देंगी।
शिजुरू उसे दो चॉइसेस देती है, या तो वो जस्टिस का सामना करे और कर्ज में जिए, या फिर बैंकरप्ट कंपनी उसे सिर्फ 1 येन में बेच दे। ये सुनकर आदमी शॉक में रह जाता है। बाकी मेहमान उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। शिजुरू फिर याएमोरी की ओर मुड़ती है और कहती है कि पार्टी में कई प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। वो ऑफर करती है कि अगर बिजनेस में मदद चाहिए तो वो उनसे मिलवा सकती है। हमारा हीरो सोचता है कि राइट्स के लिए 40 मिलियन फेयर है, लेकिन शिजुरू उसे केयरफुल रहने को कहती है और जोड़ती है कि उसे बिजनेस उसके हाथों में सुरक्षित लगता है। शिजुरू उसे घर तक छोड़ती है और उसकी करंट जगह की तारीफ करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कार से उतरते हुए कहता है कि ये जगह बस रेंटल है। फिर वो राइड के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि ये उसके लिए बहुत मददगार रहा। शिजुरू कहती है कि वे फ्रेंड्स हैं और वो इस शब्द से हैरान हो जाता है। हाथ जेब में डालकर सोच में डूबा उसे जाते हुए देखता है। चांद की ओर देखते हुए हमारा हीरो सोचता है कि ये नई जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। फिर वो मुड़कर अपने नए घर के दरवाजे की ओर बढ़ता है। शांति से वो डोर नॉब पकड़ता है और अंदर जाने की तैयारी करता है। उसी पल दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिखता है और अंदर से हल्की रोशनी आती है। घर में कदम रखते ही उसे लिविंग रूम के फर्श पर खून का तालाब दिखाई देता है। फिर वो उस छोटे कुत्ते को देखता है जो उसका पीछा करता आया था। उसकी पीठ में चाकू घुसा हुआ होता है। फ्यूरियस नजर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। काफी दूर ब्लैक हुडी पहने एक आदमी अपने बॉस को बताता है कि यामेओरी एक औरत के साथ घर गया था। इस पर आकिमासा आदेश देता है कि उस युवती को पकड़ लिया जाए ताकि हमारे हीरो को तड़पाया जा सके। विकेट स्माइल के साथ विलन कहता है कि उसे उम्मीद है कि लड़के को उसका छोड़ा हुआ गिफ्ट पसंद आएगा। इसके साथ ही वो लिविंग रूम के फर्श पर पड़े बुरी तरह घायल छोटे कुत्ते को दिखाता है। बेचैन होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ता है। पास पहुंचकर वो महसूस करता है कि छोटा जानवर अभी सांस ले रहा है और बच सकता है। बिना हिचकिचाए वो हीलिंग टैलिस्मैन का इस्तेमाल कर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। अचानक एक असैसिन पीछे से प्रकट होता है और वार करने को तैयार हो जाता है। अटैकर चाकू के साथ झपटता है ताकि हमारे हीरो पर फेटल ब्लो कर सके। ब्लेड हाथ में लिए वो अंतिम वार करने की तैयारी करता है, लेकिन यामेओरी समय रहते मुड़ जाता है और दुश्मन के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। छोटे कुत्ते को पकड़े हुए वो अटैकर की ठुड्डी पर एक डिवास्टेटिंग किक लगाता है। अगले ही पल गूंस का एक ग्रुप सामने आता है और जो हुआ उसे देखकर शॉक में रह जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानवर को फर्श पर रखता है और उसे छिपने के लिए कहता है। पहला दुश्मन जमीन पर पड़ा होता है और वो समझ जाता है कि उसके पास और भी बैकअप था। पर्पल ऑरा के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो उन्हें एक एक करके निपटाए। गैंग लीडर अपने गूंस को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उसकी जान न लेने को कहता है। एक अटैकर हथियार के साथ दौड़ता है, लेकिन हमारा हीरो जरा भी विचलित नहीं होता। कोल्ड लुक के साथ वो अपने हाथ में पर्पल एनर्जी जमा करता है। फिर वो पहले दुश्मन को डिवास्टेटिंग ब्लो मारकर जमीन पर गिरा देता है। पहला गून गिरते ही वो कहता है, काउंट तो अभी शुरू ही हुआ है। दूसरा बुली गुस्से में पाइप लेकर दौड़ता है और पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट आसानी से हमला ब्लॉक कर लेता है, अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाते हुए। इसके बाद वो अटैकर के सीने पर जोरदार पंच मारता है। फिर वो उसे गर्दन से पकड़ लेता है, जिससे दुश्मन पूरी तरह डर जाता है। बिना किसी मुश्किल के वो उसे एक हाथ से हवा में उठा लेता है। दूसरा भी गिरते ही हमारा हीरो बाकी ग्रुप की ओर देखता है, लड़ाई के लिए तैयार। हालात देखकर लोग प्लान बदलते हैं और गन्स निकालकर उसे शूट करने लगते हैं। वो अपनी स्पीड से सब डॉज करता है और वादा करता है कि वो सबको खत्म करेगा। फ्यूरियस नजर के साथ वो कसम खाता है कि जब तक वे सच नहीं बताएंगे वो लड़ता रहेगा। काफी दूर विलन आकिमासा हंसता है और अपने टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करता है। वो शिजुरू के पास जाता है और ताना मारता है कि वो पूरे शहर की ड्रीम वुमन है। युवती बेड पर जंजीरों से बंधी होती है और विलन उसे काउंसिलमैन की बेटी के रूप में पहचानता है। उसी पल उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाने की तैयारी करता है। कॉन्फिडेंस के साथ वो पूछता है कि क्या मिशन खत्म हो गया और टारगेट मिट गया, लेकिन दूसरी ओर से हमारा हीरो चेतावनी देता है कि उसके गूंज अब दोबारा नहीं उठेंगे। स्माइल के साथ यामेओरी कहता है कि वो आदमी सच में लोगों को सरप्राइज करना जानता है। आकिमासा शिजुरू को पकड़ता है और बताता है कि उसके पास काउंसिलमैन की बेटी हॉस्टेज है। ये सुनते ही हमारे प्रोटैगनिस्ट का चेहरा गुस्से से भर जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। रेज में वो विलन को शिजुरू को छोड़ने और इनोसेंट लोगों को बीच में न घसीटने की चेतावनी देता है। आकिमासा हंसता है और कहता है, हीरो काफी मजेदार और बोल्ड किड है। फिर वो उसे 40 मिनट का डेडलाइन देता है।
वो ताना मारते हुए कहता है कि लोकेशन उसे खुद ढूंढनी होगी और कॉल काट देता है। कॉल खत्म होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट फोन हाथ में पकड़े खामोशी से खड़ा रहता है। गुस्से में वो डिवाइस तोड़ देता है और कसम खाता है कि वो हाशिमोटो को अभी ढूंढ निकालेगा। आकिमासा हमारे हीरो को प्रवोक करने के लिए वीडियो बनाने का फैसला करता है। वो युवती के पास जाता है जो पैनिक में विरोध करने लगती है, लेकिन शुरू करने से पहले वो चिढ़कर मुड़ता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। दो गूंज बताते हैं कि वेयरहाउस का फायर अलार्म बज उठा है। आकिमासा चिल्लाता है कि उसने अलार्म बंद रखने का आदेश दिया था और खुद हालात देखने निकल पड़ता है। डार्क जगह पर पहुंचकर वो पूछता है कि वहां कौन है और क्या कर रहा है। अचानक दरवाजा लात से खुलता है और उसका एक आदमी उड़ता हुआ बाहर गिरता है। दरवाजा खुलते ही वो गार्ड को फर्श पर पड़ा देखता है और पूरा कमरा तहस नहस होता है। शिज़रू धीरे से हमारे हीरो का नाम लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसे बचाने आ चुका है। कहानी 1 घंटे पीछे जाती है और हम एक आदमी को मोटरसाइकिल पर डिलीवरी को लेकर शिकायत करते देखते हैं। लेटर हाथ में लेकर वो एड्रेस कंफर्म करता है और समझता है कि वो सही जगह पर है। वो मैंशन की ओर देखता है और सोचता है कि क्या ये हमारे प्रोटैगनिस्ट का घर है। अचानक कम्युनिकेटर पर आवाज आती है कि यामेओरी आखिरकार घर लौट आया है। इसके बाद हुडी पहना एक आदमी कहता है कि 6 असैसिन्स उस लड़के को संभाल लेंगे। वे ये भी बताते हैं कि उन्होंने एक औरत को पकड़ लिया है और उसे साथ ले जा रहे हैं। मोटरसाइकिलिस्ट समझ जाता है कि आकिमासा ने असैसिन्स भेजे हैं और एक युवती का अपहरण कर लिया गया है। हालात देखते हुए ठग की गाड़ी हॉस्टेज को लेकर तेजी से निकल जाती है। इसके बाद वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ता है और लोकेशन पता लगाने के लिए उनका पीछा करने का फैसला करता है। वो पूरी रफ्तार से निकल पड़ता है और किडनैपर की गाड़ी का स्ट्रीट पर पीछा शुरू कर देता है। एक बड़े मैंशन पर पहुंचते ही उसका फोन बजने लगता है और वो कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से वो रिपोर्ट करता है कि उसने गूंस को ट्रैक कर लिया है और अकीमासा ने उस युवती का किडनैपिंग किया है। याएमोरी पूछता है कि क्या एड्रेस 32 हिरामी स्ट्रीट है और ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बताता है कि गून ने सब कुछ उगल दिया था इससे पहले कि वो फर्श पर बेहोश हो जाता। याएमोरी मदद मांगता है कि उसके दोस्त को वहां से निकाल लिया जाए और कहता है कि हाशिमोटो को वो खुद संभाल लेगा। फ्यूरियस नजर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट चेतावनी देता है कि वो विलन को घसीटकर अंडरवर्ल्ड तक ले जाएगा। उसी समय अकीमासा के मैंशन में हॉलवे में विलन अपने गूंज से बहस कर रहा होता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि वेयरहाउस अलार्म अब तक एक्टिवेट क्यों है। फुनाकी ये सब ऑब्जर्व करता है और देखता है कि ब्लॉन्ड आदमी खुद अलार्म चेक करने जा रहा है। गूंज शिकायत करते हैं कि जॉब बहुत टफ है और वे हॉस्टेज को छू तक नहीं सकते। अचानक उनमें से एक को सस्पिशियस आवाज सुनाई देती है और वो पूछता है कि आसपास कौन है। तभी फुनाकी पर्पल ऑरा के साथ सामने आता है और गून पूछता है कि वो क्या कर रहा है। कोल्ड लुक के साथ वो माफी मांगता है और कहता है कि थोड़ी देर और टिके रहें। इसके बाद वो झपट्टा मारकर मैंशन की एक गार्ड पर डेवस्टेटिंग पंच लगाता है। पहला दुश्मन जमीन पर गिरते ही वो दूसरे गून को खत्म करने की तैयारी करता है। इसी दौरान वो शिजरू को ढूंढ लेता है और कहता है कि अब हमारा हीरो उस पर एक बड़ा एहसान मानता है। बिना समय गंवाए वो शिजरू को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना होगा। इसी तरह फुनाकी हॉलवे में दौड़ता है ताकि बाकी लोग नोटिस करने से पहले निकल सके। वो डोर के पास पहुंचकर कहता है कि कार गार्डन में है और गूंज वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी अचानक एक तेज बीम ऑफ लाइट उसके शरीर को चीरती हुई निकल जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अटैक की वजह से फुनाकी जोर से जमीन पर गिरता है ताकि युवती को इम्पैक्ट से बचा सके। वो जमीन पर पड़ा होता है, पूरी तरह घायल और गोली लगने से खून बह रहा होता है। तभी अकीमासा गन के साथ सामने आता है और अपने एम पर घमंड करता है, जबकि गूंज उसकी तारीफ करते हैं। जमीन पर पड़े फुनाकी को समझ नहीं आता कि वे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। ब्लॉन्ड विलन उसे देखकर ताना मारता है और कहता है कि उसे हैरानी है कि उसमें यहां आने की हिम्मत थी। फोर्स्ड स्माइल के साथ वो उठता है और बॉस को ग्रीट करता है। काफी समय हो गया। अकीमासा हंसता है और कहता है, आज का दिन शानदार है क्योंकि सबको सजा मिलने वाली है। सडिस्टिक नजर के साथ विलन और भी एक्साइटेड हो जाता है और आने वाले मजे का इंतजार करता है। लेकिन फुनाकी अपनी ऑरा रिलीज करता है और कहता है कि जीतने के बाद ही डींगे हाँकना। काफी दूर हमारा प्रोटैगनिस्ट रेस्क्यू के लिए मैंशन के एंट्रेंस पर पहुंच चुका होता है। गार्ड्स उसे देखते हैं और एक शक भरे लहजे में पूछते हैं कि वो कौन है। तभी हमारा हीरो रेड ऑरा के साथ पूरी तरह थ्रेटनिंग लुक में सामने आता है। एक गून आगे बढ़कर पूछता है कि क्या वो उसकी बात सुन रहा है। बिना एक पल सोचे याएमोरी गार्ड के चेहरे पर डेवस्टेटिंग पंच मारता है। फोर्स से गून पीछे की ओर उड़ जाता है। बाकी गार्ड्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अटैक की तैयारी करते हैं।
गूंस कोऑर्डिनेटेड तरीके से बटॉन लेकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो सब कुछ डॉज करता है और फास्ट व पावरफुल ब्लोज की सीरीज से काउंटर करता है। इसी तरह वो सारे गूंस को बेहद आसानी से जमीन पर गिरा देता है। फ्यूरियस लुक के साथ वो ऐलान करता है कि वो हाशिमोटो को हमेशा के लिए खत्म करने आ गया है। ब्लो की फोर्स से फुनाकी के मुंह से खून निकलता है और वो पूरी तरह अनरिस्पॉन्सिव होकर जमीन पर पड़ा रह जाता है। इतने सारे गिरे हुए गूंस को देखकर वो खुद को आउटनंबर्ड महसूस करता है। जमीन पर पड़े पड़े वो खुद को ब्लेम करता है कि उसने हमारे हीरो की बात नहीं सुनी और लड़की को बचाने में नाकाम रहा। अकीमासा उसे घूरता है और कहता है कि जैसे ही वो मर जाएगा वो सबको उसी जगह भेज देगा। इनसेन लुक के साथ वो जोड़ता है कि पहले वो सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा। अचानक एक तेज फ्लैश होता है और मैंशन के बीचों बीच एक्सप्लोजन हो जाता है। चौंक कर ब्लॉन्ड आदमी मुड़ता है और पूछता है कि किसने अंदर घुसने की हिम्मत की। स्मोक के बीच में हमारे प्रोटैगनिस्ट की सिल्हूएट पर्पल ऑरा के साथ दिखाई देती है। कोल्ड लुक में वो कहता है कि वही है जो उसे अंडरवर्ल्ड भेजने आया है। फुनाकी उसे घूरता है और कहता है कि उसे आने में बहुत देर हो गई। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे हीलिंग टैलिस्मन देता है और इस्तेमाल करने को कहता है। फुनाकी उसकी पावर पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये पहले की तरह ही काम करेगा। रेज से भरा अकीमासा गन तानता है और अपने आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश देता है। गूंस पूरी ताकत से गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो बुलेट्स डॉज करता है और कहता है कि क्लाउड स्टेप के मास्टर पर यह काम नहीं करती। स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वो शॉट से बचते हुए एक गूंद पर किक मारता है। अकीमासा का जबड़ा खुला रह जाता है और वो सोचता है कि ये कैसी अब्सर्ड स्पीड है। हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता रहता है और रास्ते में आने वाले सारे गूंस को गिराता चला जाता है। अपने आदमियों को जमीन पर पड़ा देखकर विलेन डरे हुए लुक से उसे देखता है। डर के मारे वो पलटकर भागने लगता है और चिल्लाता है कि उसे सेफ जगह पहुंचना होगा। वो सोचता है कि ये प्लान का हिस्सा नहीं था और वो आदमी कोई मामूली कचरा नहीं है। सिक्योरिटी डोर तक पहुंचकर वो चिल्लाता है कि जल्दी खोलो। पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लेकिन पैनल बताता है कि कोड गलत है। हालात देखकर विलन गुस्से में चीखता है। तभी उसका एक गूंद पूरी ताकत से मेटल डोर पर फेंका जाता है। टेरिफाइड होकर वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कि कोई भी उसके प्रोटेक्टर को चुनौती नहीं दे सकता। फिर वो चिल्लाता है कि जो उसकी जान चाहता है वो महान लॉर्ड आयमा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे प्रकट होता है और ठंडे स्वर में पूछता है कि लॉर्ड आयमा कौन है। थ्रेटनिंग लुक के साथ वो चेतावनी देता है कि अगर उसने बेवकूफ़ी की तो वो अनबेरेबल पेन देगा। डेस्परेट होकर विलन बताता है कि आयमा फैमिली उसे शादी की वजह से खत्म करना चाहती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस बॉडी के पिछले मालिक की यूकी अमाया से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अकीमासा घमंड से कहता है कि सिर्फ आयमा फैमिली ही ऐसा कर सकती है और उसे छोड़ देने की गुहार लगाता है। हालात समझकर हमारा हीरो महसूस करता है कि जो आयमा भी एक कल्टीवेटर होना चाहिए। विलन सौदेबाजी करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे उसकी वैल्यू दिखा सकता है। याएमोरी कंटेम्प्ट से उसे घूरता है और पूछता है कि वो किस वैल्यू की बात कर रहा है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ ब्लॉन्ड आदमी पूछता है कि क्या उसने हालात समझ लिए हैं। सब्र खोकर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके चेहरे के बीचों बीच डेवस्टेटिंग पंच मारता है। फिर एक और पावरफुल ब्लो लगाकर उसे दूसरी ओर उड़ा देता है। इम्पैक्ट से वो एक कमरे में जा गिरता है और सीधे पानी में गिर पड़ता है। अंदर हमारा हीरो कई औरतों को जंजीरों में बंधा और घायल देखता है। ये दृश्य देखकर उसके चेहरे पर बेकाबू गुस्सा छा जाता है। ऊपर से हम पिटीफुल सीन देखते हैं जहां हमारा हीरो सभी हॉस्टेजेस के सामने खड़ा है। डार्क लुक के साथ वो कहता है कि लड़कियां ही विलन की असली वैल्यू बेहतर समझा सकती हैं। बिना समय गवाए वो अपना नाइफ निकालता है और सबको आज़ाद करने की तैयारी करता है। एक ही वार में वो चेन्स काट देता है और हॉस्टेजेस को आज़ाद कर देता है। मेटालिक क्लैंक के साथ नाइफ जमीन पर गिर जाता है। कोल्ड लुक में हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब लड़कियां विलन के साथ जो चाहें कर सकती हैं। डेस्परेट होकर अकीमासा अपनी जान की भीख मांगता है और अपना सारा पैसा ऑफर करता है। एक औरत स्वॉर्ड उठाती है और कहती है कि उन्हें उससे कुछ नहीं चाहिए। हेट से भरी नज़र के साथ वो चेतावनी देती है कि उसे अंडरवर्ल्ड भेजना ही उनके लिए काफ़ी है। हमारा हीरो अपनी पावर से शिज़रू को हील करता है जो काउच पर पड़ी होती है। फुनाकी उसे चेतावनी देता है कि पुलिस आ रही है और पूछता है कि क्या वो श्योर है। काम लुक के साथ वो जवाब देता है कि वो युवती को पुलिस को सौंपकर तुरंत लौट आएगा। फुनाकी पूछता है कि अब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो क्या करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो आयमा की इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन याएमोरी इस फाइट में आउटनंबर्ड है। वो थोड़ा रिलैक्स करता है, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं होता। वो सोचता है कि उसने हाशिमोटो को हरा दिया, लेकिन उसका पार्टनर अब भी बाहर है और उसे ढूंढना होगा। इसी बीच छोटा कुत्ता अचानक भौंकता है, जैसे दरवाजे पर किसी चीज की चेतावनी दे रहा हो। याएमोरी दरवाजा खोलता है और एक सूट पहने आदमी को देखता है जो उसे लॉर्ड याएमोरी कहकर बुलाता है। वो बताता है कि प्रेसिडेंट शुगा की तरफ से डिलीवरी है और एक मैसेज भी है कि उसे निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
ये सुनकर हमारा हीरो कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि शिज़रू अब क्या प्लान कर रही है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर पैकेज चेक करता है। पैकेज हाथ में लेकर वो शिज़रू को कॉल करता है और पूछता है कि उसने उसे सूट क्यों भेजा। दूसरी तरफ से शिज़रू बताती है कि ये होशिसु फैमिली पार्टी के लिए है। इनविटेशन देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसे भी इवेंट में क्यों बुलाया गया है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो शॉक में अपनी फॉर्मर फियांसे के बारे में पूछता है। पैनिक्ड एक्सप्रेशन के साथ वो समझने लगता है कि वो कितनी भयानक सिचुएशन में फंस गया है। शिज़रू कंफर्म करती है कि ये पार्टी यूकी अमाया के लिए है, पावरफुल अमाया फैमिली की बेटी की। पार्टी में हम दो बड़े लोगों को देखते हैं जो शहर की बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। पहले से तैयार याएमोरी को शक होता है कि वो भी होशिसु फैमिली के करीब आना चाहते हैं। शिज़रू समझाती है कि सिर्फ आयमा फैमिली से जुड़े होने भर से ही सब लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। वो जोड़ती है कि पावरफुल फैमिली की बेटी आने वाली है। पार्टी हॉल इंपॉर्टेंट लोगों से भरा होता है जो सब ग्रेट हैरिस का इंतजार कर रहे होते हैं। युवती को देखते ही याएमोरी एक एनर्जी महसूस करता है और सोचता है कि क्या वो वही प्रीवियस ओनर की एक्स फियांसे है। सीरियस लुक के साथ वो न्यू कमर को ध्यान से देखता है। ये यूकी अमाया है, अमाया फैमिली की बेटी, और उसके पास खड़ी होती है नैना, होशिसु फैमिली की हेड। यूकी से एक स्ट्रॉन्ग ब्लू ऑरा निकलती है और हमारा हीरो समझ जाता है कि वो भी एक कल्टिवेटर है। वो सोचता है कि वो आयमा को जानती होगी और बाद में पूछने का फैसला करता है। स्माइल के साथ शिज़रू आगे बढ़ती है और नैना को गर्मजोशी से ग्रीट करती है। वो उसकी कंसर्न के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि उसकी माँ धीरे धीरे रिकवर कर रही है। इसके बाद वो अपनी आंट के लिए नए जुयान पिल्स गिफ्ट में देती है। नैना फेमस पिल्स देखकर हैरान हो जाती है और सब लोग आइटम देखकर इंप्रेस्ड होते हैं। वो भी गिफ्ट देखकर शॉक में पड़ती है और क्यूरियोसिटी से देखती है। वो पिल की क्वालिटी की तारीफ करती है और कहती है कि क्रिएटर के पास इनक्रेडिबल स्किल होनी चाहिए। नैना पूछती है कि पिल्स किसने बनाए, क्योंकि उन पर कोई अल्केमी सील नहीं है। शिज़रू बताती है कि पिल्स उसके पार्टनर ने बनाए हैं और हमारा हीरो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। यूकी और नैना उसका नाम सुनकर शॉक में हो जाते हैं और यकीन नहीं कर पाते। नैना उसे पहचान लेती है और उसकी स्किल की तारीफ करती है। साथ ही याएमोरी फैमिली पर टैलेंट न होने का तंज कसती है। कोल्ड लुक के साथ यूकी नैना को इंटरप्ट करती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। युवती कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो कब का अमाया फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया गया होता। याएमोरी को एहसास होता है कि नोबल फैमिलीज कल्टीवेशन पर राज करती हैं, लेकिन उनकी टेक्निक्स काफ़ी प्रिमिटिव है। वो जोड़ता है कि उसके लो स्टेटस की वजह से उसकी स्किल की कोई वैल्यू ही नहीं मानी जाती। हालात को देखते हुए नैना पूछती है कि वो कौन सा मास्टर है जिसने उसे पिल्स रिफाइन करना सिखाया। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस सवाल पर सोचता है और एक महान कल्टीवेटर के रूप में अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। दूर की नज़र से उसे अपनी पुरानी जिंदगी और वो सारी ताकत याद आती है जो कभी उसके पास थी। फिर वो कहता है कि ये सिर्फ एक हॉबी है और उसका कोई मास्टर नहीं है, और जल्दी से टॉपिक बदल देता है। अचानक एक सफ़ेद बालों वाला आदमी पार्टी में आता है और नैना को बर्थडे की शुभकामनाएं देता है। उसके आने से सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है और लोग क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगते हैं। कुछ गेस्ट्स उसे पावरफुल आयमा फैमिली का एयर पहचान लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। नैना फिर हमारे हीरो की ओर मुड़कर बताती है कि ये जो है आयमा फैमिली का एयर। नाम सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि वो आदमी पार्टी में मौजूद है। मॉकिंग टोन में वो आदमी पूछता है कि हमारे हीरो के पास खड़ी युवती कौन है। नैना न्यू कमर को शिज़रू का परिचय देती है और बताती है कि वो पावरफुल सुगा फैमिली की एरिस है। दोनों एक दूसरे को स्मर्क के साथ देखते हैं और हवा में टेंशन गाढ़ी हो जाती है। इसके बाद एयर खुद को जो आयमा के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और शिज़रू से मिलने के लिए हाथ बढ़ाता है। हैंडशेक करते हुए जो आयमा कहता है कि उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में कई रूमर्स सुने हैं। याएमोरी बेखबरी का नाटक करता है और मॉकिंग टोन में पूछता है कि वो कौन है। इस पर हमारा हीरो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पार्टी के बीच अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर देता है। वो सोचता है कि नॉर्मल कल्टीवेटर्स अपनी पावर छिपाते हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति को जबरदस्ती बाहर लाने वाला है। एनर्जी जो के शरीर में बह जाती है और उसकी पावर मेरिडियंस को उजागर कर देती है। चौंक कर वो आदमी अपना हाथ पीछे खींच लेता है और शॉक्ड लुक से हमारे हीरो को घूरता है। वो जल्दी खुद को संभालता है और कहता है, आखिरकार आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इसके बाद एयर यूकी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि वो इन दिनों कैसी है। याएमोरी दूर से ये सब देखता है और सोचता है कि कुछ बहुत अजीब चल रहा है। उसे उस आदमी की पावर महसूस नहीं होती और वो सोचता है कि क्या वो कल्टीवेटर ही नहीं है। उधर जो सोचता है कि हमारे हीरो ने उसका नाम सुनकर भी डर नहीं दिखाया। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सारे गेस्ट्स ग्रैंड पार्टी हॉल में डिनर कर रहे हैं। लोग बैंक्वेट का मजा लेते हैं और वाइन ग्लासेस के साथ चेयरफुली टोस्ट करते हैं।
अचानक होस्ट अनाउंस करता है कि खाने के बाद डांस पार्टी शुरू होगी और कई कपल्स उठकर मेन हॉल में डांस करने लगते हैं। याएमोरी अपना सूट ठीक करता है और सोचता है कि आयमा कल्टीवेटर नहीं है और उसे धोखा दिया गया। इसके साथ ही वो सोचता है कि इस पूरे बड़े झूठ के पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है। इसी बीच मसामी दूर से पार्टी के बीच एक ग्लास हाथ में लिए उसे देख रही होती है। एक रैंडम आदमी उसके पास आकर डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे तुरंत मना कर देती है और कहती है कि किसी और को ढूंढे। लगता है वो सबको रिजेक्ट कर रही है, यहाँ तक कि काटागिरी फैमिली के यंग मास्टर को भी। दो गॉसिप करते हैं और कहते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसका ध्यान खींच पाते हैं। अचानक उनमें से एक शौक में किसी चीज की ओर इशारा करता है। यूकी और शिज़ुरू भी उस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखकर पलट जाती हैं। अचानक कोई उसे मकूटो नाम से बुलाता है और वो मुस्कुराते हुए मुड़ता है। एलिगेंट जेस्चर के साथ वो उस युवती की ओर हाथ बढ़ाता है जो दूर से उसे देख रही थी। वो उसे डांस के लिए इनवाइट करता है और वो इस प्रपोजल में दिलचस्पी दिखाती है। गॉसिप करने वालों के मुंह खुले रह जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि उसमें इतनी हिम्मत थी। जो और उसका बॉडीगार्ड बाहर निकलकर जाने की तैयारी करते हैं। गूंस आकर उसे लॉर्ड जो कहकर बुलाते हैं और लग्जरी कार पहुंचती है। एक इशारे पर एक गून लिमोजीन का दरवाजा खोलता है। अंदर बैठने से पहले वो अपने आदमियों को दूर रहने और किसी को पास न आने देने का आदेश देता है। लिमोजीन तेजी से चल पड़ती है और ग्रैंड पार्टी से दूर निकल जाती है। दो आदमी ये सब देखते हैं और सोचते हैं कि वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अकेले क्या करने वाला है। उनमें से एक बताता है कि उसके द्वारा चुना गया हर बॉडीगार्ड अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। अचानक कार के अंदर हैर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। मिस्टीरियस फिगर उसे युकी के सामने किसी और औरत का हाथ पकड़ने के लिए डांटता है। ब्रूस्ड फेस के साथ वो आदमी घबराकर माफी मांगता है, लेकिन असली जो उसे ठंडी नजर से देखता है और कहता है कि अगर वो इस थ्रेटनिंग लुक को संभाल नहीं सकता तो उसका अंत शांत नहीं होगा। बाहर नकली हेयर लिमोजीन से उतरता है। उसके लोग उसे लॉर्ड जो कहकर सल्यूट करते हैं और पूरा सम्मान देते हैं। वो दो गूंस को अपने साथ पार्टी हॉल के अंदर चलने का आदेश देता है। एक आदमी नोटिस करता है कि र्यूमर्स सच थे और कार से सिर्फ एक ही आदमी उतरा। वो सोचता है कि अंदर क्या हुआ होगा और हम देखते हैं कि असली हेयर बंधा हुआ है, चेहरा सूजा हुआ है और आंखों में आंसू हैं। वो कुछ भी करने में असमर्थ है। इधर पार्टी हॉल में म्यूजिक बजता रहता है और पार्टी जारी रहती है। नकली जो युकी से गुड बाय कहता है और बताता है कि एक अनफोर्सीन इवेंट की वजह से उसे जाना होगा। युवती एक्सक्यूज सुनकर हैरान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो क्यों जा रहा है। अचानक सबकी नज़र डांस फ्लोर पर चली जाती है। वे शॉक्ड रह जाते हैं जब मसामी को हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ डांस करते देखते हैं। चेहरे पर हल्की ब्लश के साथ वो उसके साथ उस पल को बहुत एंजॉय करती दिखती है। याएमोरी भी मुस्कुराते हुए उसे डांस फ्लोर पर गाइड करता है। म्यूजिक अचानक बदलता है और ग्रैंड पियानो पर नई मेलोडी बजने लगती है। दोनों परफेक्ट स्टेप्स के साथ गेस्ट्स के बीच डांस जारी रखते हैं। फ्लश्ड फेस के साथ मसामी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो काफ़ी अच्छा डांसर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करता है। उसे मसामी की बात याद आती है कि पिल्स बेचने के लिए उसे पार्टी में फिट इन करना होगा। वो सोचता है कि प्रीवियस ओनर ने डांस सीखा था और कल्टीवेटर का शरीर परफेक्ट बैलेंस रखता है। दूर से नाना पूछती है कि क्या यूकी को उसकी स्किल के बारे में पता था, लेकिन वो उसे कॉमनर कह देती है। नाना टीजिंग टोन में कहती है कि वो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। नकली जो भी पास आकर कमेंट करता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट में डांस का टैलेंट है। नाना पूछती है कि क्या वो सच में उसे नहीं जानता और वो कहता है कि ये पहली बार है। वो सोचती है कि इतनी पावर होने के बाद भी एमा एक एक्सपेल्ड लड़के की जांच नहीं कर पाया। नकली जो माहौल शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वे यहाँ ट्रबल नहीं कर सकते। नाना कहती है कि तरीके मायने नहीं रखते क्योंकि उसकी एल्केमी एप्टीट्यूड असाधारण है। वो जोड़ती है कि वो इस पोटेंशियल को फ्यूचर से जोड़ना चाहती है, जबकि हमारा हीरो वाइन पीता रहता है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो कहती है कि अब वो उसे खुला नहीं छोड़ सकती। इम्पोस्टर समझ जाता है कि वो औरत उसे थ्रेटन कर रही है और सोचता है कि वो अब तक उसे हटा चुका होता। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर देखकर कंटेम्प्ट से उसे ट्रैश कहता है। दो गेस्ट्स गॉसिप करते हैं। एक कहता है कि शिज़ुरू के साथ वाला आदमी याएमोरी फैमिली से है। दूसरा याद करता है कि वो यूकी का एक्स फियांसे था और सोचता है कि क्या वो जो की वजह से आया है। वे कहते हैं कि एक्सपेल होने के बाद उसका एक ही रास्ता है, लड़की को वापस जीतना। वे मानते हैं कि वो यूकी का फायदा उठाकर फिर से नोबल बनना चाहता है। अचानक युवती कहती है कि वो थक गई है और पार्टी जल्दी छोड़ रही है। नाना साय लेकर उसके व्यवहार पर अफसोस जताती है और उसे जाते हुए देखती है। तभी युवती मुड़कर हमारे हीरो को नाम से बुलाती है, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अनॉयड लुक के साथ वो कहती है कि वो जानती है कि वो क्या सोच रहा है और उसे रुकने को कहती है। वो आरोप लगाती है कि वो उसके करीब आकर अपने पुराने फैमिली नेम को रिस्टोर करना चाहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह उलझ जाता है और सोचता है कि वो किस बारे में बात कर रही है।
युवती कहती है कि पिल्स रिफाइन करने से शायद वो अमीर न बने, लेकिन उसके खर्चे निकल जाएंगे। अनफेज्ड हमारा हीरो बस ग्लास होंठों तक ले जाता है और शांति से वाइन पीता है। वो उसे खुद पर ध्यान देने की सलाह देती है और पार्टी हॉल से चली जाती है। स्मर्क के साथ वो सोचता है कि वो किसकी बात कर रही थी जब उसने खुद पर ध्यान देने को कहा। लड़की रुककर पलटती है और कंफ्यूज लुक से उसके सवाल को समझ नहीं पाती। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि उसकी एनर्जी जानबूझकर नहीं निकलती, क्योंकि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सुनकर यूकी शॉक हो जाती है और ग्लोइंग ऑरा के साथ पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है। याएमोरी चेतावनी देता है कि जबरदस्ती कल्टीवेशन करने से उसका शरीर टूट जाएगा, जो पहले ही लिमिट पर है। दोनों पार्टी हॉल में अकेले रह जाते हैं और उसकी नाजुक सिचुएशन पर बात करते हैं। स्माइल के साथ वो कहता है कि वो समस्या सुलझा सकता है, और वो सोचती है कि एक कॉमनर ये कैसे जान सकता है। वो शक करती है और पूछती है कि क्या वो सच में उम्मीद करता है कि वो उसकी बात माने। हमारा हीरो उसकी आंखों में देखकर कहता है कि अगर वो नहीं मानी तो नुकसान उसी का होगा। सीरियस लुक के साथ यूकी समझ जाती है कि समस्या सुलझाने का समय खत्म होता जा रहा है। तब वो एक बिजनेस डील प्रपोज करता है और कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। वो बताता है कि वो चाहता है कि वो एमा फैमिली के एयर को कुछ डिलीवर करे। दूर से नकली जो और नाना दोनों को पार्टी हॉल के बीच फुसफुसाते देखते हैं। रेज से भरा इम्पोस्टर उस सीन को घूरता है और नफरत से हमारे हीरो का नाम बुदबुदाता है। सीन बदलता है और हम मैंशन के बाहर का हिस्सा देखते हैं, जहां पार्टी हो रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट और मसामी हॉल से निकलकर गार्डन में चलते हैं। अचानक कोई आवाज उन्हें बुलाती है और याएमोरी मुड़कर देखता है। नाना सामने आती है और कहती है कि उसे जॉय पिल में इंटरेस्ट है और उसे बात करने के लिए बुलाती है। तीनों स्टारी नाइट स्काई के नीचे मैंशन के गार्डन में चलते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो सिर्फ पिल से ज्यादा चाहती है और नाना उसे आंट बुलाने को कहती है। सीरियस लुक के साथ वो याद दिलाता है कि वो अब याएमोरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। औरत कहती है कि वो और यूकी बहुत मिलते हैं, और वो सवाल करता है। वो समझाती है कि पेरेंट्स मरने के बाद यूकी को उसके अंकल ने कंट्रोल किया और सारे फैसले वही लेता रहा। यूकी एक लेजेंडरी कल्टीवेटर बन गई, लेकिन फैमिली से निकल नहीं पाई। मसामी कंफ्यूज होकर पूछती है कि कल्टीवेटर क्या होता है और ट्रांसेंड करने का मतलब क्या होता है। हमारा हीरो समझाता है कि ये कल्टीवेशन का तीसरा स्टेज है और उसका फर्क बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से यूकी ने पावर पाने के लिए एक इम्पॉसिबल मेथड अपनाया, जिसमें उसने अपनी लाइफ को स्ट्रेंथ के बदले ट्रेड कर दिया। याएमोरी पूछता है कि वो उसे ये सब क्यों बता रही है, और नाना कहती है कि इसका कोई क्योर नहीं है। वो समझाती है कि शिज़ुरू की माँ की तरह वो जो भी करती है उसका कोई असर नहीं होता। डिटर्मिन लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो उसे उस फेट से बचाना चाहता है। नाना कहती है कि उसकी स्किल्स सुपीरियर हैं और उसे लगा कि शायद अब भी उम्मीद बची है। मसामी ये देखकर चौंक जाती है कि नाना डॉक्टरों से ज्यादा उस पर भरोसा कर रही है, और उसे तावीज याद आ जाते हैं। मसामी हैरान होती है और सोचती है कि क्या ये पूरा लेजेंडरी कल्टीवेटर वाला मामला सच में रियल है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस दुनिया की कल्टीवेशन मेथड्स बेहद प्रिमिटिव हैं। वो ये भी समझता है कि नाना को जुयैन पिल में दिलचस्पी है, जिसे वही खुद बेच रहा है। इसके बाद नाना एक डील प्रपोज करती है और मसामी संभावित प्रॉफिट्स सोचकर एक्साइटेड हो जाती है। इस पर नाना उसे सिर्फ पैसों के बारे में सोचने के लिए डांटती है और कहती है कि वो सच में यूकी की मदद करना चाहती है। उदास चेहरे के साथ वो बताती है कि यूकी एक बेहद दयालु और नाजुक इंसान है। वहीं से वो खुलासा करती है कि एंगेजमेंट टूटने पर यूकी ने एक बार रिबेलियन भी किया था। हमारा हीरो चुपचाप सब सुनता है और अपनी फॉर्मर फियांसे के बारे में नई जानकारी को समझने की कोशिश करता है। अचानक फेक जो बगीचे में आता है और अपनी आंट को बुलाता है, जो उनके साथ मौजूद होती है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि जाने से पहले गुड बाय कहना चाहता था। तभी उसकी नज़र हमारे हीरो और मसामी पर पड़ती है और वो उन्हें ध्यान से देखता है। वो आज जो कुछ हुआ उसके लिए हमारे प्रोटैगनिस्ट को धन्यवाद देता है। इसके साथ ही इम्पोस्टर हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो खुश होगा अगर वे फिर मिलें। यामोरी मुस्कुराकर सहमति जताता है और कहता है कि उसे भी मिलकर अच्छा लगा, और दोनों मजबूती से हाथ मिलाते हैं। तभी उनके बीच एक अजीब सी एनर्जी स्पार्क होती है। गंभीर नज़र के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट महसूस करता है कि इस आदमी में कुछ बहुत अजीब है। तभी इम्पोस्टर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और यामोरी उसकी पावर महसूस करता है। इसके तुरंत बाद फेक एयर और उसके गूंज पार्टी छोड़ने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान एक गार्ड आता है और कहता है कि लॉर्ड जो के लिए यूकी की तरफ से गिफ्ट है। कार के अंदर बैठे हुए वो नीला बॉक्स लेता है और हैरानी से पूछता है कि क्या ये सच में यूकी का गिफ्ट है। बॉक्स खोलने पर उसे एक ओरिगामी बटरफ्लाई मिलती है और वो उसका मतलब नहीं समझ पाता। चिढ़कर वो बॉक्स अपने गून को थमा देता है और कहता है कि उसकी इजाज़त के बिना इसे न खोले। तभी असली बॉस खुद को रिवील करता है और शिकायत करता है कि उसे हाशिमोटो की वजह से निकलना पड़ा। उंगली में चमकती अंगूठी के साथ वो नाना होशिसु और हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में सोचता है। शातिर मुस्कान और नीली ऑरा के साथ वो कसम खाता है कि वे जल्द ही अंजाम देखेंगे।
उसकी आंखें लाल चमकती हैं और वो युकी का इस्तेमाल करके दोनों को एक साथ खत्म करने की योजना बनाता है। हम देखते हैं कि असली जो अपने लुक अलाइक के साथ है, जो बिना सवाल किए उसके हर आदेश का पालन करता है। गून बॉक्स पकड़े रहता है और ओरिगेमी बटरफ्लाई हरी रोशनी में चमकने लगती है। सीन बदलता है और हम शहर के बीच एक ऊंची इमारत देखते हैं, तारे भरी रात के नीचे। इमारत की छत पर हमारा हीरो शहर को देखते हुए हाल की घटनाओं पर विचार करता है। उसके हाथ में तेजी से चमकती ओरिगेमी बटरफ्लाई होती है। हल्की मुस्कान के साथ उसे याद आता है कि उसने आयमा से कहा था कि वे जल्द मिलेंगे। फिर बटरफ्लाई उड़ते हुए शहर में आगे बढ़ती है और उसके टारगेट तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तावीज़ रुक जाता है, ये संकेत देते हुए कि दुश्मन उसी इमारत के अंदर है। वो जान लेता है कि ये बिल्डिंग आयमा फैमिली की है और इन्फिल्ट्रेशन की तैयारी करता है। बिना समय गवाए हमारा प्रोटैगनिस्ट छत से कूद जाता है और अपने प्लान की शुरुआत करता है। दृढ़ नज़र के साथ वो चिल्लाता है कि असली मज़ा अब शुरू होने वाला है। उधर नाना होशिसु अपने दुर्लभ पौधों को निहार रही होती है, जिनमें हर 3 साल में फल लगते हैं। वो इन्हें 3 महीने बाद होने वाले कल्टीवेटर टूर्नामेंट में ट्रेड करने की योजना बनाती है। अचानक उसे एक अजीब प्रेजेंस महसूस होती है और वो पूछती है कि कौन आ रहा है। एक शैडोई फिगर उसकी सेंसेस की तारीफ करता है, उसकी चोटों और कमजोर कल्टीवेशन के बावजूद। तभी गंजा मंक लाल ऑरा के साथ सामने आता है और कहता है कि वो अब भी शार्प है। चौंकते हुए नाना समझ जाती है कि घुसपैठिए भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। वो पूछती है कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं, साथ ही भागने का रास्ता सोचती है। लेकिन मंक हंसता है और पूछता है कि क्या होशिसु फैमिली की हेड भागने वाली है। मोटा मंक कहता है कि शेर खरगोश का शिकार भी पूरी ताकत से करता है। नाना समझ जाती है कि दोनों उसके साथ बेहद सतर्क हैं। हल्की मुस्कान के साथ वो पूछती है कि उनका असली मकसद क्या है। मोटा मंक कहता है कि वो उनके साथ चले और कोई बेवकूफ़ी न करे, जबकि गंजा मंक सुझाव देता है कि उसके हाथ पैर तोड़ देना आसान होगा। तभी नाना एक अजीब पौधे को छूती है और पूछती है कि वे समझते हैं ये जगह क्या है। वो पौधे से गैस छोड़ती है और कहती है कि वो उन्हें अच्छे से एंटरटेन करेगी। गंजा मंक धुएं से चौंक जाता है और पूछता है ये क्या है। दूसरा मंक मुंह ढक लेता है और समझ जाता है कि ये शक्तिशाली जहर है। नाना बताती है कि मुंह में घास की एक पत्ती होने से जहर उस पर असर नहीं करता और इससे उसे समय मिलेगा। वो तय करती है कि उसे भागना होगा, क्योंकि 2 ओपोनेंट्स के खिलाफ उसका कोई चांस नहीं है। तभी उसके सामने लाल आंखों की एक जोड़ी उभरती है, खतरनाक ऑरा के साथ। नाना हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती क्या हो रहा है। एक शैडोई फिगर दिखाई देती है और वो सोचती है कि क्या ये आर्ट ऑफ शैडोज है। इससे वो समझ जाती है कि सामने वाला हिडन शैडो सेक्ट से है। वो पुष्टि करता है कि वो हिडन शैडो सेक्ट से है और उन्होंने 100 हर्ब सेक्ट को नष्ट कर दिया। नाना सोचती है कि उनका समय अभी नहीं आया था और वो कौन है। जब वो चेहरा देखती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक मुस्कान। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पहचान बताता है और पूछता है कि क्या वो हैरान है। दूर कहीं एक गार्ड जम्हाई लेता है और कहता है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है और वो अब कुछ खाने जा सकता है। उसका साथी सहमत होता है और ठंड के कारण हॉट स्ट्यू लेने का सुझाव देता है। उनमें से एक सोचता है कि लॉर्ड जो क्या खा रहा होगा और मान लेता है कि कोई गौरमे फीस्ट होगी। शैडो क्लाउड स्टेप का इस्तेमाल करते हुए हमारा हीरो गार्ड्स के पास से बिना देखे निकल जाता है। ताबीज़ हाथ में लिए वो सोचता है कि क्या ये सच में असली जो आइमा का कमरा है। ओरिगामी बटरफ्लाई उड़कर एक दरवाजे के सामने रुक जाती है, सही जगह दिखाते हुए। वो दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि एयर अंदर नहीं है। वो सोचता है कि वो कहाँ गया होगा। उधर असली जो एक गंदे कमरे में इंस्टेंट नूडल्स खा रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई चॉइस नहीं थी और अब भी हालात वैसे ही हैं। नूडल्स खाते हुए वो सोचता है कि क्या वो कभी मैंशन में रहकर अच्छा खाना नहीं चाहता था। हाथ में फोक लिए लुकलाइक सोचता है कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई। नफरत से भरा वो पूछता है कि सिर्फ ओरिजिनल जैसा दिखने के लिए उसे इतना क्यों सहना पड़ता है। उसे याद आता है जब असली जो ने उसे कार में बांध कर रखा था। बॉस उसे घूरकर याद दिलाता है कि अगर सच्चाई बाहर आई तो क्या होगा। ठंडी आवाज में वो कहता है कि वो सिर्फ एक फेक है जिसे पास में जिंदा रखा गया है। बंधा हुआ और रोता हुआ लुक अलाइक सुनता है कि उसकी इकलौती वैल्यू ओरिजिनल की कॉपी बनना है। वो बॉक्स न खोलने के आदेश पर हंसता है और उसे खोल देता है। ओरिगामी बटरफ्लाई तेज हरी रोशनी में चमकती है और उड़ जाती है। वो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता ये क्या है। तभी उसके पीछे एक शैडो उभरती है और वो पूछता है कि कमरे में कौन है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जोरदार पंच मारता है और वो दर्द से चीख उठता है। जमीन पर गिरा हुआ वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है, जबकि हमारा हीरो उसे गंभीर नजर से देखता है। वो समझ जाता है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों नहीं महसूस हुई और पूछता है कि क्या वो उसे पहचानता है। डर से कांपता हुआ लुकलाइक चिल्लाता है कि वो जो आइमा है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो सिर्फ एक फेक है। लाल चमकती आंखों के साथ वो पूछता है कि असली जो आइमा कहाँ है।
एक अंधेरी गली में गूंस एम्बुश की तैयारी करते हैं। उनका लीडर फोन पर कहता है कि टारगेट हमेशा यहीं से गुजरता है और एम्बुश रेडी है। वो वादा करता है कि टारगेट के हाथ पैर तोड़कर उसे लॉर्ड जो तक पहुंचा देगा। आत्मविश्वास के साथ हमारा हीरो गली की ओर बढ़ता है। वो सोचता है कि स्पिरिचुअल आइटम का होना क्या किसी फोर्थ स्टेज कल्टीवेटर का संकेत है। स्पिरिचुअल आइटम खास एबिलिटीज वाला टूल होता है जिसे भारी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया जाता है। ऐसा आइटम बनाना सिर्फ फोर्थ स्टेज कल्टीवेटर के प्रिसाइज कंट्रोल से संभव है। लेकिन अगर आइमा फैमिली के पास स्पिरिचुअल स्प्रिंग है तो कहानी बदल जाती है। वो तय करता है कि आइमा से निपटने के बाद वो र्यूदा स्प्रिंग ढूंढेगा। तभी अटैकर्स उसे घेर लेते हैं और लीडर कहता है कि वो देर से आया। हमारे प्रोटैगनिस्ट का सामना उन थग्स से होता है। लीडर हंसकर कहता है कि किसी ने उसे खत्म करने के लिए मोटी रकम दी है। बैंगनी ऑरा के साथ हमारा हीरो मुस्कुराता है। लीडर चिढ़कर आदेश देता है और गूंस हमला कर देते हैं। लीडर अपने बेस्ट मैन लाने पर घमंड करता है, लेकिन पल भर में हमारा हीरो सबको गिरा देता है। लीडर दंग रह जाता है। एक के बाद एक डेवास्टेटिंग पंचेस पड़ते हैं। लीडर चिल्लाता है कि ये नामुमकिन है। सबके गिरने पर हमारा हीरो पूछता है कि हमला किसके आदेश पर हुआ। दूसरी ओर नाना होशिसु के रेजिडेंस में सब कुछ तबाह पड़ा है। यूकी पहुंचती है और गार्ड्स जांच कर रहे होते हैं। एक गार्ड रूफटॉप कैमरा की फुटेज दिखाता है और बताता है कि रात 1 बजे 2 मंक्स ने हमला किया था। वो बताता है कि कुल 3 इंट्रूडर्स थे। यूकी फुटेज देखती है और तीसरे हमलावर को पार्टी वाला हमारा प्रोटैगनिस्ट पहचान लेती है। स्क्रीन पर याएमोरी का चेहरा देखकर वो मुस्कुराती है। तभी एक लिमुजीन अमीर इलाके के घर के सामने रुकती है। फोन हाथ में लिए यूकी दृढ़ नजर से याएमोरी की लोकेशन खोजने का फैसला करती है। उसे एक फोटो और 432 ईमिया स्ट्रीट का एड्रेस मिलता है। वो घर को घूरते हुए पुष्टि करती है कि यही सही जगह है। गुस्से में वो सोचती है कि याएमोरी उसके रिश्तेदार के पीछे गया। तभी फुनाकी टूटी हुई बांह के साथ आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। युवती उसे घूरती हुए मांग करती है कि वो उसे तुरंत यामोरी के पास ले जाए, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसकी आंट का अपहरण किया है। और इस तरह वो उसे अंदर ले जाता है और बताता है कि वो आदमी इस वक्त मैंशन में ही है। अंदर प्रवेश करते ही वो कई लोगों को काम करते देखती है और सोचती है कि क्या ये सब उसके सबॉर्डिनेट्स हैं। पूर्व गैंग लीडर पास आता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को पानी का गिलास ऑफर करता है। कुर्सी पर आराम से बैठे हुए वो उसकी आवाज सुनता है और पलट कर देखता है। उसे वहां देखकर हैरान रह जाता है। यूकी गुस्से में आगे बढ़ती है और चिल्लाकर कहती है कि वो तुरंत उसकी आंट को रिहा करे ताकि मामला सुलझ सके। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस आरोप से पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि वो आखिर किस बारे में बात कर रही है। युवती उसके बिल्कुल पास आकर कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि उसकी आंट को किडनैप करने का मतलब क्या था। चिढ़े हुए अंदाज में हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में उसे ही किडनैपर समझ रही है। इस पर यूकी गुस्से में चिल्लाती है कि डम बनने की कोशिश मत करो और अपने टैबलेट पर सबूत दिखाती है। फुटेज में एक ऐसा शख्स दिखता है जो बिल्कुल हमारे हीरो जैसा है और उसके साथ नाना तबाह हुए रूफटॉप पर मौजूद है। रिकॉर्डिंग में वो सपोज्ड यामोरी बेहद विकेड और सस्पिशियस स्माइल के साथ दिखाई देता है। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि किसी ने उसकी नकल करके उसकी आंट का अपहरण किया है। गुस्से से भरी हुई यूकी कहती है कि वो उसकी रिलेटिव को वापस करे, वरना वो अपनी पावर से उसे सजा देगी। यामोरी सब कुछ साफ साफ नकार देता है और कहता है कि वो कभी भी आधी रात को उसके घर नहीं जाएगा। यूकी ये सुनकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये सच में उसी का किया हुआ नहीं है। तभी एक्स लीडर लॉर्ड जो के साथ हुई कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री दिखाता है ताकि उसका एलिबाय साबित हो सके। फिर भी युवती पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को लेकर सवाल करती है। इसके जवाब में वो एक और जगह पर रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिखाता है जो उसके अपने सबूत के तौर पर होता है। उस वीडियो में फेक आदमी खुद को सिर्फ एक लुक अलाइक बताता है जो असली जो की नकल करता है। वो आगे समझाता है कि असली बॉस एक रिंग का इस्तेमाल करके खुद को गार्ड के रूप में डिस्गाइज करता है। यूकी का मुंह खुला रह जाता है और वो सोचती है कि क्या जो सच में इस तरह अपना रूप बदल सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पुष्टि करता है कि ऐसा करने के लिए उसके पास कोई स्पिरिचुअल आइटम होना जरूरी है। ये सुनकर यूकी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि लॉर्ड जो के पास इतना कीमती और रेयर आइटम हो सकता है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि पूरा प्लान यही था कि उसकी इंपर्सोनेशन करके उसे फंसाया जाए। गुस्से से भरी हुई युवती कहती है कि वो सब कुछ खुद संभाल लेगी, लेकिन यामोरी उसे चेतावनी देता है कि उसकी आंट अभी भी खतरे में है। घबराई हुई यूकी चिल्लाकर पूछती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो चुपचाप बैठ नहीं सकती। तभी यामोरी बताता है कि दुश्मन की ही योजना को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का एक तरीका है। हल्की सी स्मर्क के साथ वो कहता है कि अब वे जो को उसकी ही कब्र खुद खोदने पर मजबूर करेंगे। कहीं और एक आदमी दर्द से चीखता है क्योंकि उसका गला घोंटा जा रहा होता है। जमीन पर फेंके जाने से पहले उसके शरीर से पर्पल फ्लेम्स निकल रही होती हैं। असली विलन उसके ऊपर खड़ा होता है जो एक पर्पल ऑरा में लिपटा हुआ है और वो बेरहमी से टिप्पणी करता है कि एक आम इंसान का स्वाद सच में बहुत मामूली होता है।
वो उस मस्कुलर मॉन्क की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या सब कुछ तैयार है। मॉन्क समझाता है कि आम लोगों की लाइफ एनर्जी अब जो ईमा के कल्टीवेशन को बनाए रखने के लिए काफ़ी नहीं है। खुशकिस्मती से एक बार जब वो 100 अर्ब सेक्ट की बची हुई सदस्य की लाइफ एनर्जी को सोख लेगा तो वो कल्टीवेटर्स की रैंक में शामिल हो सकेगा। और वो आगे बताता है कि उसके जूनियर भाई ने उसे पहले ही पकड़ लिया है। लालची और उत्साहित होकर जो ईमा अपनी मुट्ठी भींचता है और घोषणा करता है कि एक बार जब वो पहले कल्टीवेशन स्टेज पर पहुंच जाएगा तो वो एल्डर्स काउंसिल में एक सीट सुरक्षित कर लेगा और मॉन्क्स को हिडन सेक्ट के लिए रिकमेंड करेगा। मस्कुलर मॉन्क ग्रेसफुल तरीके से झुकता है। उसी पल दूसरा मॉन्क आता है और रिपोर्ट करता है कि कुसाका ने मकुटो को पकड़ लिया है और वो पूछता है कि जो ईमा उसके साथ क्या करना चाहता है। जो ईमा पागलों की तरह हंसने लगता है और आदेश देता है कि मकुटो को गुयान टेम्पल भेजा जाए, लेकिन उसे सख्ती से जिंदा रखा जाए क्योंकि वो उसे यूकी को सौंपने से पहले खुद अपने हाथों से उसकी जीभ खींचना चाहता है। सीन शानदार गुयान टेम्पल में शिफ्ट होता है जहां सूट पहने हुए आदमी एंट्री गेट पर पहरा दे रहे हैं। एक गार्ड दूसरों को बात करने के लिए डांटता है और उन्हें याद दिलाता है कि यंग मास्टर सन ने उन्हें कैदी पर नजर रखने के लिए पैसे दिए हैं, न कि आराम करने के लिए। दूसरा गार्ड चुपके से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो किसी मामूली बात को ऐसे मान रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा जरूरी हो। अचानक खबर आती है कि यंग मास्टर सन खुद वहां आ गए हैं। जो ईमा एक शानदार सफेद सूट पहने हुए अंदर आता है और उसमें इतना ज्यादा घमंड झलक रहा होता है कि सभी सबॉर्डिनेट अपने सिर झुका लेते हैं। हरिगाया घबराते हुए पूछता है कि यंग मास्टर खुद क्यों आए, लेकिन जो ईमा इस चिंता को खारिज कर देता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। फिर वो हरिगाया को आदेश देता है कि वो सभी कम्युनिकेशन डिवाइस फेंक दे और पूरी तरह से बंधे हुए कैदी को अपने साथ पहाड़ से नीचे ले आए। इस अजीब आदेश से हैरान होकर हरिगाया हिचकिचाता है और जो अपनी जलती हुई पर्पल आंखों से उसकी ओर मुड़ता है और बेरहमी से पूछता है कि क्या उसे काम करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। डरा हुआ हरिगाया तुरंत आदेश मानता है और बिना कोई सवाल पूछे अपने आदमियों को वहां से हटा लेता है। आंगन में अकेले बचे हुए हरिगाया बड़बड़ाता है कि कुछ बहुत गलत लग रहा है। इस बीच पसीने से तरबतर हरिगाया दूर चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि यंग मास्टर का उसे सिर्फ उसके नाम से बुलाना बहुत अजीब है। एक सफेद ट्रक स्टार्ट होता है और रात के अंधेरे में प्राचीन मंदिर से दूर चला जाता है। प्लान के मुताबिक गार्डन को खाली कर दिया गया था और सबॉर्डिनेट्स को घटनास्थल से बहुत दूर ले जाया गया था। आंगन में एक सिपाही ने नकाबपोश आदमी को आदेश दिया कि वो मकुटो को, जिसके हाथ बंधे हुए थे, अंदर ले जाए ताकि उसे यंग मास्टर सन के सामने पेश किया जा सके। हुड वाले चेले ने मकुटो के कंधे को जोर से धक्का दिया और गुर्राते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वो तमीज से पेश आए और अपनी औकात में रहे। अचानक हवा में तालियों की तेज गूंज सुनाई दी, जिसने गार्ड को टोक दिया और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जो येमा एक गंभीर अंदाज के साथ प्रकट हुआ और उसके दोनों तरफ 2 गंजे बॉडीगार्ड खड़े थे। उसने पूरी तरह से झूठी मुस्कान के साथ कहा कि वो और मकुटो फिर से मिल रहे हैं। मकुटो ने तुरंत अपने दुश्मन को पहचान लिया। उसकी नजर रेजर की तरह तेज हो गई और उसने बेरहमी से पूछा कि जो येमा उसके साथ क्या करना चाहता है। आंगन के बीच में घमंड से खड़े होकर जो येमा ने उसका मजाक उड़ाया और ताना मारते हुए पूछा कि क्या उसने कभी इतने बुरे अंत की कल्पना की थी। एक गंभीर चेहरे के साथ करीब आते हुए उसने गजब के कॉन्फिडेंस के साथ व्यंग्य करते हुए पूछा, वो बहादुरी कहाँ गई जो मकुटो ने बैंक्वेट में दिखाई थी। फिर अचानक गुस्से में आते हुए उसने अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया कि मकुटो एक कीड़े से बढ़कर कुछ नहीं है, जिसने उसके ठीक सामने यूकी से बात करने की हिम्मत की। और उसने मकुटो के सीने पर उंगली चुभोई। जो ईमा ने माना कि उसकी सबसे बड़ी गलती उस बेकार हाशिमोटो को काम करने देना था, जो मकुटो के जिंदा बचने की इकलौती वजह थी। शांत रहते हुए मकुटो ने हाशिमोटो के साथ अपने रिश्ते के बारे में समझाया और फिर जो से पूछा कि उसे निशाना बनाने की उसकी असली वजह क्या है। जो ने अपने चश्मे के पीछे से खौफनाक और शातिर मुस्कान दी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था क्योंकि उसने खुद से ही इस वजह पर सवाल किया। फिर गुस्से में फटते हुए वो इस बात पर दहाड़ा कि मकुटो जैसे कचरे का कभी यूकी का मंगेतर होना उसकी जिंदगी का एक नाकाबिले बर्दाश्त दाग था और उसने ऐलान किया कि वो सिर्फ उसकी है। मकुटो ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो और नफरत से पूछा कि क्या वो सच में इतनी बेतुकी बात पर उसे मारना चाहता है। जो अचानक पागलों की तरह हंसने लगा और उसके चारों ओर पर्पल एनर्जी की एक लहर घूमने लगी। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मकुटो को अभी मारना पूरी तरह से एक बर्बादी होगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पल शैडो प्रकट हुआ जो गर्व से खड़ा था। जो उन्हें घोषणा की कि मकुटो जैसे मामूली इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा शानदार चमत्कार कभी नहीं देखा होगा। मकुटो ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस अजीब चीज को ध्यान से देखा और चुपचाप ये अंदाजा लगाने लगा कि क्या ये कोई समनिंग टेक्निक है या कोई डेमोनिक आर्ट। जो येमा ने फिर अपने काले इरादों का खुलासा किया। उसने मकुटो के शरीर की बलि देने का प्लान बनाया था, जिसके पास कमाल की वाइटैलिटी थी और वो उसे उस शैडो को अर्पित करना चाहता था ताकि वो पूरी तरह से इमॉर्टल कल्टीवेशन रेल्म में प्रवेश कर सके। उसका चेहरा बेहद एक्साइटमेंट से मुड़ गया था। उसकी आंखें लालच से जल रही थीं और उसने कसम खाई कि वो सभी इंसानों द्वारा पूजा जाने वाला सुप्रीम गॉड बन जाएगा।
अभी भी शांत रहते हुए मकुटो ने उससे सवाल किया, ये पूछते हुए कि अगर वो सच में इतना ताकतवर था तो उसने उसे जिंदा रखने के बजाय उसे सीधे मार क्यों नहीं दिया। और ये कहते हुए उसने अपनी उंगली की अंगूठी को सहलाते हुए एक घमंडी मुस्कान दी। जो यमा ने खुलासा किया कि उसने जानबूझकर किडनैपिंग के बारे में सुराग छोड़े थे ताकि युकी को लगे कि मकुटो ही अपराधी है और वो उसे मारने आए। अंधेरे में शान से खड़े होकर नीले और पर्पल चमक से घिरे हुए उसने अपने परफेक्ट जाल का आखिरी फैसला सुनाने की तैयारी की। एक विजयी मुस्कान के साथ मकुटो की ओर इशारा करते हुए उसने उस पर नाना के किडनैपर और कातिल होने का झूठा इल्जाम लगाया। घबराने के बजाय मकुटो ने बस अपने होठों को घुमाकर एक मजाकिया और गहरी मुस्कान दी और शांति से टिप्पणी की कि जो येमा ने अभी अभी खुद सब कुछ कबूल कर लिया है। अपनी जीत के जश्न के बीच जो येमा जम गया। उसने शक से अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा कि मकुटो के कहने का क्या मतलब है। बहुत ही आसानी से मकुटो ने अपनी रस्सियां तोड़ दी, पीछे मुड़ा और अपने पीछे खड़े उस रहस्यमयी नकाबपोश इंसान से पूछा कि क्या उन्होंने ये कबूलात साफ साफ सुना है। उस इंसान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी कैप का वाइजर हटा दिया। एक ठंडी महिला की आवाज ने कंफर्म किया कि उसने बिना कुछ छोड़े एक एक शब्द सुन लिया है। जब नकाब हटाया गया तो युकी सामने आई, जिसकी आंखें गुस्से से भड़क रही थीं। अपने दांत पीसते हुए उसने घोषणा की कि उसने सब कुछ बिल्कुल साफ सुन लिया है। जो आयमा उस औरत को देखकर घबरा गया जिसे वो सबसे ज्यादा पाना चाहता था। बुरी तरह हकलाते हुए उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि नाना अभी भी सुरक्षित है और वो सिर्फ मकुटो को डराने के लिए मजाक कर रहा था। युकी ने उसकी बात सुनने की जहमत भी नहीं उठाई। उसका ऑरा तेजी से बाहर निकला और एक तेज हवा छोड़ते हुए वो चिल्लाई कि उसे उसकी आंटी को तुरंत रिहा करना होगा। एक हरी स्पिरिचुअल ग्लो ने उसे घेर लिया जब उसने चेतावनी दी कि अगर उसने मना किया तो वो आयमा परिवार को नहीं छोड़ेगी। ये एहसास होने पर कि वो जाल में फंस गया है, जो नफरत से भरे हुए चेहरे के साथ मकुटो की ओर मुड़ा और उसे मात देने की हिम्मत करने के लिए एक पागल की तरह दहाड़ने लगा। मकुटो ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए उसे शांति से याद दिलाया कि उसने अपने गुनाह खुद कबूल किए हैं। अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद करते हुए और अपना सिर हिलाते हुए मकुटो ने मजाक उड़ाया कि वो सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंच सकता है। जो आयमा सच में बर्दाश्त के बाहर बेवकूफ था। उसकी आंखें एकदम से खुली, तेज और बर्फीली, उस नफरत से भरी हुई जिसने सॉन के गुरूर को छलनी कर दिया। गुस्से में आकर जो ने मकुटो का नाम चिल्लाया। उसके गुस्से ने हवा को हिला दिया और उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमकने लगी। उसे इग्नोर करते हुए युकी ने मकुटो को वहां से चलने के लिए कहा और समझाया कि उसने होशिसु परिवार को पहले ही खबर दे दी है और अभी के लिए हालात कंट्रोल में हैं। उसे चिंता से देखते हुए उसने गंभीरता से चेतावनी दी कि जो एक बहुत ताकतवर कल्टीवेटर है, ऐसा इंसान जिसका सामना मकुटो जैसे मामूली इंसान को नहीं करना चाहिए। उन्हें इतने करीब देखकर जो जलन से अपने दांत पीसने लगा और गुस्से में चिल्लाया। उसने पूछा कि उनकी उसे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे हुई। अपना होश खोते हुए उसने इशारा किया और अपने बॉडीगार्ड्स को मकुटो को तुरंत जान से मारने का आदेश दिया ताकि वो अपना अपमान मिटा सके। युकी तुरंत मकुटो के सामने आ गई। उसके चारों ओर एक शानदार नीली आग भड़क उठी और उसने सख्ती से घोषणा की कि कोई भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन वे दो गंजे कल्टीवेटर्स नहीं हिचकिचाए। उन्होंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया और जानलेवा इरादे के साथ सीधे लड़ाई में कूद पड़े। उसी समय जो आयमा ने धमकी देते हुए एक चमकता हुआ फोन उठाया और युकी को मकुटो और नाना की जिंदगी में से किसी एक को चुनने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि एक कॉल से उसकी आंटी तुरंत मर जाएगी, वो निराशा में जम गई। युकी को एहसास हुआ कि वो फंस गई है। तभी मकुटो शांति से उसे बचाने के लिए आगे आया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, जिसने उसे हैरान कर दिया। फिर उसने उसे अपने फोन पर एक फोटो दिखाई और घोषणा की कि वो पहले ही नाना को बचा चुका है और उन्हें उसी समय सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। वो तस्वीर देखकर जो डर के मारे पीला पड़ गया। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मकुटो ने चुपके से उसके डिफेंस को तोड़ दिया था। वो उस सर्विलांस स्क्रीन को घूर रहा था जो अब लटकती हुई जंजीरों वाला एक खाली कमरा दिखा रही थी। वो मन ही मन चीहा, ये सोचते हुए कि उसके नाकारा सबऑर्डिनेट कहाँ चले गए। समय 15 मिनट पीछे जाता है, ज्ञान टेम्पल के पीछे वाले पहाड़ की तलहटी में, जहां जो ने अपने सभी आदमियों को कैदी की निगरानी करने और अपना प्लान तैयार करने के लिए इकट्ठा किया था और वो अपने गार्ड्स के बीच गर्व से खड़ा था। उसने सभी को अपनी जगह पर रहने और अपने दुश्मनों को डराने के लिए सही समय का इंतजार करने का आदेश दिया। फिर वो अपनी धमकी भरी कॉल करने के लिए आराम से दूर चला गया। इस बात से अनजान की तबाही पहले ही आ रही है। जब वो पेड़ों के बीच चुपके से अपना फोन चेक कर रहा था, उसे अचानक मकुटो का एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि नाना को पहले ही पहाड़ से सुरक्षित नीचे लाया जा चुका है और अब बस होशिसु परिवार का आना बाकी है। उसके अंदर गुस्सा फूट पड़ा और उसका पर्पल ऑरा तेजी से भड़कने लगा। अपने दांत पीसते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके ही किसी आदमी ने उसे धोखा दिया होगा।
दूर से मकोटो को देखते हुए उसके दिल में डर पैदा हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि मकोटो ने धूप में अपने हर कदम को भयानक सटीकता के साथ कैलकुलेट किया था। मकोटो की शांत और ठंडी नज़र का सामना करते हुए जो आइमा को शक होने लगा। वो सोचने लगा कि क्या ये आदमी सच में परिवार का कोई नाकारा सदस्य था। अपना सारा आपा खोते हुए उसने इशारा किया और अपने गार्ड्स पर चिल्लाया कि वो मकोटो को तुरंत मार दें, और घोषणा की कि वो खुद यूकी को रोक कर रखेगा। दोनों दिग्गज एक ऐसी कुचल देने वाली रफ्तार के साथ आगे बढ़े जिसने जमीन को हिला दिया। यूकी ने दबी आवाज में गाली दी और भागने के लिए मकोटो का हाथ खींचा। अचानक एक शानदार विनाशकारी पर्पल एनर्जी वाला पंजा दुश्मन के हाथ से निकला, जो हवा को चीरते हुए बेरहमी से उनका पीछा करने लगा, जिसने उन्हें जानलेवा और धोखेबाज हमलों से बाल बाल बचने पर मजबूर कर दिया। न जाने कहां से चमकते हुए पिंक एनर्जी बैंड्स दिखाई दिए और उन्होंने यूकी के हाथ पैरों को कसकर बांध दिया। उसने बेकार में संघर्ष किया और डर के मारे चीखने लगी कि वो अब हिल नहीं सकती। ऊपर से जो पागलों की तरह हंसा और उसे मकोटो की दर्दनाक मौत देखने के लिए मजबूर किया, जबकि मकोटो ने उसे भागने के लिए बहुत ही बेबसी से पुकारा। उसी समय बॉडीगार्ड्स ने एक साथ हमला किया, खत्म करने के पक्के इरादे के साथ। जो ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ मजाक उड़ाया और घोषणा की कि यूकी अमाया, तुम कुछ भी नहीं बचा सकती। यूकी डर से कांप उठी और पछताने लगी कि ये सब मेरी गलती है। मैंने दुश्मन को बहुत कमजोर समझा, मुझे उसके साथ कभी नहीं आना चाहिए था। घिरे होने के बावजूद मकोटो शांत रहा। उसने अपनी एनर्जी को इकट्ठा किया और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अचानक वो अंधा कर देने वाली स्पीड से आगे बढ़ा और गायब हो गया, जिससे दोनों बॉडीगार्ड्स पूरी तरह से हैरान रह गए। तुरंत उनमें से एक के पीछे आते हुए मकोटो ने उसका सिर पकड़ लिया। जैसे ही वो गुंडा अविश्वास से चीखा, मकोटो ने अपने क्लाउड शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। ताकत के इस नज़ारे ने यूकी को चौंका दिया। सदमे से उसका मुंह खुला रह गया और वो सोचने लगी कि मकोटो की ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है। दूसरे बॉडीगार्ड को न रोके जा सकने वाले फोर्स के साथ हवा में उड़ा दिया गया। फिर पहला हारा हुआ गुंडा एक अजीब तरह के पीले लिक्विड में बदलने लगा, जो जमीन पर उबल रहा था और अपने आप हिल रहा था। कुछ ही पलों में वो लिक्विड ऊपर की ओर घूमा और वापस उसके शरीर का आकार ले लिया। दोबारा जिंदा हुए गार्ड ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह एक बॉडी सब्स्टिट्यूशन टैलिस्मन है जिसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसके चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा, क्योंकि उसने मकोटो को अपने पीछे महसूस किया, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। एक विनाशकारी स्पीड के साथ मकोटो ने उसे एक स्पिरिट्स एनर्जी पंच मारा, जिसने उसे फिर से उड़ने पर मजबूर कर दिया और वो दूर से देखने लगा। जो ने हैरानी से बड़बड़ाया कि ऐसी स्पीड साफ तौर पर किसी आम इंसान की नहीं हो सकती, जो नीले ऑरा में लिपटा हो। मकोटो तनकर खड़ा हो गया और जो ने अविश्वास से फुसफुसाते हुए कहा, मकोटो, तुम असल में एक कल्टीवेटर हो। ये सच्चाई जानकर यूकी पूरी तरह से हैरान रह गई और वो चिल्लाई कि क्या मकोटो एक कल्टीवेटर है? अपने पैरों को स्पिरिचुअल फ्लेम्स में लपेटे हुए शांति से आगे बढ़ते हुए मकोटो ने सान सबिन से कहा, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जल उठी जब उसने अपने दुश्मन के हर एक गुनाह को याद किया। कैसे उन्होंने उसे जेल भेजा, लोगों को उस पर हमला करने के लिए काम पर रखा, आदमियों को उसका शिकार करने के लिए भेजा, उसके दोस्त को किडनैप किया और उसके कुत्ते को चोट पहुंचाई। इन हरकतों ने उन सभी को खतरे में डाल दिया जिनकी वो परवाह करता था। मकोटो ने घोषणा की कि शुरुआत से ही जो आइमा उसके आसपास भिनभिनाने वाली एक मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं था। अपनी लाल जलती हुई आंखों के साथ उसने चेतावनी दी कि उसने इसे बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त किया है और अब इसे हमेशा के लिए चुप कराने का समय आ गया है। हारे हुए गार्ड के ऊपर जीत के साथ खड़े होकर मकोटो ने जो का सामना किया, जो बिल्कुल नहीं हिला। जो ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मकोटो एक कल्टीवेटर है, और फिर उसने एक डार्क एंटिटी को बुला लिया, ये मानते हुए कि वो शुरुआत में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वो डिमोनिक क्रीचर विनाशकारी डार्क पावर को छोड़ते हुए मकोटो की ओर लपका। हारा हुआ बॉडीगार्ड जमीन से उठती हुई एक पर्पल शैडो द्वारा निगल लिया गया। उसका शरीर दर्द से ऐंठने लगा। मकोटो ने हैरानी से देखा और महसूस किया कि इस तकनीक में टेलीपोर्टेशन का भी फंक्शन था, और वो सोचने लगा कि क्या ये इस दुनिया का कोई कल्टीवेशन मेथड है। जो एमा ने बेरहमी से ऐलान किया कि क्योंकि उसके दोनों कचरा गार्ड्स किसी काम के नहीं थे, इसलिए वे उसका हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि शैडो आर्ट के लिए एक कल्टीवेटर को निगलना जरूरी होता है, पागलों की तरह हंसते हुए उसने घमंड दिखाया कि उसने एक साथ कल्टीवेटर्स को सोख लिया है। एक पर्पल रोशनी की चमक के साथ गार्ड की लाइफ एनर्जी उसके शरीर से खींच ली गई। ताकत पाकर जो ने घोषणा की कि वो लेजेंडरी फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच गया है। मकोटो हैरानी से देखता रहा, ये समझते हुए कि उसके दुश्मन ने अभी अभी 2 लोगों के कल्टीवेशन बेसिस को निगल लिया था, और उस अंधेरे के बीचों बीच एक रहस्यमयी आंख के आकार का आर्टिफैक्ट बुरी एनर्जी के साथ धड़क रहा था। जबकि शैडो पावर में लिपटे जो ने एक पागल मुस्कान के साथ चेतावनी दी कि अगला नंबर उसका है।
इस बीच युकी ने अपने घमंड के लिए खुद को कोसा। उसे पछतावा हुआ कि वो पहले क्यों नहीं समझ पाई कि जो ने अपनी ताकत को कितनी गहराई से छिपा रखा था। वो आगे बढ़ी, ये मानकर कि मकुटो उसकी वजह से खतरे में है, और उसने जो पर चिल्लाते हुए कहा कि उसे जाने दे और उनके बीच के मामले को खुद सुलझाने का ऑफर दिया। जो एमा ने नफरत से उसकी ओर देखा और ताना मारा कि अब भी वो उस कचरे को बचा रही है। शैडो एनर्जी से घिरे हुए उसने मकुटो का नाम पुकारा और अपनी डार्क एंटिटी को फिर से छोड़ दिया। निराश होकर युकी ने मकुटो को बचने के लिए चिल्लाया। अचानक डार्क प्रोजेक्टाइल्स की एक बौछार ने हमले को बीच में ही रोक दिया। रुकते हुए मकुटो तुरंत युकी को बचाने के लिए उसके सामने प्रकट हुआ, एक नीली स्पिरिचुअल शॉकवेव छोड़ने के लिए अपना पैर जमीन पर पटकते हुए। उसका हाथ पकड़कर वो खतरे से बचने के लिए शक्ति के एक घूमते हुए बवंडर के अंदर से उछलकर दूर चला गया। जो ने अविश्वास से पूछा कि मकुटो ने उसके हमले से बचने में कब कामयाबी हासिल कर ली। अपने ऑरा में लिपटे हुए मकुटो ने उसके तथाकथित फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल का मजाक उड़ाया और व्यंग से पूछा कि क्या वो ताकत सच में इतनी प्रभावशाली थी। युकी ने खौफ के साथ महसूस किया कि मकुटो का ऑरा जो के लैंडिंग फोर्स से कहीं ज्यादा था। मकुटो तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक ऐसा विनाशकारी पंच मारा जिसने जो एमा को डार्क खून खांसते हुए हवा में उड़ा दिया। अविश्वास में जो एमा चिल्लाया, ये कैसे मुमकिन है। उस शैडो एंटिटी ने अपने मास्टर की रक्षा करने के लिए फिर से हमला किया। मकुटो ने शांति से एक अभेद्य ढाल की तरह अपने नीले ऑरा के साथ उस पर्पल एनर्जी वेव को रोक दिया। जो ने ताना मारा कि अगर मकुटो एक सेकंड लेवल कल्टीवेटर भी होता तो भी वो उसके शैडो हार्ट द्वारा निगल लिया जाता। मकुटो ने उन डार्क टेंटिकल्स को खुद को लपेटने दिया। फिर वो अचानक स्पिरिचुअल टावर के साथ फट पड़ा और उस पर्पल एनर्जी को चकनाचूर कर दिया। लाल चमकती आंखों के साथ उसने ठंडेपन से घोषणा की कि सच्ची और असली शक्ति के सामने ये तथाकथित शैडो आर्ट बेकार है। उसकी एनर्जी ने उस डेमोनिक मैनिफेस्टेशन को हजारों टुकड़ों में फाड़ दिया। उस मलबे से बाहर आते हुए मकुटो कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराया और ऐलान किया कि उसने जो की ताकत के असली सोर्स को पकड़ लिया है, एक छोटा सा चिपचिपा पर्पल जीव जो एक चीखते हुए कीड़े को पकड़े हुए था। मकुटो ने खुलासा किया कि उसकी शैडो आर्ट असल में एक पैरासिटिक स्पिरिचुअल इंसेक्ट था जो इंसानों की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखता था। नफरत के साथ उसने उसे अपने हाथ में कुचल दिया और अपने दुश्मन की शक्ति के सोर्स को नष्ट कर दिया। पूरी तरह से हारकर जो डार्क खून थूकते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़ा। जमीन पर लेटे हुए वो सोचने लगा कि मकुटो, जिसे परिवार का कचरा माना जाता था, इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। घबराहट में वो चिल्लाया कि मकुटो उसे नहीं मार सकता क्योंकि वो आयमा परिवार का है, जिसके परदादा असली हिडन सेक्ट का हिस्सा थे। उसने धमकी दी कि अगर मकुटो ने उसे मार डाला तो बदले में वो पक्का मरेगा। मकुटो ने हिडन सेक्ट शब्द पर विचार किया, ये सोचते हुए कि क्या इसका मतलब इस दुनिया के कल्टीवेशन सेक्ट से है। जो पागलों की तरह हंसने लगा और चिल्लाए कि उसके शक्तिशाली बैकग्राउंड के सामने मकुटो कुछ भी नहीं है। शांति से मकुटो उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका नीला ऑरा भयानक दृढ़ संकल्प के साथ जल रहा था। जो पर डर हावी हो गया और उसने मकुटो को ध्यान से सोचने की चेतावनी दी और जोर देकर कहा कि वो उसे मारने के अंजाम को भुगत नहीं पाएगा। फिर भी मकुटो आगे बढ़ता रहा। उसका हर एक कदम अटूट इरादे के साथ गूंज रहा था। जैसे ही जो आयमा जमीन पर रेंगने लगा, जमीन पर घसीटते हुए जो ने बहुत ही बेबसी से मकुटो को रुकने का आदेश दिया और घबराहट में पूछा कि वो आगे क्यों बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मकुटो का हाथ नीचे आया, जो ने उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांगी। उसने कसम खाई कि वो मजाक नहीं कर रहा है और अगर उसने उसे मारा तो मकुटो सच में मर जाएगा। डर के मारे वो मानता है कि वो गलत था और उसे जाने देने की विनती करता है, लेकिन अपनी लाल जलती हुई आंखों के साथ मकुटो बेरहमी से उसे नर्क में आराम करने की सजा सुनाता है। बिना झिझके वो एक ऐसा विनाशकारी प्रहार करता है जो उसके दुश्मन के नीचे की जमीन को चकनाचूर कर देता है। अपनी बेड़ियों से आजाद होकर युकी ये सब खामोशी और सदमे में देखती है। कुछ भी बोल न पाने की स्थिति में मकुटो जो के हारे हुए शरीर पर लंबा और प्रभावशाली खड़ा होता है। उसका नीला ऑरा अभी भी ताकत के साथ कड़कड़ा रहा है। जैसे ही धूल बैठती है, मंदिर के प्रांगण की तबाही और लड़ाई का अंत पूरी तरह से सामने आ जाता है। पीछे मुड़ते हुए मकुटो ने युकी को बताया कि सब कुछ खत्म हो गया है और उसे जानकारी दी कि उसे खबर मिल गई है कि उसकी आंटी को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया है। कांपती हुई आवाज के साथ उसने उसे धन्यवाद दिया और ये स्वीकार किया कि वो हमेशा सोचती थी कि वो सिर्फ एक आम इंसान है और उसने कभी ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। पछतावे के साथ देखते हुए उसे खुद में एहसास होता है कि अंत में वही अज्ञानी थी जो खंडहरों के ऊपर बैठी थी। मकुटो ने समझाया कि वो वैसे भी जो को ढूंढता और इसके अलावा उसने वो हासिल कर लिया है जो वो चाहता था। एक सुनहरे आर्टिफैक्ट को ऊपर उठाते हुए वो निष्कर्ष निकालता है कि ये आयमा परिवार का स्पिरिचुअल ट्रेजर होना चाहिए। उसने ध्यान दिया कि हालांकि इसकी कारीगरी बहुत ही साधारण है, फिर भी ये एक ऐसी चीज है जिसे केवल एक फोर्थ स्टेज कल्टीवेटर ही बना सकता था।
उसके पास बैठी युकी ने पूछा कि इतनी भयानक शक्ति के साथ उसे उसके परिवार ने क्यों निकाल दिया था, और तर्क दिया कि वो साफ तौर पर कबीले का मुखिया बन सकता था। उसकी ओर पीठ घुमाते हुए मकूतो ने रूखेपन से जवाब दिया कि अब उसका याइमोरी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही ये भी कहा कि उसकी असली ताकत थर्ड स्टेज के क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही सामने आएगी। ये सुनकर युकी के अंदर एक भयंकर दृढ़ संकल्प जाग उठा और उसने मन ही मन कसम खाई कि उसे किसी भी कीमत पर उस लेवल तक पहुंचना ही होगा। एक दर्दनाक याद उसके सामने आ गई। एक सच्चा कल्टीवेटर बनने की उसकी इच्छा की जड़ें अमाया परिवार के दमनकारी नियंत्रण से बचने में छिपी थीं। मकूतो उसे कुछ पल के लिए चुपचाप देखता रहा। बिना कुछ कहे उसके अंदर के संघर्ष को समझते हुए, शांति को तोड़ते हुए वो उसे उनके सौदे की याद दिलाता है और कहता है कि वो उसके शरीर की समस्या को हल करने में उसकी मदद करेगा। उसे एक चमकती हुई पिल दिखाते हुए वो समझाता है कि ये स्पिरिट डिस्पर्सिंग पिल है, जिसे उसे परेशान करने वाली हिंसक स्पिरिचुअल एनर्जी को घोलने के लिए बनाया गया है। खौफ में उसने पूछा कि क्या इसे घोलने का मतलब ये होगा कि उसका कल्टीवेशन बेस पूरी तरह से गायब हो जाएगा। शांति से मकूतो चेतावनी देता है कि जो प्राचीन तरीका वो अभ्यास करती है वो दोषपूर्ण है, और अगर वो ऐसा ही करती रही तो वो समय से पहले ही मर जाएगी। वो हिचकिचाती है और कहती है कि अगर वो अपनी शक्ति को घोल देती है तो वो जीवन भर के लिए एक आम इंसान बन जाएगी। मकूतो उसे बताता है कि ये उनका अगला सौदा है, जिससे वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसकी भेदने वाली नज़र और लाल चमकती आंखों के साथ वो उससे सीधे पूछता है कि क्या वो सच में इमॉर्टल कल्टीवेशन मेथड सीखना चाहती है। कुछ दिनों बाद एक साफ धूप वाले आसमान के नीचे मकूतो के शानदार घर की घंटी बजती है। वो सावधानी से दरवाज़ा खोलता है, ये सोचते हुए कि उससे मिलने कौन आ सकता है। उसे आश्चर्य होता है जब वो एक शर्माती हुई युकी को देखता है, जो बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में उसका सामान है। घबराते हुए वो समझाती है कि उनके समझौते के अनुसार वो अपना सामान ले आई है और कुछ समय के लिए उसके घर पर रहेगी। उसके लाल चेहरे से कंफ्यूज होकर मकूतो पूछता है कि क्या उसकी चोट फिर से उभर आई है। शर्मिंदा होकर वो धीरे से उसे धकेलकर आगे बढ़ती है और हकलाते हुए कहती है कि वो इस बारे में बात ना करे। जब वे बगीचे से गुजर रहे होते हैं तो वो पूछती है कि क्या वो किसी लंबी यात्रा पर जा रहा है। वो जवाब देता है कि वो जा रहा है, हालांकि उसे नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। मन ही मन मकूतो सोचता है कि आयमा के मामले को सुलझाने के बाद उसे स्पिरिचुअल सोर्स के सुराग ढूंढने के लिए ल्यूशी जाना चाहिए। सिल्वर हार्ट ग्रास की ओर इशारा करते हुए वो समझाता है कि इसके पास कल्टीवेट करना उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ता है वो कोमल है और उसके शरीर को ठीक करने के लिए एकदम सही है। पास में ही उसका छोटा पिल्ला खुशी से उस पौधे की एनर्जी की ओर छिंचा चला आ रहा है। कुत्ते को सहलाते हुए मकूटो कंफर्म करता है कि जाने से पहले वो उनके सौदे के हिस्से के रूप में उसे सच्चा इमॉर्टल कल्टीवेशन मेथड सिखाएगा। फिर एक शरारती मुस्कान के साथ वो उससे कहता है कि जब वो दूर हो तो वो उसके सिल्वर हार्ट ग्रास और उसके कुत्ते दोनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले। हैरान होकर वो टिप्पणी करती है कि उसके चेहरे पर ऐसा भाव देखना बहुत अजीब है। पिल्ले को पकड़ते हुए वो पूछती है कि इसका नाम क्या है। मकूटो हिचकिचाता है, ये सोचते हुए कि क्या उसका मतलब किसी इंसान से है। मुस्कुराते हुए वो पूछती है कि क्या इसका अभी तक कोई नाम नहीं है, और उसे एक नाम चुनने के लिए कहती है ताकि दुनिया उसे याद रखे। जैसे ही पिल्ला उत्सुकता से भौंकता है, मकूटो पुरानी यादों में खो जाता है और उसका नाम रोकू रखने का फैसला करता है। पिल्ला खुशी से भौंकता है और वो मुस्कुराती है, कहती है कि लगता है उसे अपना नया नाम पसंद आया। मकूटो धीरे से बड़बड़ाता है कि ये अच्छा है। उसके अतीत की एक याद अचानक उसके दिमाग में कौंध जाती है। एक जानी पहचानी आवाज रोकू को पुकार रही होती है। उसके साथी भाई रोकू की उसकी शानदार तकनीकों के लिए तारीफ कर रहे होते हैं और उसके धोखेबाज मास्टर की उसे प्यार से छोटा रोकू बुलाने की छवि सामने आती है। जैसे ही भाव साफ होती है, दर्दनाक गूंज मिट जाती है और मकूटो वापस असलियत में आ जाता है। अपने बाथरूम में यूकी अपने बालों को सुखाते हुए थोड़ी शर्माते हुए बाहर आती है, क्योंकि वो पूछती है कि वो किस कमरे में सोएगी। बाद में स्टडी रूम में वो पूछती है कि वो इमा परिवार से कैसे निपटने की योजना बना रहा है। अपना फोन चेक करते हुए मकूटो बहुत ही सामान्य तरीके से जवाब देता है कि सब कुछ तय हो गया है। बिना ऊपर देखे वो उसे बताता है कि वो गेस्ट रूम में सो सकती है, जिसे उसने पहले ही साफ कर दिया है। एक शातिर मुस्कान और चमकती लाल आंखों के साथ वो खुलासा करता है कि दुनिया की नज़रों में ये केवल जो इमा के गायब होने के साथ खत्म नहीं होगा। इस बीच इमा परिवार के पीछे वाले पहाड़ पर जो इमा के जैसा ही दिखने वाला एक बहरूपिया कबीले के सदस्यों से मिलता है, जो मकूटो की योजना को पूरी तरह से अंजाम देता है। एक एल्डर उसे इमा परिवार के मुखिया जो के रूप में संबोधित करता है। वो पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसके परदादा आज एकांतवास से बाहर आएंगे। घबराते हुए पसीना पोंछते हुए नकली जो इमा कहता है कि उसकी जानकारी तो यही बताती है। अचानक एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुलने लगता है और अंदर से शानदार रोशनी निकलती है।
बहरूपिया सदमे से चिल्लाता है कि दरवाजा खुल रहा है, जबकि हर कोई उम्मीद से देख रहा होता है। अंधेरे में से एक बहुत बड़ा पंजा निकलता है। झुकते हुए वो घोषणा करता है कि उसके परदादा बाहर आ गए हैं। एल्डर याद करता है कि इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के लिए समय अलग तरह से बीतता है। 5 साल पलक झपकते ही गुजर गए। तेत्सु इमा थर्ड कल्टीवेशन स्टेज तक पहुंचने के लिए एल्डर को बधाई देता है और उसे एक लेजेंडरी इमॉर्टल घोषित करता है और स्वर्ग जैसी लंबी उम्र की कामना करता है। इमा परिवार के परदादा एक काले जानवर के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं। दिल खोलकर हंसते हुए वो सुबह सुबह इतनी जल्दी इंतजार करने के लिए सभी को धन्यवाद देता है और अपने भतीजे से कहता है कि उसकी जबान अभी भी हमेशा की तरह तेज है। कुलपति फिर नकली सन को आगे बुलाता है। एक औपचारिक बधाई के बाद वो पूछता है कि याएमोरी परिवार के उस लड़के का क्या हुआ। कांपते हुए बहरूपिया कहता है कि मामला छोड़ दिया गया है क्योंकि मकुटो अंततः एक आम इंसान है और उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। छोड़ दिया गया शब्द गूंजता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। लाल चमकती आंखों के साथ एल्डर उसे कड़ी फटकार लगाता है और पूछता है कि सन परिवार का सदस्य होने के नाते वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो चेतावनी देता है कि सिर्फ इसीलिए कि वो उसे छूट देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे बाहर नहीं फेंक देगा, और अगर वो मामले को नहीं संभाल सकता तो उसके परदादा खुद ऐसा करेंगे। वो हिडन सेक्ट के 2 आदमियों जागो और चिकागे को आगे बुलाता है। एल्डर उन्हें शहर जाने का आदेश देता है। नकली जो अंदर ही अंदर घबरा जाता है, ये महसूस करते हुए कि ये बहुत ही विनाशकारी है। पूरी बेरहमी के साथ कुलपति उन्हें उस लड़के का सिर वापस लाने का आदेश देता है। यूकी ने अविश्वास में माकुटो को घूरा और चिल्लाई, तुम सुबह 5 बजे उठ जाते हो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, यहाँ तक कि जब मैं स्पा जाती हूँ तब भी मैं इतनी जल्दी नहीं उठती। उसकी शिकायत सुनकर माकुटो ने शांति से जवाब दिया, स्पिरिचुअल एनर्जी सुबह 5 बजे अपने चरम पर होती है। उस समय तुम्हें आधी मेहनत में दोगुने नतीजे मिलते हैं। इसे पीने के बाद ही हम शुरू करेंगे। बिना ज्यादा हिचकिचाए यूकी ने उसे दिया गया ड्रिंक लिया और एक ही घूंट में पी गई। जैसे ही तरल उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, वो अपने शरीर में प्रवेश करने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी के एक हल्के से अंश को महसूस कर सकती थी। हैरान होकर उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? माकुटो ने समान रूप से उत्तर दिया, ये गैदरिंग स्पिरिट पिल का एक सरल वर्जन है। तुम्हारे शरीर को अभी कोमल स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। असली पिल बहुत ज्यादा उत्तेजक होती। इसे अजवाइन और खीरे के रस में पिल के पाउडर के टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया है। ये हल्का मिश्रण अभी तुम्हारे शरीर के लिए बिल्कुल सही है। अपने दिल में उसने चुपचाप लुयुए महाद्वीप के बारे में सोचा। इसे फूड थेरेपी माना जाता है, यहाँ तक कि शिशु भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया के लोगों के शरीर सच में बहुत नाजुक हैं। फिर उसने दोबारा उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, अब जल्दी करो और कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें असली कल्टीवेशन सिखाऊंगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वो उसे ठीक से रास्ता दिखाने के बारे में पूरी तरह गंभीर था। दृश्य बाहर बगीचे में शिफ्ट हो गया। सुबह की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी और यूकी रास्ते पर दौड़ रही थी। उसकी सांसें थोड़ी उखड़ी हुई थीं। हम सच में ये यहाँ कर रहे हैं? उसने खुली जगह के चारों ओर देखते हुए पूछा। माकुटो पहले से ही शांत बैठा था और उसने उसे निर्देश दिया, प्रकृति अपने आसपास की एनर्जी से भरी हुई है, ये जगह एकदम सही है। कुछ दूरी पर कुछ बुजुर्ग दर्शक उन दोनों को उत्सुकता से देख रहे थे। उनमें से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस उम्र में वो वहां बैठकर क्या कर रहा है? ध्यान लगाने के लिए। दूसरे ने हंसते हुए आगे कहा, इसे ही वे ऐसा प्यार कहते हैं जो आपकी जिंदगी को दाव पर लगा दे। ऐसा जोड़ा जो एक लड़की के नखरे उठा सके, पक्का लंबे समय तक चलेगा। उनके ताने सुनकर यूकी के गाल शर्म से लाल हो गए। शर्मिंदा और घबराई हुई उसने विरोध किया, इसमें से आपको कौन सा हिस्सा कपल जैसा लगता है? उसके बेचैन भाव को देखते हुए माकुटो ने शांति से कहा, शांत हो जाओ, अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करो। यूकी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, अभी भी कंफ्यूज, उसकी सांसें असमान थीं। माकुटो ने धैर्य के साथ आगे कहा, पहले तुम सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जबरदस्ती अपने शरीर में धकेल रही थी, इसीलिए वो खुरदुरी और अस्त व्यस्त एनर्जी के साथ मिल गई। वो एनर्जी आम इंसानों के लिए अदृश्य है, लेकिन वो शरीर का अंतिम बचाव है। तुमने खुद ही उस रुकावट को नष्ट कर दिया। उसकी आवाज स्थिर रही क्योंकि उसने आगे समझाया, कल्टीवेशन ऊर्जा को शुद्ध करने के बारे में है। शुद्ध और कोमल स्पिरिचुअल एनर्जी शरीर को भीतर से मजबूत करती है। तुम्हारे और मेरे बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। तुम लोग इसका केवल 40% ही इस्तेमाल कर सकते हो, मेरा तरीका 100% उपयोग करता है। जैसे ही उसने ये कहा, माकुटो के शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलनी शुरू हो गई। एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली ऑरा ने उसे घेर लिया और एनर्जी सुचारू रूप से प्रवाहित हुई, एक स्थिर लय में इकट्ठा हुई और वापस उसके अंदर सोख ली गई। अपना पाठ जारी रखते हुए उसने कहा, एनर्जी को अवशोषित करने के लिए मानसिक फोकस की आवश्यकता होती है। आमतौर पर वो फोकस माथे के चारों ओर स्पिरिट प्लेटफॉर्म में मौजूद होता है। एक बार जब तुम इसे ढूंढ लो तो बस अवशोषित करो, फोकस करो, इसे महसूस करो, अवशोषित करो।
उसके मार्गदर्शन का पालन करते हुए यूकी धीरे धीरे एक अजीब जागरूकता की स्थिति में प्रवेश कर गई। उसका फोकस दूर लग रहा था क्योंकि उसने अपने विचारों को खाली करने की कोशिश की। समझो, अपने दिमाग को खाली करो, शून्य के साथ एक हो जाओ, उसने खुद से कहा। फिर भी निराशा ने जगह बना ली। क्यों? मैं अभी भी ऑरा महसूस नहीं कर सकती। वे बुजुर्ग जोड़े जो उन्हें बहुत देर से देख रहे थे चिंतित होने लगे। क्या वो ठीक है? तुम शरने की तरह पसीना बहा रही हो, उनमें से एक ने पुकारा। इस बीच यूकी ध्यान लगाती रही, हालांकि ये उसके लिए साफ तौर पर मुश्किल था। कोई फायदा नहीं, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने चिंता से सोचा। तभी अचानक कुछ बदल गया। उसके शरीर के अंदर एक गर्म धारा बहने लगी। स्पिरिचुअल एनर्जी स्वाभाविक रूप से उसके सिस्टम में प्रवेश करने लगी, धीरे धीरे उसके भीतर प्रवाहित होने लगी। एक हाथ उसके सिर के ऊपर हल्की से टिका हुआ था। ये मकुटो था। वो बिना उसके ध्यान दिए करीब आ गया था। उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उसने कहा, अपनी आंखें बंद करो और फिर से कोशिश करो। मकुटो ने एक स्थिर आवाज में जारी रखा, मेरे माध्यम से इसे महसूस करने की कोशिश करने के लिए मेरी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करो। ये सुनकर यूकी के गाल लाल हो गए, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया। ओह ठीक है। कुछ ही दूरी पर उन्हें देख रहे बुजुर्ग जोड़े ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हे भगवान, वे नाटकीय ढंग से फुसफुसाए। उनके दिमाग में ये बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं थी, ये दिन के उजाले में पनप रहा शुद्ध रोमांच था। दृश्य यूकी की चेतना में शिफ्ट हो गया। उसने खुद को अथाह पानी से घिरा हुआ पाया, शांत और चमकदार, हर दिशा में फैला हुआ। दुनिया शांत और भारहीन महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसके चारों ओर हल्की धाराएं बहने लगी, उसके विचारों का जवाब देने वाली सूक्ष्म लहरें। तो इच्छा शक्ति के माध्यम से महसूस की गई स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी होती है। वो विस्मय में बड़बड़ाई, ये सुंदर है। उस शांत आंतरिक दुनिया के भीतर वो मकुटो की उपस्थिति को भी देख सकती थी, जो विशाल महासागर में एक स्थिर लंगर की तरह शांत और संयमित था। उसने धीरे से कहा, यह इस दुनिया के ऑरा का असली सार है। इसे नग्न आंखों से देखने के लिए ये बहुत पतला है। एक पल के बाद उसका लहजा थोड़ा बदल गया, हमेशा की तरह व्यावहारिक। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। यदि तुम इस तरह से ऊर्जा को महसूस करना और उसे अंदर खींचना जारी रखती हो तो तुम स्टेज 1 कल्टीवेशन तक पहुंच जाओगी। वापस असलियत में यूकी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा अभी भी लाल था, शर्मिंदगी से या उनके बीच की नजदीकी से, यहां तक कि वो खुद भी नहीं बता सकती थी। उसी समय उसके शरीर पर थकान छा गई, हालांकि वो केवल चुपचाप बैठी थी। मानसिक तनाव ने उसकी लगभग सारी ताकत सोख ली थी। मकुटो ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, चलो वापस चलते हैं। यूकी ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है। बाद में वो नहा रही थी, सोच में डूबी हुई थी। अचानक उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और ईमानदारी से अपनी बात कही। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया जब मकुटो के शब्द उसके दिमाग में बज रहे थे। फिर उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो गया। लक्ष्य स्टेज 1 कल्टीवेशन है, मुझे इसमें लगे रहना होगा। उस संकल्प के अंदर जलने के साथ दृश्य एक सप्ताह बाद आगे बढ़ा। मकुटो शहर के बाहर एक बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। चुपचाप चारों ओर देखते हुए वो बड़बड़ाया, ये वही जगह है जिसे र्युदा ने तय किया था। क्या मैं यहाँ बहुत जल्दी आ गया? उस दिन घर से निकलने से ठीक पहले वो मन ही मन सोच रहा था, एक सप्ताह हो गया है। यूकी को अब स्पिरिचुअल एनर्जी को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। जो गैदरिंग स्पिरिट पिल मैंने उसे दी थी, उससे उसे स्टेज 1 तक पहुंचने में मदद मिलनी चाहिए। उसकी प्रतिभा के साथ मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं कि जब मैं दूर रहूंगा तो वो चीजों को संभाल लेगी। उसके विचार रुक गए जब वो एक तरफ मुड़ गया। कुछ दूरी से एक वाहन आ रहा था। ये र्युदा की कार होनी चाहिए। बस उसके सामने आकर रुकी। बिना झिझके मकुटो अंदर चला गया। ड्राइवर ने उसे उत्सुकता से देखा और कहा, हे बच्चे, हम कहीं खतरनाक जगह जा रहे हैं। आज हमें कोई जल्दी नहीं है, जहां चाहो बैठ जाओ। ड्राइवर का चेहरा अजीब तरह से अलग लग रहा था, जिसे पढ़ना लगभग नामुमकिन था। मकुटो सोच में डूबा हुआ बस के अंदर और आगे बढ़ा। उसका दिमाग पहले से ही उस चीज के लिए खुद को तैयार कर रहा था जो आगे होने वाली है। बस के अंदर मकुटो ने चेहरों ओर देखा और कई अनजान चेहरों पर गौर किया। खुद पर ध्यान आकर्षित किए बिना वो चुपचाप अपनी सीट पर गया और बैठ गया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार समय आ गया है। बस आगे बढ़ने लगी, उसे परिचित हर चीज से दूर ले जा रही थी। दृश्य एक फ्लाइट के लैंड होने पर शिफ्ट हुआ और बैकग्राउंड में एक घोषणा की आवाज गूंज उठी, हम कॉनकाई शहर पहुंच गए हैं। थोड़ी दूर पर लोग बाहर निकलते समय बातें कर रहे थे। आखिरकार यहां आ ही गए। उनमें से एक ने राहत की सांस लेते हुए कहा। दूसरे ने कड़ा होकर अंगड़ाई ली और शिकायत की, बूढ़ा होना मुश्किल है, बहुत देर तक बैठने से मैं थक जाता हूं। वो भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा था, अपने फोन को घूर रहा था। स्क्रीन पर मकुटो और यूकी की साथ में फोटो थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई जब उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान बन गई। मुझे पहले ही उस छोकरे का पता मिल गया है। मौका मिलते ही हमला करने का समय आ गया है। उसके चेहरे के भाव और गहरे हो गए, मानो वो रोमांच से भर गया हो। मुझे दुनिया में बाहर निकले 30 साल हो गए हैं, अब पूरी तरह से मजे करने का समय है। दृश्य एक बार फिर अगली सुबह में बदल गया। शिजुरू के कार्यालय के अंदर सब कुछ व्यवस्थित और पेशेवर लग रहा था। उसकी सचिव पास ही खड़ी थी, चुपचाप इंतजार कर रही थी, लेकिन खुद शिजुरू काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी। वो अपनी कलाई पर बंधे एक ब्रेसलेट को घूर रही थी।
वो जो मकूटो ने जाने से पहले उसे दिया था। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। जब तक मैं कोनकाई सिटी से दूर हूं, सुरक्षा के लिए इस ब्रेसलेट को पहनना। उसने धीरे से उसे छुआ। उसके चेहरे के भाव को पढ़ा नहीं जा सकता था, जैसे कि वो उसकी शांत चेतावनी के पीछे के वजन को समझने की कोशिश कर रही हो। अपने ख्यालों में खोई हुई शिज़रू ने महसूस किया कि उसके गाल गर्म हो रहे हैं। वो याद उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से दोबारा चली। उसे ब्रेसलेट थमाते समय मकूटो की शांत आवाज उसे समझा रही थी। हर एक मोती में वार्निंग सिजिल उकेरा गया है। अगर तुम्हें खतरे का एहसास हो तो इसका इस्तेमाल वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था। उस समय उसने गंभीरता से सिर हिलाया था, लेकिन अब जिस तरह से उसने व्यक्तिगत रूप से इसे उसके लिए तैयार किया था, उसके बारे में सोचकर उसका दिल फड़फड़ाने से नहीं रुक सका। बिना महसूस किए वो पूरी तरह से अपनी ही छोटी सी दुनिया में बहक गई थी, बिना किसी ध्यान के अपनी कलाई को घूर रही थी। प्रेसिडेंट सुगा। अचानक आई आवाज ने उसे वापस वास्तविकता में खींच लिया। मैं इतनी देर से बात कर रही हूं, लेकिन आप इसके बजाय अपने हाथ को घूर रही हैं। ये सिर्फ उसकी सचिव थी, जो पूरी तरह से भ्रमित दिख रही थी। वो स्पष्ट रूप से काम के मामलों पर चर्चा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। सचिव ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, वो ब्रेसलेट, वो मिस्टर याए मोरी से है ना? आपको ये सच में पसंद है? शिज़रू एक सेकंड के लिए कठोर हो गई, क्योंकि वो पकड़ी गई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली और गहरी हो गई। हालांकि उसने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की और अपने सामान्य, शांत, पेशेवर व्यवहार में लौट आई। अपनी सचिव की चिढ़ाने वाली टिप्पणी सुनकर शिज़रू ने तुरंत अपनी मुद्रा सीधी की और उसे एक तीखी नजर दी। सावधान होगा था, शायद मैं तुम्हें अगली व्यावसायिक यात्रा पर कंट्री वाई भेज दूंगी, जो तुम्हारी सबसे कम पसंदीदा जगह है। ये धमकी एक शांत, लगभग सुंदर लहजे में दी गई थी। कार्यालय के बाहर से अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंज उठी, कृपया ऐसा मत कीजिए। दृश्य फिर एक घने जंगल में बदल गया, जहां मकूटो की बस एक लंबी घुमावदार सड़क पर लगातार आगे बढ़ रही थी। पेड़ों के माध्यम से सूरज की रोशनी हल्की हल्की आ रही थी, जिससे खिड़कियों पर परछाइयां पड़ रही थीं। मकूटो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। उसके चेहरे के भाव शांत लेकिन सतर्क थे। अपने दिमाग में उसने गणना की, प्रस्थान से 6 घंटे। उसकी नज़र संक्षेप में यात्रियों पर गई। लगता है कि इस बस में हर किसी के पास रिउडा जाने का अपना कारण है। बस के अंदर का माहौल अजीब तरह से तनावपूर्ण लग रहा था, जैसे कि हर यात्री अपने छिपे हुए इरादे लेकर चल रहा हो। अचानक, बिना किसी चेतावनी के बस अचानक रुक गई। उस झटके ने सभी को आगे की तरफ धकेल दिया। ये क्या है? पीछे से कोई चिल्लाया। क्या शांति से सफर भी नहीं कर सकते? हाँ, एक अन्य यात्री ने जोर से शिकायत की। केबिन में चिड़चिड़ाहट फैल गई, क्योंकि हवा में भ्रम भर गया। ड्राइवर ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की, अपनी आवाज तेज करते हुए, ताकि हर कोई सुन सके। कृपया शांत रहें, ये बस पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, हवा में मेटल के टूटने की आवाज गूंज उठी। दरवाजे को बाहर से जोर से लात मारकर खोल दिया गया था। एक आदमी अंदर आया, और वो अकेला नहीं था। 3 और उसके पीछे आए, सभी हथियार लिए हुए थे। उनकी उपस्थिति ने बस के अंदर के माहौल को तुरंत जमा दिया। जैसे ही हथियार से लैस आदमियों में से एक ने अंदर की ओर जाने की कोशिश की, सामने बैठा एक यात्री उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद वो विरोध करेगा, लेकिन तभी घुसपैठिए के शरीर से किलिंग इंटेंट की एक घुटन भरी लहर बाहर निकली। इसके भारी दबाव ने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। ये इतना तीव्र था कि हवा ही भारी लगने लगी। कुछ पहचानते हुए एक अन्य यात्री ने घबराहट में कहा, तुम फ्लावर पवेलियन के आदमी हो, है ना? मुझे लगा कि ये कामी गुची का काम है। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि गिरोह का एक सदस्य आगे बढ़ा। एक ही क्रूर गति में उसने अपना हथियार सीधे आदमी के गले में घोंप दिया। हमला तेज और बेरहम था। बस के अंदर हाँफने और चीखने की आवाजें फूट पड़ी। हर यात्री डर से अभिभूत था। उनकी पहले की शिकायतें तुरंत आतंक में बदल गईं। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। गिरोह का वो सदस्य जिसने हमला किया था, धीरे धीरे कैबिन को देखने लगा। उसकी आंखें ठंडी और बेरहम थी। उससे निकलने वाला किलिंग इंटेंट और भी मजबूत हो गया जब वो बोला, सभी बस से उतर जाओ। इस बस में कोई ऐसा है जिसे यहां नहीं होना चाहिए। उसने अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत की और कठोरता से जोड़ा, हम तुम सबसे बाहर पूछताछ करेंगे, नहीं तो तुम्हारा हाल भी इसके जैसा होगा। मकूटो ने चुपचाप अपनी नजरें उनकी ओर उठाईं। उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया। अपने दिमाग में उसने शांति से सोचा, तो ये उसके पीछे हैं। लगता है मैं एक और मुसीबत में फंस गया हूं। गिरोह के सदस्यों में से एक ने अचानक उसकी ओर इशारा किया, हे बच्चे, खड़े हो जाओ। मकूटो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बैठा रहा, चुप और स्थिर। उस आदमी की आवाज और कठोर हो गई, इस तरह छुपकर मत बैठो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे बैग में क्या है। उसी समय गिरोह के नेता ने अपना ध्यान उस दृश्य की ओर स्थानांतरित किया। अपनी मातहत से बात करते हुए उसकी आंखें ठंडी थीं। कई तो जो सहयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें अनदेखा करो। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, बस इसे जल्दी से निपटाओ। ठीक है। काइटो आगे बढ़ा और अपनी नजर मकूटो पर जमा दी। एक शक्तिशाली किलिंग इंटेंट उससे बाहर निकलने लगा, घना और दमनकारी, जो पहले से ही डरे हुए यात्रियों को दबा रहा था। मकूटो की ओर बढ़ते हुए उसके हर कदम के साथ हवा भारी महसूस हो रही थी। उसका हथियार तैयार था, उसकी दुश्मनी अचूक थी।
क्या? वो गायब हो गया? अविश्वास में उस आदमी की आवाज कांप उठी। उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। एक पल मकुटो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था और अगले ही पल वो गायब हो गया था। गिरोह का सदस्य पूरी तरह से हैरान खड़ा था। फिर अचानक मकुटो ठीक उसके पीछे प्रकट हुआ। इससे पहले कि वो आदमी कोई प्रतिक्रिया कर पाता, रोक पाता या पीछे मुड़ पाता, मकुटो की मुट्ठी आगे बढ़ी। मुक्का सीधे उसके चेहरे पर जबरदस्त ताकत के साथ लगा। इसके प्रभाव ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया, बस की एक खिड़की को तोड़ते हुए, और उसे बाहर फेंक दिया। कांच हर जगह बिखर गया। मुक्का मारने के बाद मकुटो ने ठंडे दिमाग से कहा, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो मैं तुम सबसे अकेले ही निपट लूंगा। ये देखकर बॉस और बचे हुए गिरोह के सदस्य अपने हथियारों के साथ तुरंत आगे बढ़े। उनकी आंखों में गुस्सा धधक रहा था। धत तेरी की, इसे पकड़ो, वे चिल्लाए। उनमें से एक ने सामने से मकुटो पर हमला किया और उसके चेहरे की ओर एक मुक्का मारा। उसी समय दूसरे ने पीछे से हमला किया, उसे चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मकुटो सुचारू रूप से आगे बढ़ा, आसानी से और सटीकता के साथ प्रहार को रोक दिया। बॉस खुद ही हथियार उठाए हुए आगे बढ़ा, जिसका लक्ष्य लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से समाप्त करना था। ये एक पल में ही खत्म हो गया। एक ही मुक्के से मकुटो ने उसे नीचे गिरा दिया। झटके के बल ने बॉस को ऊपर की ओर धकेल दिया। उसका सिर बस की छत से टकराया। ऊपर की धातु इम्पैक्ट से हिंसक रूप से दब गई थी। मकुटो की आंखें लाल हो गई थीं, एक तीव्र ऑरा के साथ हल्की चमक रही थीं जब उसने हारे हुए आदमियों को देखा। ये आखिरी है। डरे हुए यात्रियों में वो हुड वाली लड़की भी थी, जिसे उन्होंने पहले देखा था। वो चुपचाप सब कुछ होते हुए देख रही थी। जल्द ही अराजकता थम गई। गिरोह के सदस्यों को बस से बाहर फेंक दिया गया था। उनकी शरीरों को बाहर घसीटा गया, जिसमें वो भी शामिल था जिसे पहले मारा गया था। यात्रियों में से एक ने बस का ध्यान से निरीक्षण किया और गंभीर रूप से कहा, एक्सेल टूट गया है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सुनकर एक गंजे आदमी ने निराशा में अपनी जीभ से आवाज निकाली, इतनी सारी जगहों में से इसे यहीं होना था, कोई सिग्नल भी नहीं है। अगर इस जंगल में जंगली जानवर आ गए तो हम फंस जाएंगे। दो अन्य यात्रियों ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। हम क्या करें, हमें ये भी नहीं पता कि आसपास क्या है। उनके चारों ओर का जंगल विशाल और शांत लग रहा था, और जो तनाव कुछ समय के लिए फीका पड़ गया था वो एक बार फिर से वापस आने लगा था। मकुटो दूसरों से थोड़ा अलग खड़ा था, शांति से एक पेड़ के सहारे टिका हुआ था, क्योंकि चिंतित आवाजें उस खाली जगह को भर रही थीं। उसके चेहरे के भाव स्थिर रहे, जबकि उसके विचार स्थिति से आगे बढ़ रहे थे। अपनी शक्ति से मैं इस जंगल से बाहर निकल सकता हूं। उसकी नजरें आगे के गहरे रास्ते की ओर गईं। लेकिन अगर मैं रियूडा जा रहा हूं तो मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए एक नए संपर्क की जरूरत होगी। तभी किसी की आवाज ने उसे पुकारा। ये वही हुड वाली लड़की थी, वही जिसकी जान बस में उसके दखल देने की वजह से बच गई थी। वो आगे बढ़ी, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अगर तुम रियूडा जा रहे हो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं, उसने दृढ़ता से कहा। बदले में मुझे सुरक्षित कानोमोटो पहुंचा दो। मकुटो ने उसकी तरफ एक पल के लिए देखा। वो प्रभावित नहीं था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वो दूर जाने लगा। रुको, वो चिल्लाई, उसकी आवाज तेज हो गई। इस बारे में सोचो, मेरे बिना तुम कभी रियूडा नहीं पहुंच पाओगे। वो नहीं रुका। शांति से, लगभग खारिज करते हुए उसने जवाब दिया, वे आदमी जो पहले आए थे वे तुम्हें ही निशाना बना रहे थे, शायद उस बक्से के पीछे जो तुम ले जा रही हो। उसकी नज़र उस चीज की ओर गई जो उसने पकड़ रखी थी। उसके बाद भी तुम मुझसे सौदेबाजी करने की हिम्मत कर रही हो। जैसे ही उसने ये कहा, ऊर्जा की एक सूक्ष्म लहर फिर से उससे निकलने लगी। हवा का दबाव बदल गया, भारी और अचूक। लड़की एक पल के लिए कड़क गई। उसने अपने दांत भींच लिए। फिर उसने जोर से सांस ली। ठीक है, तुम जीत गए। लेकिन वो अभी तक रुकी नहीं थी। रुको, उसने फिर पुकारा, इस बार अधिक संयमित होकर। मेरा नाम फूयू किकुई है, मैं रियूडा से हूं। उसने पूछने से पहले उसके भावों को ध्यान से देखा। तुम वहां पैसों के लिए नहीं जा रहे हो, है ना? धीरे धीरे उसने अपना हुड नीचे किया और पहली बार अपना चेहरा साफ दिखाया। अब उसकी आंखों में तेज बुद्धिमत्ता थी, अब सिर्फ बेबसी नहीं थी। फिर उसने उसे दिखाने के लिए कुछ ऊपर उठाया। तुम इसी की तलाश में जा रहे हो, है ना? तभी अचानक जीपों की एक कतार समूह की ओर तेजी से आते हुए दिखाई देती है। आदमियों में से एक खतरे को भांपते हुए चारों ओर देखता है और चिल्लाता है, कोई यहाँ है? एक और आदमी राहत की पुकार के साथ बोलता है, भगवान का शुक्र है हम बच गए। उसी समय कई गाड़ियां आकर रुकती हैं और ठीक उनकी बस के बगल में खड़ी हो जाती हैं। उनका अचानक आना हवा को तनाव और उम्मीद दोनों से भर देता है। एक आदमी गाड़ियों की ओर दौड़ता है और जोर से पुकारता है, क्या आप कमी कोची द्वारा भेजी गई बचाव टीम है? लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिल पाता, एक आदमी आगे आता है और एक जोरदार लात मारता है जो उसे पीछे की ओर जमीन पर गिरा देती है। माहौल तुरंत राहत से डर में बदल जाता है। कारों में से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आती है और ठंडे दिमाग से कहती है, कामी कोची, जैसे कि वो कभी मदद भेजेगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ गार्ड चिल्लाते हुए किसी को आगे घसीट रहे हैं, हना डांटे, हमें काइटो मिल गया।
वे उसी गैंगस्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमने पहले देखा था। वो आदमी पिटा हुआ लग रहा है और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। जब उसे यंग मास्टर का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो अपना सिर नीचे कर लेता है और कमजोर आवाज में माफी मांगता है। हना डाटे, मुझे माफ कर दो। उसकी ये दयनीय हालत देखकर यंग मास्टर तीखेपन से पूछता है, वो औरत कहाँ गई? गैंगस्टर अपना सिर और भी नीचे झुका लेता है और कांपती हुई आवाज में जवाब देता है, हमारे सभी आदमियों को एक अकेले गुंडे ने मार गिराया। वे शब्द सुनने के बाद हना डाटे का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। एक धीमी धमकी भरी आवाज में वो दोहराता है, एक अकेला गुंडा। तुम जानते हो ना कि अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो क्या होगा, है ना? उसका ये चेतावनी भरा लहजा वहां मौजूद सभी लोगों पर डर बनकर छा जाता है। तभी एक गंजा आदमी जल्दी से आगे आता है और कहता है, हना डाटे, मुझे पता है कि वे दोनों कहाँ भाग गए। अगर आप हमें इस जंगल से बाहर निकाल दें तो मैं आपको बस के अंदर से बताऊंगा। कुछ अन्य सदस्य आगे की ओर झुकते हैं और उसका समर्थन करते हैं, चिल्लाते हुए, ये सही है, हम इसकी गारंटी ले सकते हैं। उसने नकाब पहन रखा था लेकिन वो खुशबू निश्चित रूप से एक औरत की थी। ये सुनकर हना डाटे अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ता है और जवाब देता है, ओ, आगे बोलो। गंजा आदमी अपनी हिम्मत जुटाता है और पेड़ों के एक गहरे हिस्से की ओर इशारा करता है। वे यहां से जंगल के उस हिस्से में गए थे। अब तक शायद कोई जानवर उन्हें खा चुका होगा। यंग मास्टर के गार्ड्स में से एक तब करीब आता है और ध्यान से कहता है कि वो रास्ता कानोमोटो की ओर जाता है। शायद वे सुगुरु कुनिएदा की जगह पर गए हैं। इस पर हना डाटे एक हल्की सी हंसी हंसता है। हाफ, उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रियूदा की कार का इस्तेमाल किया है। हम भी कानोमोटो जा रहे हैं। गंजा आदमी तुरंत उस पर चिल्लाने लगता है। हताशा उसकी आवाज को साफ कर देती है, हमें भी यहां से बाहर निकालो। हमने जो वादा किया था उसके अनुसार हमने आपको बता दिया जो हमें पता था। हना डाटे धीरे से पीछे मुड़ता है और बिना एक शब्द कहे अपने गार्ड्स को देखता है। इसके जवाब में वे सभी बाकी बचे लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं। समूह की हालत तुरंत खराब हो जाती है। उनके चेहरों पर घबराहट फैल जाती है। कोई रोता हुआ पुकारता है, तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? गंजा आदमी इतनी बुरी तरह कांप रहा है कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। उसकी आवाज फट जाती है जब वो चिल्लाता है, मैंने कहा था ना कि हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। इसके बाद हमें बस उन हताश चीखों की आवाज सुनाई देती है जो जंगल में गूंजती हैं। कुछ पलों के लिए चीखें तेज हो जाती हैं और फिर दृश्य अचानक बदल जाता है। अब हमें कैनोमोटो दिखाया जाता है। माहौल शांत है, लगभग भ्रामक रूप से शांतिपूर्ण है। हम दो लोगों को एक साथ सड़क पर चलते हुए देखते हैं। जैसे ही वे शहर से गुजरते हैं, फुयू की कोई एक गंभीर लहजे में बोलती है। उसके भाव दृढ़ हैं। सुनो, जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो अपनी शक्ति का उपयोग मत करना। हानादाते जल्दी या देर से कैनोमोटो आएगा ही, इसलिए हमें ध्यान आकर्षित करने से बचना होगा। और अगर तुम अपनी शक्ति का उपयोग करते हो तो लोगों को पता चल सकता है कि तुम वास्तव में कौन हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम डिवाइन वाटर का रहस्य जानते हो तो बहुत से लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। माकुटो थोड़ा सिर हिलाता है और जवाब देता है, मैं समझ गया। तभी फुयू की कोई आगे देखती है और कहती है, देखो, यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने बताया था। उनके सामने वे एक आदमी को अपने कुत्ते के साथ खड़ा देखते हैं जो धीरे धीरे उसे थपथपाता है और नरमी से कहता है, ओ चियो, तुमने हाल ही में बहुत मुश्किल समय बिताया है ना? ये आदमी सुगुरु कुनिएडा है। कदमों की आवाज सुनकर वो उनकी ओर मुड़ता है और हल्की मुस्कान देता है, ओ फुयू की कोई, ये तुम हो? फुयू की कोई बिना झिझक के आगे आती है और विनम्रता से लेकिन तुरंत कहती है, मैं चाहूंगी कि अगर आप कर सकें तो आप मेरे दोस्त को जल्द से जल्द रियूडा ले जाने में मार्गदर्शन करें। उसका अनुरोध सुनने के बाद कुनिएडा शांति से सिर हिलाता है। मैंने आज ही रियूडा जाने वाली एक कार की व्यवस्था की है, तुम दोनों भी साथ चल सकते हो। फुयू की कोई फिर मकुटो की ओर देखती है और समझाती है, कुनिएडा यहाँ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और सुरक्षित रास्तों को जानते हैं। उन्होंने और काई ने एक बार यहाँ से लोगों को बचाने में मदद की थी, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा ठोस है। फुयू की कोई का चेहरा उदास हो जाता है और एक शांत दुखी आवाज में वो कहती है, लेकिन काई पिछले कुछ सालों से अस्पताल में है। उसके शब्दों का वजन हवा में ठहर जाता है। कुनिएडा धीरे से जवाब देते हैं, मूड को बदलने की कोशिश करते हैं, खैर अभी के लिए दुकान के अंदर इंतजार करो। लेकिन इससे पहले कि वे हिल सके, पीछे से एक तेज आवाज आती है, यो कुनिएडा, व्यापार अच्छा चल रहा है ना? एक पीले बालों वाला लड़का पास आता है। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान है। वो अकेला नहीं आया है, उसके पीछे कई खूंखार दिखने वाले आदमी आ रहे हैं जो जल्दी ही उस इलाके में भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। पीले बालों वाला लड़का मजाक उड़ाते हुए अपनी बात जारी रखता है, तुम उस जुए का कर्ज जल्दी ही चुका दोगे ना? नहीं तो हम वो कार ले जा रहे हैं जो तुमने गिरवी रखी थी। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है। हर किसी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। मकुटो चुपचाप देखता है और मन ही मन सोचता है, कर्ज वसूलने वाले, हाँ, कितनी बड़ी परेशानी है। कुनिएडा पीले बालों वाले लड़के को देखता है और दृढ़ता से कहता है, यामाई, मैं आज व्यस्त हूं, बाद में आना। लेकिन उसका लहजा ठंडा और माफ ना करने वाला हो जाता है। अगर तुम आज भुगतान नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। फुयू की कोई उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ती है और फुसफुसाती है, बूढ़े आदमी को जुए से नफरत है, वो अपनी कार गिरवी क्यों रखेगा?
कुनिएडा अब खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से से उसका सामना करता है। तुमने मुझे तब धोखा दिया जब मैं हताश था और मुझे एक लोन शार्क के साथ फंसा दिया, और अब तुम्हारे पास यहाँ इस तरह टहलने की हिम्मत है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर पीले बालों वाला लड़का और भी चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। धोखा दिया, ये सुनने में बहुत बुरा लगता है। हमने एक उचित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, याद है? तुमने अपने प्यार का इलाज कराने के लिए जुए के हॉल से 10 मिलियन येन उधार लिए थे, है ना? कुनिएडा के हाथ गुस्से से कांपते हैं। उसका चेहरा अपमान और हताशा से जल रहा है। इस बीच लड़की के विचार चिंता से दौड़ते हैं। कुनिएडा की कार के बिना हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते और मिनामिनो इंतजार कर रहा है। अगर हम जल्दी नहीं करते तो हानादाते का समूह भी यहां आ जाएगा। उस तनावपूर्ण टकराव के बीच फुयू किकुई अचानक आगे आती है। दबाव के बावजूद उसकी आवाज स्थिर है। मैं उसका कर्ज चुका दूंगी। बूढ़ा आदमी उसे सदमे में देखता है। फुयू किकुई, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसे दृढ़ता से टोकती है। आप पैसे बाद में ले सकते हैं, बस जल्दी से कार तैयार करें। उसकी बातों पर पीले बालों वाला लड़का चुटकी बजाता है। उसके आदमियों में से एक तुरंत दस्तावेजों का एक सेट लाता है। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वो कहता है, मुझे मंजूर है। उसने 10 मिलियन येन उधार लिए थे। कार को गिरवी रखकर वो लापरवाही से अपनी बात जारी रखता है, जैसे कि किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। पहले दिन का ब्याज 10% है, दूसरे दिन 20% और तीसरे दिन से ये इसी तरह बढ़ता रहता है। फिर और भी चौड़ी मुस्कान के साथ वो जोड़ता है, उसे उधार लिए हुए 15 दिन हो गए हैं। अब उसका कुल कर्ज 130 मिलियन येन है। कुनिएदा का चेहरा अविश्वास और गुस्से से लाल हो जाता है। मैं उन शर्तों पर कभी सहमत नहीं हुआ। फुयू किकुई फिर से आगे बढ़ती है, उन्हें घूरते हुए। तुम बस उसका खून चूसने की कोशिश कर रहे हो। पीले बालों वाला लड़का ताना मारते हुए ताली बजाने लगता है। मुझे कोई परवाह नहीं कि वो भुगतान नहीं कर सकता। हम बस चीजों को कानो मोतो के तरीके से सुलझाएंगे। यहाँ आसपास सब कुछ जुए के कर्ज से तय होता है। जीवन, अगर तुम जीत जाते हो तो सब कुछ गायब हो जाता है। वो अपना सिर थोड़ा झुकाता है, उसकी मुस्कान और तेज हो जाती है। तो कैसा रहेगा अगर हम पासे को भी इसका फैसला करने दें? उसके पीछे से एक लंबी आकृति आगे आती है और उसकी ओर इशारा करती है। पीले बालों वाला लड़का घोषणा करता है, हमारे दोस्त विलियम यहाँ डीलर के रूप में काम करेंगे। बटलर जैसा दिखने वाला वो आदमी बहुत ग्रेसफुल तरीके से झुकता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशान करने वाली मुस्कान है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सब होते हुए देखना सम्मान की बात है। कुनिएदा घबराहट में अपनी आवाज उठाता है। फुयू किकुई, इसे गंभीरता से मत लो। वो पूरे जुए के हॉल में सबसे शक्तिशाली आदमियों में से एक है। लेकिन फुयू किकुई को पहले ही पसीना आ रहा है। दबाव तीव्र है, फिर भी वो पीछे नहीं हटती है। पीले बालों वाला लड़का लापरवाही से अपने बटलर के कंधे पर हाथ रखता है और एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम जीतती हो तो कर्ज मिट जाएगा, लेकिन अगर तुम हारती हो तो ये 2 गुना हो जाएगा। फिर वो थोड़ा आगे की ओर झुकता है और उसे एक बहुत ही खौफनाक लुक देता है। तुम अभी भी ये करना चाहती हो? स्थिति को ध्यान से देखते हुए मकुतो मन ही मन सोचता है, मैं उन्हें किसी को छूने नहीं दे सकता और हमें कार भी रखनी होगी। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमें बंधक बना लिया है। मुझे यकीन है कि उन्होंने ये सब शुरुआत से ही तय कर रखा था। जब आप पासे पर दाम लगाते हैं तो ये एक जाल है। जीतने की कुंजी आवाज को ध्यान से सुनना है। जब मैं छोटी थी तो मैंने पासे का उपयोग करके अपनी सुनने की क्षमता को प्रशिक्षित किया था। फुयू किकुई अपनी मुट्ठी भींचते हुए दृढ़ता से कहती है, अगर मैं जीत जाती हूं तो ये साफ हो जाएगा। उसके दिमाग में ठीक यही बात है। वो संभावनाओं की गणना करती है। इस जुए में मेरे पास एक बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। बूढ़ा आदमी एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीले बालों वाला लड़का आसानी से उसे टोक देता है। बेशक मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता। इसके साथ ही दोनों पक्ष मेज पर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। एक तरफ फुयू किकुई, कुनिएदा और मकुतो बैठे हैं। दूसरी तरफ पीले बालों वाला लड़का, उसका डरावना बटलर विलियम और उसके आदमी है। हवा भारी हो जाती है जब मेज पर पासे रखे जाते हैं और अब खेल शुरू होने वाला है। उसके बाद सब लोग अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर मकुटो मन ही मन सोचता है, फ्यू तो खुद ही उनके जाल में कदम रख चुकी है। वो कोई साधारण गैम्बलिंग प्रोडिजी नहीं है। उसी समय दूसरी तरफ खड़ा बटलर भी मन ही मन सोच रहा होता है, सोचो तो सही, उसने सच में इस बेट को मान भी लिया। लगता है उसे मौत की इच्छा है। मैं 5 साल की उम्र से अपने मास्टर के साथ गैम्बलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। इस एबिलिटी के साथ मैं किसी भी गैम्बलिंग हॉल पर राज कर सकता हूँ। और ये बटन जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया है, जब तक ये मेरे पास है, डाइस में जीतना तय है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि फ्यू डाइस रोल करने की तैयारी कर रही है। इसी दौरान बटलर वहीं खड़ा बेहद डरावनी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचता है, ये तो बच्चों का खेल है। फिर वो शांत आवाज में कहता है, लेडीज फर्स्ट, कृपया ऑड या इवन चुन लीजिए। उसके साथ खड़े कुछ लोग भी बोल उठते हैं, डाइस तो आप खुद ही रोल कर रही हैं, इसलिए हारने पर कोई शिकायत मत करना, ठीक है? लेकिन उनके कमेंट्स को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए फ्यू आत्मविश्वास से जवाब देती है, हमें अभी से देखकर हंसना थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? फिर वो मन ही मन सोचने लगती है, 3 डाइस के साथ ऑड या इवन आने की संभावना 50-50 होती है। गणित के हिसाब से ये एक फेयर गेम लगता है, लेकिन पहले ही थ्रो में मैंने डाइस की गिरने की आवाज याद कर ली थी। ये राउंड मेरा है। अगले ही पल वो जोर से घोषणा करती है, ये इवन है।
उसकी इतनी कॉन्फिडेंट भरी आवाज़ सुनकर बटलर जवाब देता है, तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो, तो मैं ऑड लेता हूँ, खोलो इसे। जब डाइस सामने आते हैं बटलर उन्हें देखते हुए कहता है 2, 3 और 5, कुल मिलाकर 10 यानी इवन। ये रिजल्ट देखकर फ्यू राहत की सांस लेती है और कहती है भगवान का शुक्र है। तभी कुनिएडा उत्साह से बोल पड़ता है, एक जीत हो गई, बस एक और हम सब जीत जाएंगे। ये सुनकर फ्यू सिर हिलाकर कहती है हाँ, लेकिन बटलर के पीछे खड़े दोनों आदमी तुरंत ठंडी निगाहों से बीच में बोलते हैं, इतना खुश मत हो, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। तब बटलर फिर से फ्यू की तरफ देखता है और शांत आवाज में कहता है, तो कृपया डाइस फिर से फेंकिए। इसके बाद फ्यू फिर से डाइस रोल करने लगती है। अगला राउंड शुरू करने से पहले वो उन्हें घूरते हुए कहती है, बेहतर होगा कि तुम लोग अपना वादा निभाओ, नहीं तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। फिर वो कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं नेक्स्ट राउंड में ऑड चुनती हूँ। उसका फैसला सुनकर बटलर शांत स्वर में जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मैं। उसी पल सीन थोड़ी देर के लिए मकुटो पर शिफ्ट होता है, जो पूरी स्थिति को ध्यान से देखते हुए मन ही मन सोचता है, अब शुरू होता है। तभी बटलर हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी करता है, तो ट्रिपल्स कैसा रहेगा? ये शब्द सुनते ही कुनिएडा हैरान होकर मन ही मन सोचता है, ट्रिपल्स? तीनों डाइस का एक जैसा आना 36 में सिर्फ एक बार होता है। फ्यू तुरंत जवाब देती है, ठीक है। वो डाइस खोलने ही वाली होती है पूरी तरह यकीन के साथ कि रिजल्ट पहले से तय है, और कहती है, इसका मतलब ये राउंड भी लगभग हमारा ही है। लेकिन बटलर अभी भी उसी अजीब मुस्कान के साथ खड़ा रहता है। जब डाइस आखिरकार दिखाए जाते हैं, वो शांत स्वर में रिजल्ट बताता है, 3-6, एक परफेक्ट ट्रिपल। ये अविश्वसनीय नतीजा देखकर कुनिएडा की आंखें फैल जाती हैं और वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में ट्रिपल आ गया। उसी समय फ्यू पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसा कैसे? क्या मैंने आवाज़ गलत सुन ली? मकुटू, जो समझता हुआ लगता है कि यहाँ असल में क्या हो रहा है, चुपचाप सब कुछ होते हुए देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। तभी बटलर फिर कैजुअली बोलता है, चलो जारी रखते हैं, बस एक और राउंड। फ्यू तुरंत दृढ़ता से जवाब देती है, इस बार मैं गलती नहीं करूंगी। ये कहकर वो फिर से डाइस हिलाने लगती है और उन्हें रोल कर देती है। आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए वो मन ही मन सोचती है, ये ऑड होना चाहिए, है ना? इस बार वो ऑड चुनती है। उधर बटलर के पीछे खड़े दोनों आदमी फिर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अब तो वो कांप रही है, ये राउंड पक्का हार जाएगी। विलियम कभी डाइस में नहीं हारता। उनकी बात सुनकर बटलर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, ये मूर्ख नहीं समझते, गैम्बलिंग मेरी सैंक्टम है। फिर वो ऊंची आवाज में शांत तरीके से घोषणा करता है, तो मैं इवन चुनता हूं। उसका ये फैसला सुनकर फ्यू चौंक जाती है और फिर से खुद पर शक करने लगती है। इवन? क्या मैंने फिर से गलत सुना? वो घबराकर सोचती है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो कहती है, मैं खोलती हूं। लेकिन जैसे ही वो डाइस दिखाने वाली होती है, कोई अचानक उसे रोक देता है। वो और कोई नहीं बल्कि मकुटो होता है। उसे आगे आते देख एक आदमी तुरंत चिल्लाता है, तुम आखिर हो कौन? बटलर भी उत्सुकता से उसकी ओर देखता है और पूछता है, और आप? मकुटो शांत कदमों से आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरी राउंड मैं खेलूंगा। उसकी बात सुनकर बटलर हैरान होकर कहता है, तुम? मकुटो को अचानक आगे आते देख फ्यू तुरंत बोल पड़ती है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। मकुटो शांत नजर से बटलर की ओर देखते हुए जवाब देता है, नहीं, वो भी मेरी तरह ही है। उसकी बात सुनकर फ्यू उलझन में पूछती है, मेरी तरह? उसी समय उसके मन में एक ख्याल उभरता है, कहीं ये आदमी भी। उधर दूसरी तरफ अचानक बटलर के शरीर से एक भयानक और तीव्र ऑरा निकलने लगती है। हवा में दबाव भारी हो जाता है जब वो सीधे मकुटो को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, एक कल्टीवेटर। तभी अचानक कोई जोर से हाथ मेज पर पटकता है और चिल्लाता है, अरे क्या तुम खुद ही बीच में आकर खेलने वाले हो? हंगामा करने वाला और कोई नहीं, वही पीले बालों वाला आदमी है जो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें तो सिर्फ उस औरत के खिलाफ ही बेट लगानी थी, है ना? जरा भी हिचकिचाहट दिखाए बिना मकुटो शांत तरीके से कार्ड निकालता है। वो उसे हल्के से आगे फेंकता है और कार्ड उनके सामने मेज पर आकर गिरता है। फिर वो स्थिर आवाज में कहता है, इस कार्ड में 20 मिलियन येन है, इसे किसी भी बैंक से निकाला जा सकता है। इसके बाद वो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में आगे कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जीत कर ले लो, ये भी तुम्हारा हो जाएगा। उसका ये साहसी कदम देखकर पीले बालों वाला आदमी डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, ओ, दाव बढ़ा रहे हो, दिलचस्प। फिर वो पीछे झुककर दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, जैसे ये सब उसे मजेदार लग रहा हो। लालची मुस्कान के साथ वो कहता है, ठीक है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि नकद पैसे ठुकरा दूं। फिर वो सीधे मकुटो की ओर देखकर शर्त रखता है, अगर तुम जीते तो उसका कर्ज खत्म, लेकिन अगर तुम हारे तो कर्ज दुगना और ये पैसा मेरा। इसके बाद आखिरी खिलाड़ी यानी बटलर भी शांत स्वर में बोलता है, मैं इवन ही चुनूंगा, पहले जैसा। फिर वो सीधे मकुटो की तरफ देखकर पूछता है, और तुम? सब कुछ सुनने के बाद मकुटो धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई देती है और वो बिना हिचकिचाए जवाब देता है, ट्रिपल्स, ऑड ट्रिपल्स। तुरंत बटलर के पीछे खड़े दोनों आदमी हंसकर ताना मारते हैं, मेरी ही कॉल कॉपी कर रहे हो, ये तो बहुत घटिया है।
फिर वो आत्मविश्वास से कहता है, ऑड ट्रिपल्स, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मकुटो का चुनाव सुनकर कुनिएडा घबरा जाता है और कहता है, अरे तुम्हें पक्का यकीन है? फिर जल्दी से जोड़ता है, ट्रिपल्स वैसे ही रेयर होते हैं और तुमने उसे और तक सीमित कर दिया। फियू भी चिंता के साथ समझाने की कोशिश करती है, क्या तुम सच में इसके साथ ठीक हो? उधर बटलर चुपचाप मकुटो को देखता रहता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन वो ध्यान से उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फिर वो दोबारा पुष्टि करता है, ऑड ट्रिपल्स, सही? बटलर की पुष्टि सुनकर मकुटो शांत स्वर में जवाब देता है, बिल्कुल। फिर वो जोड़ता है, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं इसे खोल दूं। उसी पल बटलर चोरी छिपे अपने पास मौजूद बटन एक्टिवेट कर देता है। उसके शरीर से हल्की लेकिन ताकतवर एनर्जी निकलने लगती है और वो शांत आत्मविश्वास से कहता है, खोलो। लेकिन उसके मन में बिल्कुल अलग विचार चल रहे होते हैं। इस बटन के साथ मुझे बस किसी चीज पर ध्यान लगाना है और मैं उसकी रेंज के अंदर कुछ भी हिला सकता हूं। डाइस के चेहरे बदलना तो बहुत आसान है, उन्हें किसी भी नंबर में बदलना बच्चों का खेल है। हाँ, वो पैसा अब मेरा ही है। ये सोचते सोचते उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान फैल जाती है और वो पागलों की तरह हंसने भी लगता है, जैसे जीत पहले से तय हो। तभी मकुटो शांत आवाज में कहता है, खोलो। डाइस सामने आते हैं। मकुटो उन्हें देखता है और साफ आवाज में कहता है, 3-1, ऑड ट्रिपल्स। ये नतीजा देखते ही बटलर के पीछे खड़े दोनों आदमी चौंक जाते हैं। उनमें से एक तुरंत बोल पड़ता है, लकी, नहीं, ये चीटिंग है। बटलर खुद भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। डाइस को अविश्वास से घूरते हुए वो चिल्लाता है, ये ऐसे कैसे आ गया? अपने झटके को संभाल ना पाकर वो अचानक कुर्सी से उठ खड़ा होता है और जोर से चिल्लाने लगता है, ऑड ट्रिपल्स ऐसे नहीं आ सकते। फिर मेज की ओर उंगली दिखाकर गुस्से में चिल्लाता है, ये चीटिंग है। उसके आरोप सुनकर फियू का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती है, तो तुम्हारे ट्रिपल्स ठीक हैं, लेकिन हमारे चीटिंग। बटलर अब भी नतीजा मानने को तैयार नहीं होता और गुस्से में जवाब देता है, जब तक मैं यहां हूं तुम ट्रिपल्स नहीं ला सकते, क्योंकि मैं ही। लेकिन उसके वाक्य पूरा करने से पहले मकुटो शांत स्वर में उसकी बात पूरी कर देता है, क्योंकि तुम डाइस के चेहरे बदल रहे थे, सही? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर मकुटो शांत लेकिन तेज स्वर में कहता है, तुम अपनी स्लीव के अंदर लगे बटन से उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। तुम्हारा ट्रिक बहुत बचकाना है। ये सुनते ही बटलर हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है और हकलाते हुए पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? उधर पीले बालों वाला आदमी झुंझलाकर बटलर की ओर मुड़ता है और चिल्लाता है, विलियम, तुम तो डाइस में कभी नहीं हारते थे। इसी समय फ्यू उनकी ओर उंगली दिखाकर गुस्से से कहती है, चीटिंग तो तुम लोग कर रहे थे। लेकिन इनकार करने के बजाय बटलर धीरे धीरे अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाता है। उसके शरीर से एक शक्तिशाली एनर्जी उमड़ने लगती है, जिसे वो बिना रोक टोक छोड़ देता है। ठंडी और दुश्मनी भरी नज़र से वो कहता है, तो क्या हुआ? वैसे भी यह हार तो तुम सबकी ही होने वाली है। फिर उसी एनर्जी से वो अपने आसपास के हथियारों को कंट्रोल करने लगता है। वे हवा में उठने लगते हैं और उसकी कमांड पर उनकी तरफ उड़ते हैं। खतरनाक नज़र से वो कहता है, सिर्फ डाइस ही नहीं, मैं और भी चीज़ें हिला सकता हूँ। उसकी आवाज़ और ठंडी हो जाती है। अब दिखाता हूं मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। अगले ही पल बटलर क्रूर मुस्कान के साथ हमला कर देता है। वो अपने चाकू सीधे मकुटो की तरफ उछाल देता है। साफ है कि उसने पहले ही हालात को हिंसक बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन मकुटो पूरी तरह शांत रहता है, जैसे उसे शुरुआत से ही ये उम्मीद थी। एक पल बाद सीन फिर बटलर पर आता है, जिसका चेहरा अब शुद्ध सदमे में बदल चुका है। बिना अपनी जगह से हिले मकुटो पहले ही उन सभी चाकुओं की दिशा बदल चुका होता है जो उस पर फेंके गए थे। वे ब्लेड्स जो उसे लगने वाले थे उसके कंट्रोल में तुरंत रास्ता बदल देते हैं। किसी के रिएक्ट करने से पहले ही मकुटो बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ता है। एक पलक झपकते ही वो बटलर के सामने पहुंच जाता है और उसे एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा लेता है, जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। ये देखकर पीले बालों वाले आदमी के पास खड़े दोनों गार्ड्स घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं, विलियम। बटलर को हवा में पकड़े हुए मकुटो शांत स्वर में कहता है, जैसा वादा था, कर्ज खत्म और आईओयू मैं ले रहा हूं। उसी पल मकुटो के शरीर से एक जबरदस्त और डरावनी एनर्जी निकलने लगती है। पूरा कमरा भारी दबाव से भर जाता है और सब लोग वहीं जम जाते हैं। पीछे से पीले बालों वाला आदमी दांत भींचकर गुस्से में चिल्लाता है, कमबख्त। इधर बटलर कमजोर आवाज में छटपटाते हुए कहता है, दे दो, अभी दे दो, मैंने कहा दे दो। पीले बालों वाला आदमी घबरा कर कहता है, विलियम वो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले बटलर उसे घूरकर ठंडी आवाज में कहता है, तुम क्या मरना चाहते हो? समझते हुए कि हालात पूरी तरह उनके खिलाफ हो चुके हैं, पीले बालों वाला आदमी अनिच्छा से कागज निकालता है और दे देता है। लो, ठीक है। जैसे ही वो देता है मकुटो अपनी पकड़ छोड़ देता है और बटलर को जमीन पर फेंक देता है। फिर ठंडी आवाज में कहता है, उन्हें लेकर निकल जाओ। अब पूरी तरह पिटा और दयनीय हालत में बटलर मुश्किल से बोल पाता है और धीरे से जवाब देता है, जी सर। इसके बाद वे सब वहां से निकलने लगते हैं।
उन्हें जाते हुए देखकर फ्यूज सोच में पड़ जाती है और थोड़ी उलझन में कहती है, वो बहुत डरा हुआ था, तुमने उसके साथ क्या किया? मकूटो शांत स्वर में बस इतना कहता है, कुछ खास नहीं। सीन फिर दूसरी तरफ जाता है जहां वही लोग फिर इकट्ठा हुए हैं। दोनों गार्ड्स अभी भी बटलर से बात कर रहे हैं और जो हुआ उससे साफ परेशान है। एक पूछता है, विलियम क्या हुआ? मैंने तुम्हें कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। दूसरा अविश्वास में कहता है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने हम सबको अकेले ही हरा दिया। इधर बटलर चुप रहता है, लेकिन उसका पूरा शरीर अभी भी हल्का कांप रहा है। उसके मन में विचार दौड़ रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी, उसका संबंध इतने खतरनाक इंसान से कैसे है? सिर्फ एक पल में उसने वो बटन तोड़ दिया जिसे बम भी नहीं तोड़ सकता था। यहां से जल्दी निकलो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद सीन फिर बदलता है, इस बार राइडा के बाहर। वहां कई लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी तैयारी में लगे हुए आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक जल्दी से कहता है, जल्दी करो, टेंट्स लगा दो, आज रात हम यहीं कैंप करेंगे। दूसरा पूछता है, रूट कंफर्म हो गया? फिर हम हानाडाटे को देखते हैं जो आराम से स्टेक खाते हुए रिपोर्ट सुन रहा है। तभी उसका एक आदमी पास आता है और अपडेट देता है, हाँ, अगर वे कल राइडा वापस जाएंगे तो उन्हें इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। उस आदमी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आती है और वो आगे कहता है, हमने उस आदमी को हायर करने के लिए बहुत पैसा दिया है, ध्यान रखना उनमें से एक भी जिंदा ना बचे। उसी समय पास में रखा एक रहस्यमयी बॉक्स भी थोड़ी देर के लिए दिखाया जाता है। फिर बूढ़े आदमी की आंखों पर आंसू आ जाता है और वो मकूटो को थैंक यू बोलता है। अगर उसने उन्हें बचाया नहीं होता तो फिर वो उसका एकमात्र गाड़ी खो देता जिसको उसने और उसके बीवी ने मिलकर खरीदा था। लड़की भी कहती है कि वो अंकल का शुक्रगुजार है क्योंकि अगर उन्होंने उसे नहीं बचाया होता तो फिर वो सड़क पर कुत्तों की मौत मारती। फिर लड़की मकूटो को भी धन्यवाद बोलती है और मकूटो कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें वैसे भी जल्द से जल्द डेस्टिनेशन की ओर रवाना लेना है। बूढ़ा आदमी उन्हें फिक्र न करने को कहता है क्योंकि उसका कार बहुत ही अच्छा है और 50 साल से वो इस रोड पर टिका हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बूढ़ा आदमी खांसते हुए खून बरसता है और कहता है अगर वो बूढ़ा नहीं होता तो फिर वही उन्हें ले जाता। उसके बाद लड़की कहती है कि वो अपना सेहत पर ध्यान रखे। फिर हमें देखने को मिलता है कि मकूटो और वो लड़की गाड़ी में चढ़ जाते हैं और अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़का, लड़की और दो अलग लोग एक साथ बैठकर अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। मकूटो ने लड़की से पूछा कि अगर वो कैनोमोटो से है तो फिर वो इतनी दूर तक क्यों आई और उसका पीछा क्यों किया जा रहा था। लड़की ने कहा कि वो ब्रदर फेंग नैन के लिए एक बॉक्स ले जा रही थी और उस बॉक्स के कुछ कंटेंट की वजह से ही उसका पीछा किया जा रहा था। मकूटो पूछता है कि अंदर क्या है। लड़की बताती है कि उसे नहीं पता। वो ये जोड़ती है कि बक्सा किसी कल्टीवेटर का है। गाड़ी आगे बढ़ती है। एक ब्लॉन्ड आदमी एक पिंक हेयर लड़की से बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बैग है, इसलिए मिक्स मत कर देना। उसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। पिंक बालों वाली लड़की पूछती है कि उसे कैसे पता। ब्लॉन्ड आदमी बोलता है कि वो गीबन टाउन का कॉन्गसन स्टाइल का इनहेरिटर है, इसलिए लोगों का दिल पढ़ना उसके लिए मामूली बात है। एक बड़े आदमी की तरह इशारा करते हुए वो कहता है कि वो देखने में साधारण है लेकिन उसका दिल बहुत ही काला है। एक बूढ़ी आंटी की तरह इशारा करते हुए वो कहता है कि देखने में वो अनएजुकेटेड है और एक विलेजर है और उसे उसूल करना पसंद है। फिर वो हमारी टोपी पहनी और हुडेड लड़की की तरह इशारा करते हुए कहता है कि उसकी कोई मैनर नहीं है और ये मुश्किल पैदा करने वाली एक लड़की है। पिंक बालों वाली लड़की कहती है कि सब लोग देखने में साधारण लगती है। ब्लॉन्ड आदमी कहता है कि इसी वजह से ही वो दिल पढ़ने में माहिर है। वो ये जोड़ता है कि अगर वो उस लेजेंडरी कल्टीवेटर को ढूंढना चाहती है तो उसके साथ रहे। एक ठंडे नजर के साथ वो सोचता है कि लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, बस गपशप करो और वो मान जाते हैं। लेकिन पिंक बालों वाली लड़की ईगरनेस के साथ ही ब्लॉन्ड आदमी को देखकर उसका तारीफ करती है। ब्लॉन्ड आदमी उसके बाद मन में सोचता है कि अभी भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लमैटिक इंसान मौजूद है। एमसी की तरफ देखते हुए वो सोचता है शायद वो जुओ का आदमी है। जीप चटकाते हुए वो बच्चे को लकी मानता है। अचानक गाड़ी के सामने पेड़ गिर पड़ता है और गाड़ी को ड्राइवर रोक देता है, लेकिन रोकने पहले ही गाड़ी टकरा जाती है, रास्ते से अलग हो जाती है। अंदर बैठे पैसेंजर्स हैरान हो जाते हैं जब सामने कुछ ठग्स दिखाई देती है। वो लोग सबको बाहर निकलने का हुक्म देता है। उसके बाद देखने को मिलता है एक सिर पे पत्ता वाला आदमी थर्ड गैंग लीडर को मस्काहा गाता है। गैंग लीडर चूहों की गंध से नाक ढक लेता है। वो कहते हैं कि किसी एक गाड़ी में शायद वो लड़की मिल जाएगा जिसे वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें मकूटो का डर है और उन्हें ये नहीं पता वो दिखता कैसा है। एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और सिगरेट ऑफर करता है समझौता करने के लिए, लेकिन दूसरा गुंडा उसे थप्पड़ मार के फेंक देता है और कहता है वो दूर रहे। बूढ़ा आदमी समझौता करने जाता है पर एक तीव्र वार चलता है जो उसका कान कट देता है। आदमी डर और दर्द से चीख उठता है जबकि बाकी लोग भागने लगते हैं।
गैंग लीडर उसे बस एक गंदा चूहा कहता है और बोलता ज्यादा बका तो अगली बार उसका गला कटेगा। दूसरी तरफ से भी चीख की आवाज आती है और देखने को मिलता है कि कोई गुंडा एक औरत को छेड़ रहा है। ईविल नजरे के साथ वो गुंडे उस औरत को घूरते हैं, जबकि वही पिंक बालों वाली लड़की ब्लॉन्ड आदमी से मदद मांगती है। ब्लॉन्ड आदमी डर जाता है और मन में सोचता है कि अगर वो बीच में आया तो उसे भी मार दिया जाएगा। मकूटो दूर से ये सब देखता है। हुडेड लड़की एमसी से कहती है कि उन्हें अपना प्रेजेंस छिपाना होगा क्योंकि एक कल्टीवेटर के लिए भी गन से जूझना मुश्किल है। मकूटो मन में सोचता है बस जर्नी के दौरान वो एक्सपोज हो गए थे। बूढ़ी औरत पिंक हेड लड़की की सुरक्षा में आती है, जबकि वो ब्लॉन्ड आदमी से गुजारिश करती है उन्हें बचा ले क्योंकि उसने पैसा लेकर वादा किया था। ब्लॉन्ड आदमी घबरा जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स। ये संकट गुंडे मजे में आ जाते हैं और कहता है बॉस शायद इसे ही ढूंढ रहे थे। वो बोलता है कि गन से उसका खोपड़ी उड़ाने में मजा आएगा। ब्लॉन्ड आदमी घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि वो स्कैमर है और उस लड़की की उल्लू बना रहा थे, इसलिए उसे छोड़ दे। लड़की आंखों में आंसू लिए इस बात से इनकार करती है, जबकि आदमी गुस्से में आकर उसे चुप होने के लिए बोलती है। लड़की ये मान नहीं सकती कि उसे धोखा दिया गया था और वो रोने लगती है। बॉस बोलता ऐसे ही सभी कल्टीवेटर बॉस स्कैमर्स हैं, लेकिन पीछे इशारा करके कहता है कि वो दोनों दिलचस्प हैं। गन ताने हुए वो कहता है कि ये गंदा चूहा होने की वजह से उन्हें बस मर जाना चाहिए, लेकिन मकूटो बस शांत और चमकते हुई लाल आंखों से उसे घूरता है। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।